एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C21 रिसाव की घटना। अध्याय 21 रिसाव की घटना। जब पॉल वापस हॉल में लौटा तो अधिकारी अभी ऑपरेशन के अगले चरण के बारे में गरमागरम चर्चा में लगे हुए थे। वह गुस्से से चिल्लाया, रुको सब लोग रुक जाओ। भीड़ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। काउंट कुछ समय से बाहर था, शायद वह बारूद के अपने आविष्कार को लेकर परेशान था। हमारे राज खुल गए हैं और इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, काउंट ने नाराजगी से कहा। फिर उन्होंने दो पादरियों के साथ हुई अपनी मुलाकात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया, बताया कि वे कितने शंकालु और पूछताछ करने वाले थे और उन्हें अनिच्छा से अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ी। क्या वे दोनों आदमी बहुत ही असभ्य थे? क्या वे सिर्फ पादरी होने के कारण अपने स्वामी की अवहेलना करते हैं? काउंट, आपके पास उन्हें अपने क्षेत्र से निष्कासित करने और बिशप से अधिक विनम्र पुजारी भेजने का अधिकार है। यह अजीब बात है, फादर एंडरसन उस तरह के व्यक्ति नहीं लगते। मेरा घर चर्च के पास है और वे आमतौर पर बहुत दयालु हैं। हाँ, और मैं डीन लियोनार्ड को भी जानता हूँ। वह थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन बहुत ही नेक इंसान हैं। सर शॉयडर ने अपना हाथ मेज पर पटका और सभी लोग तुरंत बोलना बंद कर दिए और उनकी ओर देखने लगे। महोदय, मुझे लगता है कि आप मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। ये तथ्य कि एक सैनिक के आदेशों के बावजूद सैन्य रहस्य दूसरों को भले ही वे धर्मगुरु हों उजागर किए चिंताजनक है। कौन गारंटी दे सकता है कि धार्मिक व्यक्तियों में भ्रष्ट लोग नहीं होंगे? क्या होगा अगर हमारे रहस्य किसी लाभ के लिए हमारे दुश्मनों के साथ साझा किए जाएं? यही तो काउंट को चिंतित कर रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। पॉलुस अपने अधिकारियों में सतर्कता की कमी को लेकर बहुत दुखी था और विलाप कर रहा था। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे, जिससे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अंत में ब्राइस ने चुप्पी तोड़ी। सर, हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हमें पता लगाना होगा कि सूचना किसने लीक की। लड़ाई के बाद चर्च जाने वाला हर व्यक्ति संदिग्ध है। एक को नजरअंदाज करने से बेहतर है कि हजारों पर गलत आरोप लगाए जाएं। 2 दिन बाद जानकारी लीक करने वाले का पता चल गया और सभी सैनिकों और अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए तुरंत एक सार्वजनिक मुकदमा चलाया गया ताकि उनके मन में एक लक्ष्मण रेखा खींच ली जाए। सूचना लीक होने के खतरे गोपनीयता नियमों में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। लापरवाही से बोलना साथियों के जीवन की अवहेलना करने के समान है। यहाँ तक कि धर्मगुरुओं में भी भ्रष्ट व्यक्ति हो सकते हैं। काउंट ने पूरी सेना के सामने 2 घंटे तक जोरदार भाषण दिया। अंत में वह जमीन पर घुटने टेक कर काम रहे उस व्यक्ति की ओर मुड़ा। अब मैं फैसला सुनाता हूँ। रिसाव करने वाले को बुरी तरह कांपते देख वह हिचकिचाया, लेकिन अंततः कठोर दंड देने से खुद को रोक नहीं पाया। ये देखते हुए कि ऐसी घटना पहली बार हुई है, मैं उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाता हूँ। हालांकि अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो मैं निश्चित रूप से उसे फांसी की सजा दूंगा। मेरी बात याद रखना। इस घटना से अधिकारी और सैनिक गहरे सदमे में थे, जबकि जानकारी लीक करने वाले व्यक्ति को ऐसा लग रहा था मानो उसे क्षमादान मिल गया हो और उसने अपनी जान बचाने के लिए काउंट को हार्दिक धन्यवाद दिया। इस लीक की घटना ने पॉल बेमेन को झकझोर कर रख दिया। अब समय आ गया था कि एक खुफिया एजेंसी की स्थापना की जाए, न केवल सैन्य मामलों के लिए बल्कि क्षेत्र के विकास के साथ-साथ राजनीतिक और आर्थिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी। इसके अलावा अपने रहस्यों की रक्षा करना और अन्य शक्तियों द्वारा जासूसी को रोकना भी आवश्यक था। पॉल ने अपने सबसे वफादार और भरोसेमंद बटलर फिलिप को एक खुफिया एजेंसी की स्थापना पर चर्चा करने के लिए बुलाया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब बूढ़े बटलर ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और इस काम के लिए किसी और व्यक्ति की सिफारिश की। पॉल चकित रह गया। सेसिल, मुझे वह भरोसेमंद नहीं लगता। मुझे याद है जिस दिन मैंने लॉर्डशिप संभाली थी, उसने कहा था, वो तो बस एक बच्चा है, उसे क्या पता? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वह तो बस ब्राइस के साथ नाटक कर रहा था। बाद में ब्राइस के प्रदर्शन ने उन लोगों को डरा दिया जिनके इरादे नहीं थे। तो यह एक तरह का अच्छा पुलिस वाला और बुरा पुलिस वाला मामला था। सेसिल परिवार पीढ़ियों से बेमेन परिवार की सेवा करता आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट बे में बसने से पहले ही वे आपके पूर्वजों के साथ रहते थे। बूढ़े सेसिल आपके दादाजी के खुफिया प्रमुख थे और जासूसी में उन्हें काफी महारत हासिल थी। सेसिल ने अपने पिता से कई हुनर सीखे थे, लेकिन आपके पिता के जागीरदार बनने के बाद उन्होंने जासूसी को अनावश्यक समझा और सेसिल को वन विभाग का प्रबंधन सौंप दिया। ओह, पॉल की दिलचस्पी बढ़ गई। चलो ऐसा करते हैं, उसे बुलाओ और मैं देखूंगा कि वह कैसा है। उस दोपहर वन प्रबंधक सेसिल लॉर्ड्स के महल में पहुंचा। पॉल ने उससे बातचीत करने के बाद महसूस किया कि कोई समस्या नहीं है। शायद सेसिल उस दिन ब्राइस की सहायता करने के लिए ही आया था। इसके बाद उन्होंने सेसिल को क्षेत्र का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया और जब तक कोई उपयुक्त प्रतिस्थापन नहीं मिल जाता तब तक उन्हें वन प्रबंधक के रूप में भी काम जारी रखने के लिए कहा। यह मेहनत का काम है, लेकिन मैं आपकी तनख्वाह दोगुनी कर दूंगा। हे स्वामी, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी भी कठिनाई की शिकायत करने का साहस नहीं करता। सेसिल एक घुटने पर बैठ गया। उसका पहले वाला उदास भाव गंभीर और शांत भाव में बदल गया। अच्छा, उठो, चलो मेरे अध्ययन कक्ष में चलते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं कि काम कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस अध्ययन में पॉल और सेसिल ने खुफिया एजेंसी के गठन और क्षेत्र के रहस्यों की सुरक्षा की सावधानीपूर्वक योजना बनाई। पॉल इस दुनिया की जासूसी तकनीकों से अनभिज्ञ था। उसने अपने पिछले जीवन में ऑनलाइन उपन्यासों में बड़ी कुछ बातों को साझा किया और सेसिल ने कई उपायों पर सहमति व्यक्त की। 1. इस क्षेत्र के भीतर के रहस्यों को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया जाएगा: गोपनीय, गुप्त और अतिगुप्त। अतिगुप्त में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य शामिल हैं, जिनका खुलासा होने से क्षेत्र की सुरक्षा और हितों को विशेष रूप से गंभीर क्षति हो सकती है। गुप्त में महत्वपूर्ण रहस्य शामिल हैं, जिनके लीक होने से भारी नुकसान हो सकता है, और गोपनीय में सामान्य रहस्य शामिल हैं, जिनका खुलासा होने से हानि हो सकती है। 2. गुप्त सूचनाओं तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा: मुख्य, महत्वपूर्ण और सामान्य कर्मी। मुख्य कर्मियों को अति गोपनीय, गुप्त और गोपनीय सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण कर्मियों को गुप्त और गोपनीय सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त होगी, जबकि सामान्य कर्मियों को केवल गोपनीय सूचनाओं तक ही पहुंच प्राप्त होगी। 3. गुप्त मामलों के प्रबंधन के लिए एक समर्पित एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जिसका स्थायी नाम ब्यूरो ऑफ सीक्रेसी रखा जाएगा, जिसमें रहस्यों के स्तर का वर्गीकरण करना और उन तक पहुंच रखने वाले कर्मियों के स्तर का मूल्यांकन करना शामिल होगा। 4. संबंधित विभागीय अनुमति के बिना उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी प्राप्त कर्मियों को भी निम्न स्तर के रहस्यों तक पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। 5. खुफिया कार्यों के लिए एक विशेष कोड प्रणाली विकसित की जाएगी। चर्चा के दौरान पॉल को पता चला कि इनमें से कुछ उपाय पहले से ही इस दुनिया में मौजूद थे और सेसिल ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक युवक इनके बारे में इतनी जानकारी थी। अंततः पॉल ने निर्देश दिया कि खुफिया कार्य का तत्काल ध्यान समुद्री लुटेरों, विशेष रूप से शार्क गिरोह के बारे में जानकारी जुटाने पर केंद्रित होना चाहिए, जिसने पोर्ट फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। उसने समुद्री मार्ग सुरक्षित करने के लिए 3 महीने के भीतर अपने क्षेत्र से सभी समुद्री लुटेरों का सफाया करने की योजना बनाई। सेसिल ने चरणबद्ध का एक टुकड़ा लिया और उस पर काम के निर्देशों का विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज किया। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C22 वित्तीय संकट। अध्याय 22 वित्तीय संकट। काउंट, यह इस तिमाही का व्यय और कर राजस्व रिपोर्ट है। फोर्ड, जो क्षेत्र के प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी था, ने एक कागज का टुकड़ा सौंपा। पॉल ने जल्दी से उसे खोला और उस पर सरसरी नजर डालते हुए पूछा, क्या कोई समस्या है? उसे वित्तीय रिपोर्टों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। जी हाँ, समस्या तो है ही और हालात आशाजनक नहीं है। फोर्ड ने अपनी भौहें थोड़ी सी खोलते हुए कहा। उन्होंने लॉर्ड्स के खजाने का प्रबंधन करने वाले बटलर फिलिप की ओर देखा। फिलिप ने कहा, मेरे स्वामी, यदि यह सिलसिला जारी रहा तो हमारी आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाएगी। क्या समुद्री लुटेरों की गतिविधियों से कर राजस्व प्रभावित हो रहा है? जी हाँ, पुराने काउंट के देहांत के बाद समुद्री लुटेरों के आने के अलावा कुछ अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाने का फायदा उठाया। सड़क और नदी के लुटेरों ने कुछ कस्बों को अलग थलग कर दिया है और हमारे कई कर संग्रहकर्ताओं को अपमानित करके भगा दिया गया है। विशेष रूप से पोर्ट फ्रैंक, हालांकि इस पर हमेशा से ही समुद्री लुटेरों का कब्जा रहा है, फिर भी यह हमारे कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। अब शार्क गैंग ने इस पर कब्जा कर लिया है और जाने से इनकार कर रहा है। ये सोचकर फोर्ड असहाय महसूस कर रहा था। क्या इसी वजह से हमें घाटा हो रहा है? फिलिप ने समझाया, सेना के हालिया विस्तार और प्रशिक्षण में हमारा बहुत खर्च हुआ है। पहले सैनिकों को भोजन कराना ही काफी होता था और वे युद्ध के बाद घर लौट आते थे। अब हमें उन्हें वेतन भी देना पड़ता है, वर्दी भी बनानी पड़ती है। इसके अलावा नए हथियार खरीदने और उत्पादन करने, कारीगरों की भर्ती करने के बारे में भी हमने पिछली बैठक में जहाजों के निर्माण का निर्णय लिया था। पॉल अभिभूत महसूस करते हुए उसने फिर से उस पुस्तक को खोला और ध्यानपूर्वक उसकी जांच की। वास्तव में कुछ उपाय करने ही थे। पिछली सैन्य बैठक के बाद लेखा टाउन ने 1 महीने तक निष्क्रिय रहने, 2 पूर्ण पैदल सेना बटालियनों का प्रशिक्षण पूरा करने और फिर क्षेत्र के समुद्री इलाकों का सफाया करने की योजना बनाई थी। हालांकि नवनियुक्त खुफिया प्रमुख सेसिल ने महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करके तुरंत एक अहम योगदान दिया। शार्क गिरोह ने भागे हुए कुछ लोगों के बचे हुए सैनिकों को अपने साथ मिला लिया था और एक काम की हत्या के विचार से उत्साहित होकर पॉल को हराने के लिए 500 आदमी भेजे थे। एक जीत के बाद सेना का मनोबल ऊंचा था और सेसिल की खुफिया जानकारी की मदद से सर शॉयडर ने सैनिकों और कुछ बहादुर मछुआरों का नेतृत्व करते हुए रास्ते में समुद्री लुटेरों को रोक दिया। शॉयडर ने समुद्री डाकुओं के छोटे-छोटे समूहों को किनारे पर लुभाया, धीरे-धीरे उन्हें उनके जहाजों से दूर किया, फिर तेजी से मुख्य सेना को समुद्री डाकुओं और नदी के किनारे के बीच ले जाकर उनके पीछे हटने के रास्ते को काट दिया। एक भीषण युद्ध के बाद अनुशासन और मारक क्षमता के लाभ के साथ और अपनी पिछली जीत से प्रेरित सैनिकों के दम पर लेखा टाउन की सेना ने एक शानदार जीत हासिल की। समुद्री लुटेरों के 400 से अधिक सैनिक मारे गए, घायल हुए और पकड़े गए। शार्क गिरोह अपराजित हो चुका था, इसलिए उन्होंने रक्षात्मक रणनीति अपनाई और पोर्ट फ्रांस में छिप गए। लेखा टाउन की सेना ने उनका पीछा करते हुए पोर्ट फ्रांस तक पहुंच गई, लेकिन पाया कि शहर की दीवारें ऊंची कर दी गई थीं और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया गया था। जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत न करते हुए उन्होंने समुद्री लुटेरों को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए पास में ही डेरा डाल दिया। क्या अभी वे समुद्र में नहीं लौटे? पॉल को आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि समुद्री लुटेरे पोर्ट फ्रांस पर लंबे समय तक कब्जा करने का इरादा रखते हैं। खैर, अंततः वे उसके बलि के बकरे पर मांस के समान होंगे।
उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवगठित दो पैदल सेना कंपनियों को मुख्य बल के रूप में इस्तेमाल करें और आंतरिक सुरक्षा बलों को सहायक बल बनाकर पूरे क्षेत्र में सड़क और नदी के उपयोग का सफाया करें। यद्यपि नए रंगरूप समुद्री डाकुओं से लड़ने में संघर्ष कर सकते थे, वे बदमाशों और गुंडों के नवगठित गिरोहों से निपटने में पूरी तरह सक्षम थे। जैसे जैसे डाकुओं के खिलाफ अभियान आगे बढ़ा, लेखा को छोड़कर पूरे क्षेत्र पर धीरे-धीरे नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि कई गांवों को समुद्री लुटेरों और डाकुओं ने लूट लिया था। जनता के शोक संतप्त प्रतिनिधियों को देखकर काउंट ने निर्धन ग्रामीणों पर और कर लगाने का साहस नहीं कर सका और उसने कुछ गांवों को 2 तिमाहियों के लिए कर से छूट देने का आदेश दिया। विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था के धीरे-धीरे बहाल होने के साथ ही कुछ कर राजस्व प्राप्त होने लगा, जिससे तात्कालिक वित्तीय संकट स्थायी रूप से कम हो गया और लेखा टाउन के उच्च पदस्थ अधिकारियों को राहत की सांस लेने का मौका मिला। हालांकि ये केवल एक अस्थायी समाधान था। वित्तीय संकट को सही मायने में हल करने के लिए राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं को तुरंत शुरू करना आवश्यक था। उस दोपहर पॉल ने फोर्ड और उसकी टीम को बुलाया। महोदय, मैंने जो बनाया है उसके बारे में आपका क्या विचार है? प्रत्येक व्यक्ति को कागज का एक टुकड़ा दिया गया था। उस कठोर पदार्थ को हाथ में पकड़े हुए फोर्ड ने संदेह से पूछा, क्या ये कागज है? यह भी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, लेकिन एक बार पूरी तरह से विकसित हो जाने पर इस आविष्कार में अपार संभावनाएं हैं। ये पॉल का कागज बनाने का प्रयास था, जो उनकी समझ पर आधारित था। उन्होंने पेड़ की छाल, लकड़ी और बांस के मिश्रण को उबाला, फिर उसे ओखली में कूटकर लुगदी बनाई और अंत में धूप में सूखने के लिए फैला दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक बढ़िया कुरकुरा कागज तैयार हुआ। क्या इसका कोई व्यावहारिक उपयोग है? वर्तमान चरणपत्र को बदलने के लिए पशु की खाल से बना चरणपत्र इस दुनिया में लेखन की प्राथमिक सामग्री थी। इसका उत्पादन जटिल और श्रमसाध्य था, जिसमें चूना लगाना, बाल हटाना, वसा निकालना, खींचना, बार-बार रचना, ट्यूबिंग एंड पापड़ से रगड़ना और सुखाना शामिल था। इस लंबी प्रक्रिया के कारण उत्पादन सीमित था और लागत बहुत अधिक थी, जिससे यह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया और व्यापक निरक्षरता का कारण बना। लेकिन इस चीज ने फोर्ड के हाथ में मौजूद उस टुकड़े को तोड़ दिया, जिससे वह अवाक रह गया। खांसी अपने आविष्कार के प्रति सबकी शंका देखकर काउंट ने गला साफ किया और गंभीरता से कहा, समय मिलने पर मुझे विश्वास है कि मैं इसे और नरम और पतला बना सकता हूं। हर महान आविष्कार की शुरुआत में संदेह होता है, लेकिन कोई भी शंका इतिहास के पहिए को नहीं रोक सकती। मौजूदा चरणपत्र पर विचार कीजिए। यह इतना महंगा है कि कुछ छोटे मोटे रईस भी इसे खरीदने में हिचकिचाते हैं। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। उदाहरण के लिए चर्च को ही ले लीजिए। मैंने पादरी एंडरसन से पूछा और गलतियों और दुर्घटनाओं को भी नजरअंदाज कर दे तो एक ही धर्मग्रंथ की नकल करने के लिए 300 से अधिक भेड़ों की खाल की आवश्यकता होती है। हे भगवान, एक किताब के लिए 300 भेड़ों की जरूरत, नकल करने की श्रमसाध्य प्रक्रिया को तो छोड़ ही दीजिए। और ये कागज जो आपके हाथों में है, इसका कच्चा माल बस पेड़ की छाल और बांस जैसी मामूली चीजें हैं। एक बार प्रक्रिया पूरी तरह से सही हो जाए तो हम कुछ ही दिनों में बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम इसे और नरम, पतला और कम भंगुर बना सकें तो यह एक क्रांतिकारी दुनिया को बदलने वाला उत्पाद होगा। पॉल के जोशीले भाषण से प्रेरित होकर सभी को इसकी क्षमता नजर आने लगी। अगर जैसा कि आप कहते हैं इसमें सुधार किया जा सकता है, तो यह वास्तव में एक लाभदायक उद्यम हो सकता है। वित्तीय समस्याओं से जूझ रही फोर्ड ने सबसे पहले इस संभावना को स्वीकार किया था। बिल्कुल सही, पॉल ने उत्साहपूर्वक ताली बजाई। हालांकि शुरुआती उत्पाद चरणपत्र जितने टिकाऊ नहीं हो सकते, लेकिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कच्चे माल और सरल उत्पादन प्रक्रिया का मतलब है कि हम इसे एक किफायती विकल्प के रूप में बाजार में उतार सकते हैं, जिससे एक तैयार बाजार सुनिश्चित हो जाएगा। और इसका एक और शानदार उपयोग है, काउंट ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। ओह, यह क्या हो सकता है महाराज? अपनी पीठ को मुक्त करने के लिए संपत्ति सेवा की शर्तें, एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C23 शाही राजधानी की पुनर्प्राप्ति के लिए लड़ाई 1। अध्याय 23 राजसी राजधानी की पुनर्प्राप्ति के लिए लड़ाई 1। क्रिस्टल शाइन किला और साम्राज्य की राजधानी है। इसका नाम पास के रॉकी पहाड़ों में पाए जाने वाले विशालकाय क्रिस्टलों के नाम पर रखा गया है। रॉनी राजवंश के पूर्ववर्तियों ने राजधानी को कई बार स्थानांतरित किया था। अंततः 5वें राजा के शासनकाल में राजधानी यहां स्थापित हुई और धीरे-धीरे पूरे राज्य का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र बन गई। बाकी 11 पीढ़ियों के राजाओं द्वारा सावधानीपूर्वक विकास के बाद राजधानी की जनसंख्या 100,000 से अधिक हो गई, जिससे एक विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गई। पवित्र कैलेंडर के वर्ष 1990 की वसंत ऋतु में राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पर पहाड़ी बर्बरों ने हमला कर दिया। महारानी कैथरीन ने स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए उनका दमन किया। राजकुमारी की सेना के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचने के बाद दक्षिण में स्थित राज्य के ग्रैंड ड्यूक्स ने विद्रोह का झंडा फहराया और तेजी से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी बुरी स्थिति आने वाली थी। राजधानी में तैनात नगर रक्षक दल के कमांडर सर हॉज ने शाही परिवार के साथ विश्वासघात किया और दक्षिण में जस के विरोध में एक विद्रोह की शुरुआत की। अब दोपहर का समय हो चुका था और राजधानी की ओर जाने वाली किंग्स रोड के किनारे के खेतों में भी चहल-पहल बनी हुई थी। किसान आराम नहीं करना चाहते थे। शहर के पहरेदारों के हालिया विद्रोह ने राजधानी के आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मचा दी थी, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे और खेती-बाड़ी का काफी काम रुक गया था। अब जब हालात थोड़े शांत हुए हैं, तो कई किसान बुआई का मौसम न चूकने के लिए सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। चहचहाहट, चहचहाहट, चहचहाहट। उत्तर दिशा से कई पक्षी घबराकर उड़ते हुए आए। लोगों ने ऊपर देखा तो सड़क के अंत में एक सेना प्रकट होती हुई दिखाई दी। शुरू में तनाव था, लेकिन सैनिकों के बीच लहराते झंडे को पहचाने जाने पर राहत मिली। एक के बाद एक टुकड़ी के गुजरने से सड़क धूल से ढक गई। सैनिकों की एक विशाल संख्या और अनगिनत झंडे एक रंगीन नदी में विलीन हो गए, जो राजधानी की ओर घुमावदार और उग्र रूप से बहती हुई आगे बढ़ रही थी। जल्दी करो, शूरवीरों की वेशभूषा में सजे घुड़सवारों का एक समूह मार्च करते सैनिकों को पीछे छोड़ते हुए काफिले के आगे की ओर सड़क पर दौड़ पड़ा। उनका नेतृत्व एक महिला शूरवीर कर रही थी, जिसके सुनहरे बाल धूप में चमक रहे थे, मानो हवा में लपटों की तरह नाच रहे हों। जैसे ही वे सेना की टुकड़ी के आगे पहुंचे, शूरवीरों ने देखा कि कोई तेजी से उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने घोड़ों की लगाम खींची और उनकी गति धीमी कर दी। घुड़सवार तेजी से उनके पास पहुंचा, अग्रणी महिला की ओर मुख करके और अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखकर सिर झुकाया। महाराज। राजकुमारी कैथरीन ने हाथ हिलाकर उन्हें औपचारिकता समाप्त करने का संकेत दिया और पूछा, आगे क्या स्थिति है? अग्रिम दस्ता पहले ही ओरेन टाउन में वफादार सेना से मिल चुका है। अस्थायी कमान चौकी स्थापित कर दी गई है और आपके आने का इंतजार कर रही है। ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं, उसने कहा। जी हाँ, बाकी लोगों ने भी उसके आदेश का पालन किया और अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए राजकुमारी कैथरीन के पीछे-पीछे चलने लगे, जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। लगभग आधे घंटे बाद कैथरीन और उनके दल ओरेन टाउन हॉल पहुंचे, जो अस्थायी कमान चौकी के रूप में कार्य कर रहा था। जैसे ही वह घोड़े से उतरी, प्रवेश द्वार पर एक महिला कमांडर प्रकट हुई। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और एक घुटने पर बैठकर बोली, महामहिम। महिला कमांडर के बाल और आंखें काली थीं और उसने काला कवच पहन रखा था, जो राजकुमारी के सफेद कवच के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा कर रहा था। राजकुमारी कैथरीन ने तुरंत अपने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर उठाया और फिर उसे कसकर गले लगाते हुए राहत भरी आवाज में कहा, ओ फिना, प्रकाश के देवता का धन्यवाद करो कि उन्होंने ऐसे कठिन समय में तुम्हें मेरे साथ रहने का प्रबंध किया। महाराज, मैंने आपके साथ हमेशा चलने की शपथ ली है। महिला कमांडर ने अपने आमतौर पर कठोर चेहरे पर एक दुर्लभ कोमलता के साथ कहा। धन्यवाद, ओ फिना। महाराज, कृपया अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना बंद करें। राजा का समर्थन करने आए सरदार आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ आते समय रास्ते में कई सैनिक देखे। वफादार सेना को इकट्ठा करने के लिए आपको चुनना वाकई सही फैसला था। कैथरीन ने ओफिना की प्रशंसा करते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और वे दोनों साथ में टाउन हॉल में प्रवेश कर गईं। राजकुमारी के आगमन पर अंदर गरमागरम बहस में लगे लोग तुरंत उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। राजकुमारी कैथरीन हॉल में मुख्य सीट पर गईं और बैठ गईं। उन्होंने सभी को बैठने का इशारा किया। ओफिना उनके दाहिनी ओर बैठी और राजकुमारी के पीछे आए बाकी लोग भी अपनी सीटों पर बैठ गए। राजकुमारी ने हॉल का जायजा लिया और संतुष्टि से हिलाया। राजमहल में हुई घटना के बाद मेरे पिता राजा थोड़े बीमार पड़ गए और उन्होंने मुझे अस्थायी रूप से राज्य के मामलों का कार्यभार संभालने का आदेश दिया। यह आदेश स्वयं महामहिम द्वारा हस्ताक्षरित है। राजकुमारी ने एक पत्र खोला और तुरंत ही एक नौकर ने उसे दोनों हाथों से लेकर पूरे हॉल में सबको दिखाने के लिए घुमा दिया। उस फरमान पर सचमुच राजा के हस्ताक्षर थे। कैथरीन की राजगद्दी पर कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी योग्यता पहले से ही सर्वविदित थी। 5 वर्ष की आयु में साक्षर और 10 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट में निपुण। जहां उनके समकालीन भी लगन से अध्ययन कर रहे थे, वहीं वह अपने बीमार पिता को विभिन्न राजकीय मामलों के प्रबंधन में सहायता कर रही थी और मंत्रियों से सर्वसम्मति से प्रशंसा प्राप्त कर रही थी। इसके अलावा 15 वर्ष की आयु में ही उसने अपना स्वयं का शूरवीर दल बनाया और राज्य पर आक्रमण करने वाली विभिन्न बर्बर जनजातियों को खदेड़ने के लिए बार-बार भूमि में सेना का नेतृत्व किया। इसलिए इस बार भी उसे सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कैथरीन ने ऊंची आवाज में कहा, राष्ट्रीय संकट के समय सच्चे वफादारों की पहचान होती है। आप सभी ने प्राचीन शर्तों का पालन करते हुए और इस आपात स्थिति में शाही परिवार की सहायता करके महान सूझबूझ और वफादारी दिखाई है। मेरे पिता इससे अत्यंत प्रसन्न होते। महाराज, हॉर्न परिवार शाही परिवार का अंत अनुसरण करने की शपथ लेता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से दिल्ली परिवार की शाही परिवार के प्रति निष्ठा हमेशा अटूट रही है। मेरा एडली परिवार महामहिम के लिए विद्रोही जस को दंडित करने में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। जस ने महाराज के साथ विश्वासघात किया है, उसके अपराध क्षम्य हैं। प्रकाश के देवता उसे दंडित करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के वफादार रईसों द्वारा शाही परिवार के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करने के बाद बैठक एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गई। क्रिस्टल शाइन के लिए पुनः प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करना। महाराज, ड्यूक ने जार की मुख्य सेना को रोक रखा है और वे फिलहाल राजधानी में विद्रोहियों की मदद नहीं कर सकते। शहर की सुरक्षा टुकड़ी में केवल 5000 सैनिक हैं, जबकि हमारे पास 40,000 से अधिक सैनिक हैं। हमें वफादार सैनिकों के शेष दल के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम कल अपनी सारी सेना इकट्ठा कर लेंगे और एक ही झटके में राजधानी पर फिर से कब्जा कर लेंगे। ये 5000 लोग राजधानी के विशिष्ट रक्षक हैं, न कि जल्दबाजी में भर्ती किए गए किसान। हमें फिर भी सतर्क रहना चाहिए। क्या आप हमारे प्रांतीय सैनिकों को नीचा समझते हैं?
बिल्कुल नहीं महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार हॉल ने कम से कम 20,000 सक्षम पुरुषों को अपने देश की रक्षा करने के लिए मजबूर किया है। आप बेवजह सोच रहे हैं, अव्यवस्थित भीड़ कोई चिंता की बात नहीं है। राजभर देखते ही वे पक्षियों और जानवरों की तरह तितर-बितर हो जाएंगे। उन्हें केवल शहर की रक्षा प्रणाली को चलाना आना चाहिए। राजधानी ग्रामीण के लोग जैसे नहीं है जो पहले ही हमले में गिर जाते हैं। 10 गुना से अधिक सैनिकों के बिना इसे जीतना मुश्किल है। दोपहर भर चली चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि ड्यूक और क्रिस्टल शाइन किले के उत्तरी द्वार पर एक नकली हमले में 15,000 सैनिकों का नेतृत्व करेंगे, जबकि राजकुमारी कैथरीन 25,000 सैनिकों की मुख्य सेना का नेतृत्व करते हुए पूरी द्वार पर हमला करेंगी। अगले दिन सबसे पहले उत्तरी द्वार पर हमला शुरू हुआ। राजशाही सेना ने गुलेल और तीरंदाजों से आक्रमण शुरू किया। सटीक निशानेबाजी की समस्या के कारण गुलेलों का उपयोग मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक भय पैदा करने के लिए किया जाता था, जबकि शहर की दीवारों पर तीरों की बौछार करते हुए तीरंदाजों ने रक्षकों पर वास्तविक दबाव बनाया। विद्रोही पक्ष के पास तीरंदाजों की कमी थी और उनके जवाबी हमले भी छिटपुट थे। अधिकांश सैनिक तीरों की बौछार से बचने के लिए केवल किले की दीवारों और ढालों पर ही निर्भर थे। गुलेलों और तीरंदाजों की आड़ में राजशाही सेना की बड़ी संख्या में सैनिक धीरे-धीरे शहर की दीवारों की ओर बढ़े, घेराबंदी टावरों और विध्वंसक यंत्रों को धकेलते हुए। दीवारों पर तैनात लोगों को कभी-कभी तीर लग जाते और वे गिर पड़ते। असली नगर रक्षक अपेक्षाकृत शांत थे और ढालों से अपनी रक्षा कर रहे थे, लेकिन भर्ती किए गए सैनिक ऐसा संयम नहीं रख सके, खासकर जब उनके साथी घायल हो जाते थे। अंततः एक सैनिक से और सहन नहीं हो सका। एक साथी की मौत और उसके बगल में घायल पड़े होने के कारण उसे लगा कि अगला तीर उसे ही लगेगा। इसलिए तीरों की बौछार में थोड़ी देर की शांति के दौरान वह अपनी चौकी छोड़कर चुपचाप शहर की दीवारों की ओर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। उसने सोचा, मैं बस इस मनहूस जगह से निकलना चाहता हूं। जैसे ही उसने रैंप देखा और वहां कोई पहरा देने वाला नहीं पाया, वह खुशी मनाने ही वाला था कि तभी उसके सीने से पीठ तक तेज दर्द हुआ। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसके सीने से एक खून से सना भारी का सिरा निकला हुआ है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है, उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी और वह शहर की दीवार पर गिर पड़ा। उसके पीछे खड़ा नगर रक्षक अधिकारी, जिसकी आंखें लाल थीं, ने भाला निकाला और उन्माद में दूसरों पर चिल्लाते हुए कहा, यही उन भगोड़ों का अंजाम है जो अपनी चौकियां छोड़कर भाग जाते हैं, बेरहमी से मार डालो। ठीक तभी धमाका, एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। ये घेराबंदी की मीनार के शहर की दीवार से टकराने की आवाज थी। हमला करो! राजभक्त सैनिकों का एक बड़ा समूह टावर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जोर-जोर से चिल्लाया। आग जलाने के लिए तेल तैयार करो, ढाल और तलवारबाज आगे बढ़ो। विद्रोही भी हमले के लिए तैयार हो गए। वो राजधानी के लिए लड़ाई की आधिकारिक शुरुआत का संकेत देते हुए हमलावरों और बचाव करने वालों दोनों के बिल्कुल लगभग 1 7 बजे। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C24 शाही राजधानी की पुनर्प्राप्ति के लिए लड़ाई 2। अध्याय 24 राजसी राजधानी की पुनर्प्राप्ति के लिए लड़ाई 2। क्रिस्टल शाइन किले के उत्तरी द्वार के दोनों ओर घेराबंदी टावर तैनात किए गए थे, जिनमें शहर की दीवारों से टिकी सीढ़ियां थीं। शाही सैनिकों पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे और विद्रोहियों द्वारा फेंके गए तीरों को उबलते तेल और यहां तक कि झुलसा देने वाले बंदूक के मिश्रण से खुद को ढालों से बचा रहे थे। उबलते तेल से लपट कुछ घेराबंदी मीनारों में विद्रोहियों के आग के तीरों से आग लग गई। लपटों ने जल्दी ही मीनारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे जलते हुए सैनिकों को पूरी तरह से कूदने पर मजबूर होना पड़ा। कई दुर्भाग्यशाली सैनिक बच नहीं पाए और जले हुए मांस की दुर्गंध पूरे इलाके में फैल गई। शाही सेना का नेतृत्व मोटे कवच से सजे तलवार और ढाल लिए सैनिक कर रहे थे। उन्होंने घेराबंदी की मीनारों से शहर की दीवारों पर कूदकर विद्रोहियों के बालों को बहादुरी से रोका। उनके पीछे के सैनिक तेजी से उनका अनुसरण करते हुए लगातार दरार को चौड़ा करते गए। युद्ध की गर्जना दीवारों पर हर जगह गूंज रही थी। दोपहर तक हमलावर और बचाव करने वाले दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे। ड्यूक वॉकर ने हमले को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया और विद्रोहियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर फिर से संगठित होने और आराम करने का फैसला किया। शहर के उत्तरी द्वार के पास एक आम नागरिक के घर में कई लोग बैठक कक्ष में बैठे थे। उनके चेहरे चिंता से घिरे हुए थे। आज सुबह हमने कितने लोगों को खोया? हॉल्स, जो शहर के पूर्व रक्षक दल के कमांडर और विद्रोहियों के नेता थे, नेतृत्व हुए स्वर में पूछा। हमारे लगभग 400 भाई, एक अधीनस्थ ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। थका हुआ हॉल्स अपना माथा मलने लगा। उसने जबरन भर्ती किए गए सैनिकों के बीच में नुकसान के बारे में पूछताछ करने की हिम्मत नहीं उठाई। इस समय हॉल्स पश्चाताप, क्रोध, भय और अनेक भावनाओं से ग्रस्त था। घिरे हुए शहर में फंसा हुआ अपेक्षित सहायता का कोई आभास नहीं था, जबकि वफादार सेना, जैसा कि वह जानता था, लगातार आसपास ही एकत्रित हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, धिक्कार है उस जस पर, वह नरक में सड़े। वह हमेशा खुद को शाही परिवार के वफादार कुत्ते के रूप में पेश करता था, जबकि गुप्त रूप से जस के साथ मिलकर करता रहता था। अपनी सतर्कता के कारण उसने कभी कोई गलती नहीं की और नगर रक्षक दल के कमांडर के रूप में अपना पद बरकरार रखा। जब राजकुमारी अपनी सेना के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अभियान पर निकली, तो जस अपनी महत्वाकांक्षा को रोक नहीं सका और उसने विद्रोह करने का अवसर पाकर हॉल्स को संदेश भेजा कि राजकुमारी की सेना के लौटने से पहले ही वह समर्थन में विद्रोह कर दे। शुरू में हॉल्स ने इनकार कर दिया। जस की सेना अभी बहुत दूर थी, राजधानी में विद्रोह शुरू करना आत्मघाती था। हालांकि बाद में दूत ने दावा किया कि दक्षिण में ड्यूक पहले ही जस का साथ दे चुका था, जिससे सेना के उत्तर की ओर बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई थी। छोटे सामंतों की कोई चिंता नहीं थी और उन्होंने सफलता मिलने पर हॉल्स को एक कम देने का वादा भी किया था। महान उपलब्धियों की आशा में अंधा होकर हॉल्स ने सोचा, यदि वह जस की सेना के राजधानी द्वार तक पहुंचने का इंतजार करता है, तो उसे महत्वहीन समझा जाएगा। यदि वह क्रिस्टल शाइन किले पर कब्जा कर लेता है और स्वयं राजा को पकड़ लेता है, तो उसकी योग्यता जस के शिविर में किसी को भी पीछे छोड़ देगी। इसलिए उसने विद्रोह कर दिया। राजा को पकड़ने में असफल रहने के अलावा बाकी सब कुछ सुचारू रूप से चला। उसने नगर रक्षकों की कमान प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, आज्ञा न मानने वाले अधिकारियों को फांसी दे दी या कैद कर लिया और पूरी सेना को अपने नियंत्रण में ले लिया। चांसलर और अन्य मंत्रियों को कैद करने और कुछ उपद्रवियों को खत्म करने के बाद राजधानी के रईसों ने न तो खुलकर उसका विरोध किया और न ही समर्थन। उसने सोचा, जब जज आएगा तब वह इन तटस्थ लोगों से निपटेगा। विद्रोह की अफरा-तफरी में कई रईस भाग गए, लेकिन हॉल्स को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सोचा, चलो वे राजकुमारी की मुसीबतें और बढ़ा दें, बशर्ते वे अपनी दौलत पीछे छोड़ जाएं। सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के बाद भी दूत द्वारा वादा की गई जस की सेना नहीं पहुंची। खतरे को भांपते हुए हॉल्स ने तुरंत दक्षिण की ओर जासूस भेजे। उनके द्वारा लाई गई खबर चिंताजनक थी। डॉच परिवार ने जस का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था और जस की सेना अभी भी थॉर्नडले पर फंसी हुई थी। खबर मिलते ही उसके मन में बस यही ख्याल आया कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता न होने और निरंकुश सत्ता का स्वाद चखने के बाद हॉल्स सब कुछ छोड़कर भागने को तैयार नहीं था। उसने जस की सेना के आने तक राजधानी को बचाए रखने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। वफादारों की सेना राजधानी के पास तेजी से एकत्रित हो गई थी। राजकुमारी की सेना के लौटने के बाद उन्होंने आज सुबह आक्रमण शुरू कर दिया। हॉल्स ने अपना कमान केंद्र उत्तरी द्वार के पास स्थानांतरित कर दिया, जहां शाही सेना हमला कर रही थी और स्वयं रक्षा का नेतृत्व किया। तनावपूर्ण सुबह के संघर्ष के बाद वह हमलों की पहली लहर को विफल करने में सफल रहे। जैसे ही उसने आराम करने के बारे में सोचा, हॉर्न की आवाज फिर से गूंज उठी। एक सिपाही दौड़कर अंदर आया। लॉर्ड हॉल्स, दुश्मन फिर से हमला कर रहा है। दीवार पर तैनात सैनिक अतिरिक्त सैनिकों की मांग कर रहे हैं, वरना वे टिक नहीं पाएंगे। हॉल्स ने निर्णायक आदेश दिया, अन्य दिशाओं से आधी सेना को उत्तर द्वार पर सुदृढ़ करने के लिए बुलाओ। इस हमले को विफल करने के बाद दुश्मन के पीछे हटने के दौरान द्वार खोलकर जवाबी हमला करो। जी हाँ, सिपाही ने जवाब दिया और चला गया। किसी की नजरों से बचकर कमरे में मौजूद दो अधिकारियों ने एक दूसरे को इशारे से देखा। लॉर्ड हॉल्स, हालांकि दुश्मन केवल उत्तरी द्वार पर हमला कर रहा है, हम अन्य दिशाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कृपया मुझे चौकियों का निरीक्षण करने की अनुमति दें, एक अधिकारी ने सुझाव दिया। आप सही कह रहे हैं, जाइए, उन बदमाशों पर कड़ी नजर रखिएगा। हॉल्स ने जवाब दिया, हालांकि उसे अपने कुछ हिस्सों पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। महाराज, कबूतर एक संदेश लेकर आया है, अब हम हमला कर सकते हैं, ओफिना ने कैथरीन को बताया। पूर्वी द्वार के बाहर घने जंगलों में शाही सेना की 25,000 सैनिकों की मुख्य टुकड़ी इस क्षण की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। कैथरीन ने अपनी तलवार निकाली और अपने सैनिकों की ओर मुड़कर कहा, योद्धाओं, वह बहुत प्रतीक्षित क्षण आ गया है। आपके कई परिवार इस शहर में हैं, अब समय आ गया है कि आप उन्हें विद्रोहियों से बचाएं, राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएं और अमर रहे। और जिंदाबाद, और की जीत होगी। सैनिकों ने कैथरीन के समर्थन में जयकारे लगाए। हॉर्न बजाओ, हमला करो, कैथरीन ने आदेश दिया। बिल्कुल बजने के साथ ही शाही सेना सीढ़ियां ऑटो पे लेकर जंगल से बाहर निकली और पूरी शहर के द्वार पर हमला शुरू कर दिया, जो वास्तविक हमले की शुरुआत का प्रतीक था। उत्तरी द्वार पर हमले की दूसरी लहर को विफल कर दिया गया और शाही सैनिक उस दिशा से पीछे हटने लगे जिस दिशा से उन्होंने हमला किया था। हॉल्स ने शहर के द्वार खोलने का आदेश दिया और अपने पीछे मौजूद 500 घुड़सवारों से चिल्लाकर कहा, भाइयों, चलो इन बदमाशों को सबक सिखाते हैं। लौटने पर हर एक को 5 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। इतना कहकर उसने अपने घोड़े को मारी और पीछे हट रहे शाही सैनिकों की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे घुड़सवार भी भयंकर आक्रमण करते हुए आ रहे थे। पीछे हट रही शाही सेना इस अचानक हुए जवाबी हमले से अचंभित होकर 500 घुड़सवारों के आक्रमण का सामना करने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि जब हॉल्स अपनी हताशा को व्यक्त कर रहा था और उत्पात मचा रहा था, तभी उसने शहर के द्वार से एक घुड़सवार को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखा, जो कुछ जोर-जोर से चिल्ला रहा था। जब घुड़सवार करीब आया, तब हॉल्स को आखिरकार संदेश समझ में आया। पूरी द्वार गिर गया है, हे प्रभु, कृपया शीघ्र ही अतिरिक्त सेना भेजें। हॉल्स को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और लगभग अपने घोड़े से गिरने ही वाला था। लॉर्ड हॉल्स, घुड़सवार ने घबराहट से पुकारा, ये जानते हुए कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में कमांडर का सक्षम बने रहना अत्यंत महत्वपूर्ण था। हॉल्स ने खुद को संभाला, फिर अचानक अपना भाला आगे की ओर बढ़ाया। अविश्वास से भरी निगाहों से घुड़सवार ने अपनी छाती में घुसे भाले को देखा और घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। हाँ, तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो।
हॉल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और अपना हेलमेट फेंक दिया और फिर से हमला करने के लिए अपना भाला उठाया। इस बार दुश्मन सैनिकों के सबसे घने समूह की ओर। उसकी उन्मादी आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। तुम सब झूठ बोल रहे हो। पास ही स्थित रॉकी पर्वत श्रृंखला पर व्यापारियों के वेश में दो व्यक्ति चुपचाप दूर हो रही लड़ाई को देख रहे थे। एक युवक ने जिसके चेहरे पर लापरवाही का भाव था और दाहिने कान में बाली थी, आ गई। लॉर्ड हाउस इतने वर्षों तक सतर्क रहे, फिर भी अंतिम क्षण में उनका भाग्य पलट गया। कितना दुखद है। हम सहानुभूति जताने का नाटक मत करो। तुम्हारे इशारों के बिना मुझे शक है कि मैं उसमें जरा सी भी महत्वाकांक्षा जगा पाता, लेकिन यह आदमी सचमुच निकम्मा था, सिर्फ एक दिन ही टिका। जवाब देने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी गाड़ी थी। लोगों को लालची नहीं होना चाहिए। अगर राजकुमारी राजधानी लौटने के बजाय पूर्वी मार्ग से दक्षिण की ओर जाती और पूरे द्वीप से मिल जाती तो द्वीप की मुसीबत में पड़ जाता। राजकुमारी ने लंबा चक्कर लगाया और यह अतिरिक्त समय सिर्फ एक दिन का नहीं था। मुझे तो तुम्हारे बिना बता ही पता है। वैसे क्या तुमने राजकुमारी के लिए उपहार तैयार कर लिया है? हाँ, मैं इतनी खूबसूरत चीज की उपेक्षा या अनादर कैसे कर सकता हूँ? उस युवक के होठों पर एक हल्की सी भयावह मुस्कान आ गई। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C25 शाही राजधानी की पुनर्प्राप्ति के लिए लड़ाई 3। अध्याय 25 राजसी राजधानी की पुनर्प्राप्ति के लिए लड़ाई 3। महाराज, विद्रोही नेता हाउस को पकड़ लिया गया है और उत्तरी द्वार पर मौजूद सभी विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, ड्यूक वॉकर और राजकुमारी कैथरीन सर हाउस के शव को लेकर महल में पहुंचे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी द्वार के पतन की खबर से यह गद्दार पागल हो गया था और उसने लापरवाही से हमारी सेना में घुसपैठ की, जिसके परिणामस्वरूप हमारे तीरंदाजों द्वारा दागे गए तीरों की बौछार से वह मारा गया। कैथरीन ने ठंडे लहजे में हॉल की ओर देखा, जो तीरों से लैस ही जैसा दिख रहा था, और आदेश दिया, इस गद्दार का सिर ले लो और इसका इस्तेमाल शेष विद्रोही को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करने के लिए करो। तुरंत ही कोई आया और हॉल के शव को आगे की कार्यवाही के लिए घसीट कर ले गया। किसी ने सूचना दी है कि महाराज लॉर्ड रूपर्ट और कई अन्य मंत्री आ चुके हैं। कैथरीन बेहद खुश थी, उन्हें तुरंत यहाँ लाओ। विद्रोह के दिन हॉल स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए महल में दाखिल हुए थे। यदि चांसलर काउंट रूपर्ट ने मंत्रियों के एक समूह के साथ हॉल को रोककर राजा के लिए बहुमूल्य समय न बचाया होता तो राजा विद्रोहियों के चंगुल में फंस सकते थे, जिससे मौजूदा स्थिति और भी जटिल हो जाती। कम से कम कैथरीन अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना शहर पर हमला करने में हिचकिचाती। इसलिए कैथरीन रूपर्ट और अन्य मंत्रियों की बहुत आभारी थी जिन्होंने उस दिन विद्रोहियों को रोके रखा था। हालांकि उसे यह जानकारी मिली थी कि हॉल ने अंधाधुंध हत्या नहीं की बल्कि केवल उन्हें कैद किया था, फिर भी कैथरीन को चिंता थी कि कहीं यह विद्रोही नेता अचानक अपना मानसिक संतुलन न खो दे और तर्कहीन व्यवहार न करने लगे। एक और कारण यह था कि यदि राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता तो एक नई प्रशासनिक टीम स्थापित करना आसान नहीं होता और उसे विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को दक्षिण की ओर ले जाने के बारे में चिंताएं होती। रूपर्ट और अन्य लोग थोड़ी देर बाद अंदर आए। हम महारानी को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। कृपया उठिए, उसने कहा। उस उथल-पुथल के बाद उनका पुनर्मिलन कुछ हद तक भावुक था। रूपर्ट ने चिंता से पूछा, क्या महाराज अस्वस्थ हैं? कैथरीन ने अपराध बोध से भरी नजरों से जवाब दिया, पिताजी सुरक्षित हैं और उन्हें होश आ गया है। वे जल्द ही राजधानी लौट आएंगे, लेकिन आपका क्या? क्या आप मुझे आपकी सुरक्षा की परवाह किए बिना शहर पर हमला करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं? मुझे खेद है। रूपर्ट ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, महामहिम ऐसे विचार मन में न रखें। एक सेनापति के लिए अनावश्यक दया दिखाना एक गंभीर गलती है। अन्य मंत्रियों ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की। उनकी समझदारी देखकर कैथरीन को बहुत राहत मिली और वह उन्हें महल के भीतर से परिषद कक्ष में ले गई। पिताजी ने मुझे उनके ठीक होने तक राज्य के कामकाज को अस्थायी रूप से संभालने का आदेश दिया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या आपके पास मेरे लिए कोई सलाह है? रूपर्ट ने सुझाव दिया, प्राथमिकता क्रिस्टल शाइन क्षेत्र में मनोबल और व्यवस्था को स्थिर करना और उत्पादन को फिर से शुरू करना है। कैथरीन सहमत हो गई। जी, चांसलर कृपया क्रिस्टल शाइन के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों को विद्रोहियों के निष्पादन के बारे में सूचित करने के लिए एक घोषणा का मसौदा तैयार करें ताकि जनता के मन को स्थिर किया जा सके। महाराज, कृपया क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कम से कम एक महीने के लिए मार्शल लॉ लागू करें। विद्रोह के बाद क्रिस्टल शाइन की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है और जो लोग इस गड़बड़ी का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। न्याय मंत्री ने भी अपनी राय व्यक्त की। जी हाँ, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सैनिकों को सूचित कर दूंगा। पश्चिमी जिले में क्रिस्टल शाइन के लिए अधिकारी अन्न भंडार स्थित थे। शाही सेना द्वारा क्रिस्टल शाइन के लिए पुनः अधिकार प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत अन्न भंडारों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लोगों को भेजा और नागरिक प्रवेश पर सख्ती से रोक लगा दी। इस समय तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था। युद्ध की अफरा-तफरी के कारण निवासी जल्दी सो गए थे और उन्होंने अपने घरों की बत्तियां बुझा दी थी। आसपास की सड़कें सुनसान थीं, केवल कभी कभार गश्त करते सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनाज भंडार परिसर के प्रवेश द्वार पर दो सैनिक पहरा दे रहे थे। उनमें से एक ने जम्हाई लेते हुए कहा, कितना उबाऊ है। क्या लोग अभी तक हमें बदलने के लिए नहीं आ रहे हैं? बस सतर्क रहो, अभी तो 2 घंटे भी नहीं बीते हैं। उसके साथी ने कुछ झुंझलाहट भरे लहजे में जवाब दिया। एक सैनिक ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। फिर रुक गया। हम, लगता है कोई आ रहा है। दूसरे सैनिक ने तुरंत आवाज लगाई, वहां कौन है? रुको। घबराए मत, मैं ही हूं। नवागंतुक शांत भाव से पास आया और हंसते हुए बोला। मशालों की रोशनी में सैनिकों ने उस मोटे चेहरे को पहचान लिया। अरे, ये सुपरवाइजर हैं। क्षमा करें महोदय। वह व्यक्ति अन्न भंडारों के प्रबंधन का प्रभारी अधिकारी था। सैनिकों ने उसे शाम को पहरेदारी के हस्तांतरण के दौरान देखा था। हालांकि वह मिलनसार था, पर वही छोटा सा रीस था जिसे नाराज करना सैनिकों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत झुककर माफी मांग ली। नहीं, नहीं, आप तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वैसे भी मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं महोदय? आज शाम जब मैं निकला तो एक महत्वपूर्ण बही खाता गोदाम में ही छोड़ आया। मुझे रात भर में एक रिपोर्ट लिखनी है जो कल सुबह महल में जमा करनी है और उस बही खाते के बिना मुझे अंदाजे से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं और मैं इसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। अनाज भंडारों के पर्यवेक्षक के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से आवश्यकतानुसार अंदर और बाहर जाने का अधिकार था। एक सैनिक ने तेल का दीपक जलाया और चाबियों का एक गुच्छा लेने के लिए पर्यवेक्षक के पीछे पास के एक कमरे में गया, फिर वे गोदाम परिसर में प्रवेश कर गए। धन्यवाद युवक, आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है महोदय। परिसर के पीछे स्थित एक गोदाम की ओर चलते हुए वे अनौपचारिक रूप से बातचीत कर रहे थे। ऐसा लगता है कि यही वाला है, मोटे सुपरवाइजर ने अचानक रुकते हुए कहा। चलिए अंदर जाकर जांच करते हैं महोदय। वे गोदाम में दाखिल हुए और तेल के दीपक की रोशनी में सावधानीपूर्वक तलाशी ली। ये यहाँ नहीं दिख रहा है, कहीं और देखना पड़ेगा। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। नौजवान, क्या तुमने कभी कोई नाटक देखा है? सिपाही को समझ नहीं आया कि सुपरवाइजर ने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मजाक कर रहे हैं महोदय। ये तो रईसों और अमीरों के लिए होता है, मेरे जैसे किसी के लिए नहीं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। नाटक की कहानी में हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। मुझे आपकी बातचीत से समझ नहीं आई। किसी नाटक में चमत्कार और उतार चढ़ाव के बिना वह अधूरा होता है। पर्यवेक्षकों के चेहरे के भाव अजीब हो गए, हंसी और रोने का मिला-जुला रूप। सिपाही को पर्यवेक्षक के व्यवहार से असहजता महसूस हुई। महोदय, आइए बही खाता खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन पर्यवेक्षक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे कहा, त्रासदियों में नायक अक्सर अच्छी शुरुआत करते हैं, फिर शिखर से गहराई में गिर जाते हैं और फिर कभी ऊपर नहीं चढ़ पाते। उसकी आंखें बेजान और भावहीन हो गईं। उसके हाथों ने दरवाजे के पास अनाज से भरी एक छोटी थैली को कसकर पकड़ रखा था। सिपाही को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह घबरा गया। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो मुझे सीटी बजानी पड़ेगी। पर्यवेक्षक ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और हास्य फिल्मों में नायक अक्सर घोर निराशा के बाद एक अप्रत्याशित मोड़ का सामना करते हैं। उसने अनाज की बोरी फाड़ना शुरू कर दिया। तो ये त्रासदी है या हास्यप्रद कहानी? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, थैला फट गया और उसमें अनाज के बजाय गंधक निकला। सैनिक ने उसे पहचान लिया। रुको, आने वाले खतरे को भांपते हुए सैनिक चिल्लाया और तलवार निकालकर सुपरवाइजर की ओर दौड़ पड़ा। सुपरवाइजर ने झटपट अपनी जेब में हाथ डाला, मुट्ठी भर पाउडर निकाला और सैनिक पर फेंक दिया। सैनिक ने अपना हथियार गिरा दिया, पीड़ा से कराते हुए तीव्र दर्द और जलन से अपनी आंखें नम कीं। पर्यवेक्षक ने गिरा हुआ तेल का दीपक उठाया। फिर इस नाटक का नायक कौन है? मंत्रियों और जनरलों के साथ रात का भोजन करने के बाद कैथरीन आराम करने के लिए महल अपने कमरे में लौट आई। अपने कमरे के परिचित वातावरण ने उसे कुछ सुकून दिया। उसने अपना कवच उतारा, गर्म पानी से स्नान किया और एक पोशाक पहन ली। राजकुमारी किताबों की अलमारी के पास गई और सोने से पहले कुछ देर पढ़ने की योजना बनाकर एक कविता संग्रह उठाया। लेकिन किसी कारणवश उसका मन बेचैन था और बहुत सुंदर छंदों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी जो आमतौर पर उसे मंत्रमुग्ध कर देते थे। क्या हाल के युद्ध ने मुझे बहुत तनावग्रस्त कर दिया है। मैंने सुना है कि सेना छोड़ने के बाद कई सैनिक बहुत अजीब हो जाते हैं। कैथरीन, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। राजकुमारी ताजी हवा लेने के लिए बालकनी में निकली। रात की हल्की हवा के स्पर्श में उनकी मनमोहक आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अचानक पश्चिम दिशा में जहां अनाज भंडार स्थित थे, एक चमकदार धब्बा दिखाई दिया। कुछ बुरा होने का आभास होते देख कैथरीन का दिल बैठ गया। जैसा कि उम्मीद थी, चमकीला धब्बा तेजी से एक विशाल आग में बदल गया जिसने लगभग पूरे पश्चिमी जिले को रोशन कर दिया। संपर्क सेवा की शर्तें। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C26 तोपखाना प्रदर्शन।
अध्याय 26 तो खाने का प्रदर्शन। प्रिय काउंट पॉल वेमन, हमें आपके पिता की मृत्यु का गहरा दुख है। उन परिस्थितियों में हमें लड़ने के लिए विवश होना पड़ा। पोर्ट फ्रांस आपका क्षेत्र बना रहेगा, लेकिन यदि आप इसे हमें निवास स्थान के रूप में प्रदान कर दें तो हम आपके प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं। हम आपको अपनी तिमाही आय का आधा हिस्सा देंगे, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि आपको पहले वसूले जाने वाले करों से कहीं अधिक राशि प्राप्त होगी। ये पोर्ट फ्रांस में अपना दबदबा जमा चुके शार्क गैंग का पत्र था। पॉल ने इसे एक बैठक के दौरान जोर से पढ़ाया। पत्र पढ़ते ही हॉल में हंसी का माहौल छा गया। इन समुद्री लुटेरों की दृष्टता जो अपना अलग साम्राज्य बनाने का सपना देख रहे थे, खासकर तब जब वेल्स की सेना का पूर्ण वर्चस्व था, लगभग हास्यास्पद थी। पॉल ने पत्र लिया और उसे फाड़कर टुकड़े कर दिया। यह विचार ही हास्यास्पद है। पराजित समुद्री लुटेरे न केवल बातचीत करने की स्थिति में नहीं थे, बल्कि पॉल उन्हें अपने पिता की हत्या के लिए कभी माफ नहीं कर सकता था। उसकी प्रतिष्ठा इसी पर निर्भर थी। मेरे स्वामी, दो पूर्णतः सुसज्जित पैदल सेना बटालियन ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। कृपया उन्हें पोर्ट फ्रांस को पुनः प्राप्त करने और इन समुद्री लुटेरों का सफाया करने का आदेश दें। ब्राइस ने उपस्थित अधिकांश अधिकारियों की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहा। लेकिन काम की योजना कुछ और ही थी। कोई जल्दी नहीं, ये पतझड़ के बाद तितलियों की तरह हैं, इनके दिन गिने चुने हैं। पहले हम अपने नए हथियारों का परीक्षण कर लेते हैं। अगर ये कारगर साबित हुए तो हमारी सेना बहुत मजबूत हो जाएगी और ये नए समुद्री डाकू परीक्षण के लिए एकदम सही निशाना बनेंगे। सभा में मौजूद लोग उत्सुक थे। आग्नेयास्त्र और हथगोले पहले ही लोगों की आंखें खोल चुके थे और वे सोच रहे थे कि युवा काउंट ने कौन सा नया आविष्कार किया है। काउंट पॉल का बोलबाला था। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने अपने महल के पास जो कागज बनाने की मिल बनवाई थी, उससे आखिरकार इस्तेमाल लायक कागज तैयार होने लगा और उत्पादन प्रक्रिया भी कारगर साबित हुई। मिल के प्रबंधक फोर्ड उत्तर पश्चिम खाड़ी क्षेत्र में इस कागज की सफल मार्केटिंग कर रहे थे। कुलीनबर्ग और व्यापारियों को यह नया कागज किफायती और व्यवहारिक लगा। इसकी एक बड़ी गड्डी की कीमत कुछ ही सिक्के थी, जो एक चित्र बनाने और रिकॉर्ड रखने के लिए आदर्श थी और महंगे चरणपत्र की तुलना में कहीं अधिक किफायती थी। कागज के एक अन्य प्रमुख ग्राहक मठ थे। उस समय मठ शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और इसलिए कागज की उनकी मांग काफी अधिक थी। कागज अभी भी कुछ हद तक खुरदरा और नाजुक था, इसलिए पॉल ने कारीगरों को कागज बनाने की प्रक्रिया को और परिष्कृत करने का आदेश दिया और विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग कीमतें निर्धारित की। बिक्री चैनल स्थापित होने के बाद मुनाफा आना शुरू हो गया। हालांकि फिलहाल ये मुनाफा उत्तर पश्चिम खाड़ी क्षेत्र तक ही सीमित है और इसकी मात्रा मामूली है, लेकिन भविष्य उज्ज्वल दिख रहा था। पृथ्वी की तरह ही कागज बनाने की यह तकनीक अंततः कुलीनबर्ग और चर्च के सांस्कृतिक और ज्ञान संबंधी एक अधिकार को तोड़ देगी, जिससे निचले वर्गों को लाभ होगा। पॉल ने थोड़ा गर्व से सोचा, मुझे लगता है कि मैं इतिहास के पहिए को घुमाने में मदद कर रहा हूं। वन शिविर, जिसका उपयोग पहले नए सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था, पूरी तरह से बदल गया था। अस्थायी तंबुओं और छोटी बाड़ों की जगह ही और पत्थर से बनी इमारतें और एक व्यक्ति की ऊंचाई से भी ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई थी। अब इस जगह को काम सैन्य अड्डा कहते थे। लेखा टाउन के आंतरिक सुरक्षा बल का विस्तार किया गया, जिसमें अब एक पूर्ण स्क्वाड्रन शामिल है, जिसमें गार्डों की 2 प्लाटून तैनात हैं, जो अपने कुत्तों के साथ परिसर की गश्त करते हैं। बेस के पास एक खुले इलाके में मालो हरमन के लिए और हथियार विकास के लिए जिम्मेदार अन्य लोग हाई अलर्ट पर तैनात सैनिकों से घिरे हुए एक उपकरण के साथ व्यस्त थे। पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस उपकरण को 19वीं शताब्दी की आरंभिक शैली की मुक्त रंग के तोप के रूप में पहचान लेगा। पॉल ने अपने पिछले जन्मों के नेपोलियन तोप के ज्ञान का उपयोग करते हुए इस तोप का डिजाइन सरल बनाया था। तोप को सहारा देने वाली गाड़ी में पहिए, एक घुड़ी, एक स्टॉक और एक ऊंचाई समायोजित करने वाला यंत्र शामिल था। तोप के पिछले हिस्से से जुड़ा ऊंचाई समायोजित करने वाला यंत्र तोप के कोण को समायोजित करने के लिए एक पेंच और एक हैंडल से युक्त था। दूसरे काउंट पॉल को अपने अधिकारियों से बात करते हुए सुना गया, मैं इस जगह का नाम एरिया 51 रखने की योजना बना रहा हूं। मुझसे यह मत पूछो कि एरिया 51 का क्या मतलब है, बस इसे यही नाम दे दो। पास आती हुई आवाजें सुनकर मालो और उसकी टीम का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ी। हे प्रभु, आप आखिरकार आ ही गए। प्रदर्शन के लिए सब कुछ तैयार है। काउंट पॉल पीतल की तोप के पास गए और स्नेहपूर्वक अपना हाथ उसके मुंह से लेकर क्षेत्र उसकी पूरी लंबाई पर फेरने लगे। वहां मौजूद लोग उसकी हरकतों से थोड़े हैरान थे। गला साफ करते हुए पॉल ने कहा, अच्छा, मैं सबको यहां ले आया हूं, बाकी सब आप पर निर्भर है। मालो ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाते हुए उत्तर दिया, जी हां मेरे स्वामी। पिछले प्रयोगों में समुद्री डाकुओं के बंधकों के योगदान के लिए आभारी मालो को इस सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में पूरा भरोसा था। तोप के ठीक 100 मीटर आगे दोहरी परत वाली ईंटों की दीवार को परीक्षण फायरिंग के लक्ष्य के रूप में खड़ा किया गया था। मालो ने तोप चलाने वाले दल को अपनी जगह लेने का निर्देश दिया, जबकि दर्शक तोप के पीछे बनी एक नीची दीवार के पीछे छिप गए। पानी की बाल्टी के 7 सदस्यीय तोप चालक दल निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तोप के पास पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने उनसे लिपटे ब्रश वाली एक लंबी छड़ी का उपयोग किया, उसे पानी में डुबोया और तोप के मुख को साफ किया ताकि पिछली फायरिंग से बची हुई चिंगारियों को हटाया जा सके। हालांकि पहले शॉट के लिए आवश्यक नहीं था, लेकिन बाद की फायरिंग में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस चरण का सख्ती से पालन किया गया। इसके बाद उन्होंने बैरल में बची हुई नमी को साफ करने के लिए एक सूखे ब्रश का इस्तेमाल किया, फिर बीच में कपड़े में लिपटा हुआ बारूद और एक ठोस लोहे का गोला डाला और फिर रैंडो से गोला बारूद को दबाकर बंद कर दिया। इसके बाद प्रज्वलन का चरण आया। प्रज्वलन को सुगम बनाने के लिए बीच पर बने वेंट होल के माध्यम से एक पतली लोहे की कील डाली गई, जिसने बारूद के चार्ज को छेद दिया। आवेश को प्रज्वलित करने के 2 तरीके थे। एक तरीका था रुई की बत्ती डालकर उसे जलाना। बत्ती को जलने में कुछ समय लगता था, जो एक सुरक्षित तरीका था। दूसरी विधि में वेंट होल को बारूद से भरकर बारूद को प्रज्वलित करने के लिए एक इंच एक लकड़ी जिस पर धीमी गति से जलने वाली माचिस लपेटी होती है का उपयोग किया जाता था। इस विधि से आग जल्दी दागी जा सकती थी। इस प्रदर्शन के लिए उन्होंने फ्यूज विधि का प्रयोग किया। फ्यूज जलाने के बाद चालक दल के सदस्यों ने तुरंत अपने कान ढक लिए। जैसे जैसे जलती हुई बत्ती तेजी से छोटी होती गई, अंततः उसने बारूद में आग लगा दी। धमाका! 4 पाउंड वाली कांस्य तोप की गर्जना इतनी जोरदार थी कि कान बहे हो गए। उसके शक्तिशाली झटके से तोप काफी पीछे हट गई। नीचे दीवार के पीछे खड़े लोग चौंक गए और उन्हें लगा जैसे उनके नीचे की जमीन क्षण भर के लिए काम रुकी हो। काउंट पॉल पूरी तरह से मंत्रमुग्ध लग रहे थे। धुआं छटने के बाद सभी ने तबाही का मंजर देखा। मोटी ईंट की दीवार में एक भयानक रूप से बड़ा छेद हो गया था। भीड़ तोप की शक्ति देखकर दंग रह गई और सोचने लगी कि अगर इसे भीड़ पर दागा जाए तो क्या होगा। अधिकांश लोग तोप का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए दौड़ पड़े, जबकि शॉयडर सहित अन्य लोगों ने मालो पर सवालों की बौछार कर दी। कई परीक्षणों के माध्यम से हमने पाया है कि यह 1000 मीटर से अधिक दूरी तक निशाना लगा सकता है। क्या हम बड़े गोले दाग सकते हैं? क्या हम और दूर तक निशाना लगा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें प्रयोगों हेतु अधिक धन की आवश्यकता होगी। एक कुशल चालक दल के साथ ये प्रति मिनट 2 से 3 शॉट फायर कर सकता है। हालांकि लगातार फायरिंग से बैरल अधिक गर्म हो सकता है। मालो ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए अधिकारियों के सवालों का जवाब दिया। इतने शक्तिशाली हथियार को बनाने का रोमांच उसके लिए लगभग असहनीय था। राज्य का हथियार, राज्य का एक सच्चा हथियार, बूढ़े शूरवीर शॉयडर ने उद्घोष किया। बड़ा ही सुंदर है, सचमुच बड़ा ही सुंदर है। कैप्टन होल ने तोप को सहलाते हुए बुदबुदाया, मानो उन्होंने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो। मालो, अब एक जोरदार गोला दागो, चलो उनकी आंखें खोल देते हैं। अभी लाता हूं, काउंट, मालो ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। संपत्ति सेवा की शर्तें। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C27 पोर्ट फ्रांस। अध्याय 27 पोर्ट फ्रांस। डीन इसका मुख्य सड़क के बगल वाली गली में मुड़ गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, वह एक आवासीय मकान के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने पहले 3 बार खटखटाया, थोड़ी देर रुका, फिर 2 बार और खटखटाया। दरवाजा खुला और एक युवती ने बाहर झांका। गली में दोनों ओर नजर घुमाने के बाद उसने अचानक डीन को उसके कब्जे से पकड़कर अंदर खींच लिया। अरे अरे, धीरे से करो, नहीं तो मेरे कपड़े फट जाएंगे, डीन ने विरोध किया। शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी देर तक बेहोश थी कि हमें लगा जैसे तुम्हारे साथ कुछ हो गया हो। गुलाबी बालों वाली लड़की ने वहीं चढ़ा ली और कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई, जाहिर तौर पर वह थोड़ी गुस्से में थी। अरे अरे, अब तो सूरज पश्चिम से उगता है, क्या नेता को मेरी चिंता है? डीन ने आश्चर्य जताने का नाटक किया। मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी। लड़की का चेहरा लाल हो गया और उसने एक ऐसा डंडा उठाया जो उसके कद के हिसाब से बहुत बड़ा लग रहा था। डीन ने तुरंत अपने हाथ उठाकर विनती का भाव दिखाया, दया करो, दया करो। अरे अरे, क्या तुम्हारे इश्कबाजी करने का कोई समय और स्थान नहीं होता? सुजन के दादाजी अभी भी समुद्री डाकुओं के चंगुल में हैं, सुनहरे बालों वाले एक लंबी युवक ने बेबसी से कहा। फिर उसका चेहरा लड़की के छटपटाते हुए चेहरे से अच्छी तरह परिचित हो गया। अगर तुम चुप रहोगी तो कोई तुम्हें गुमराह नहीं समझेगा। तुम रोगी, लड़की ने कोड़ा पड़े हुए गंभीर स्वर में कहा। सूजे हुए गाल को सहलाते हुए गोरे बालों वाले युवक ने विलाप करते हुए कहा, जी हां मेरे प्रिय नेता, मैं कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जब वह बोल रहा था तभी भीतर कमरे से 2 और लोग निकले। एक लड़की जिसने नुकीली रिबान टोपी पहन रखी थी और एक लड़की जिसकी चोटी पोनीटेल में थी। केवल पोनीटेल वाली लड़की ने ही नॉर्थ वेस्ट वे के आम नागरिक वाले कपड़े पहन रखे थे। उसने खुशी से कहा, तो भाई डीन वापस आ गए हैं। डीन को सुरक्षित वापस देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। विद्वतापूर्ण पोशाक पहने लड़की ने पूछा, डीन क्या आपने कोई जानकारी जुटाई? वास्तव में मैंने काफी उपयोगी जानकारी जुटाई। सभी लोग मेज के चारों ओर जमा हो गए और डीन ने आगे कहा, पोर्ट फ्रांस में अब मार्शल लॉ लागू है, किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जाहिर है समुद्री लुटेरों को हाल ही में कोई परेशानी आ गई है। कोड़ा की लड़की ने अधीरता से पूछा, इस बारे में तुमसे किसने पूछा? सुसान के दादाजी और हमारे मिशन के उद्देश्य के बारे में क्या?
जल्दी मत करो, मैं पहुंच रहा हूं। मैंने एक समुद्री डाकू के गुर्दे को शराब पिलाकर उसे कुछ जानकारी हासिल की है। सुशांत के दादा और हमारा लक्ष्य दोनों चर्च में कैद हैं, लेकिन वहां पहुंचना मुश्किल है। समुद्री डाकुओं ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। हाथ में डंडा लिए लड़की ने विरोध करते हुए कहा, इसे इतना जटिल क्यों बनाना? मेरा कहना है कि हम सीधे अंदर घुसें, उस शार्क को पकड़ें, उसकी पिटाई करें और उसे लोगों को सौंपने के लिए मजबूर करें। क्या इतना काफी नहीं है? डीन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, नेता, आपको हमारे और उनके बीच संख्या में मौजूद असमानता पर विचार करने की आवश्यकता है। लड़की ने गुस्से से घूरते हुए पूछा, तो फिर तुम्हारी योजना क्या है? डीन ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे पास एक योजना है जो मैंने पहले बताई थी, उससे संबंधित है। क्या आप जानते हैं कि समुद्री लुटेरों को कितना बड़ा झटका लगा है? उन्होंने 400 से अधिक सैनिक खो दिए। ये शार्क गैंग की लगभग आधी सेना है। चोटी गोरे युवक ने पूछा, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है? स्थानीय सरदार तो नहीं हो सकता? डीन ने कंधे उठाते हुए कहा, उस चमचे को पता नहीं था। तुम सेना में रहे हो, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए। बड़े अधिकारी अक्सर नहीं चाहते कि निचले रैंक के लोगों को ज्यादा जानकारी हो। किसी शक्तिशाली दुश्मन के बारे में जानकारी होने पर वे भाग सकते हैं। उन्हें बस आखिरी समय में सूचना दी जाती है और तोप के चारे की तरह मोर्चे पर धकेल दिया जाता है। उसे 400 से ज्यादा सैनिकों की मौत के बारे में एक नेता के करीबी परिचित व्यक्ति से पता चला। कोड़े मारने वाली लड़की ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या ये स्वामी की सेना हो सकती है? मजाक मत करो, क्या हमारे भगवान को तटीय नाविकों की जान की परवाह होगी? उन्होंने हमें एक दशक से भी पहले समुद्री लुटेरों को बेच दिया था। कोड़े मारने वाली लड़की अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही चोटी वाली लड़की ने तीखी टिप्पणी करते हुए बीच में दखल दिया। उसके चेहरे के पहले वाले भाव बदल गए और उनकी जगह तिरस्कार और आक्रोश के भाव आ गए। उसका छोटा हाथ मुट्ठी में कस गया। ये निर्लज सब भी हमसे हर 3 महीने में कर वसूलने की दृष्टि करते हैं। दादाजी, महापौर होने के नाते न केवल समुद्री लुटेरों की लालच को संतुष्ट करते हैं, बल्कि जिद्दी जमींदारों के कर अधिकारियों से भी निपटते हैं। इसके बावजूद कई कस्बेवासी अभी उनसे नाराज हैं। जैसे जैसे वह बोलती गई, उस युवती की आंखें नम हो गईं और अनजाने में उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुरंत ही सलीके से कपड़े पहनी लड़की ने दूसरी लड़की की पीठ पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, दुखी मत हो। सब लोग शायद बस बातें बना रहे हैं, अपने दिल में बुरे आदमी को समझते हैं। नहीं तो बेहद साल तुम्हारे दादाजी को शहर का महल क्यों चुनते? छोटी वाली लड़की ने अपने आंसू पोंछे और सिसकते हुए कहा, हाँ, मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ। समुद्री लुटेरों और सरदार दोनों से जबरन वसूली किए जाने पर कुछ शिकायतें होना स्वाभाविक है। हम माहौल को गंभीर होते देख डी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गला साफ किया और अपनी योजना पर आगे बढ़ा। जिसने भी समुद्री लुटेरों को मुश्किल में डाला हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी हालिया कार्रवाइयों, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और प्रवेश निकास पर प्रतिबंध लगाने को देखते हुए ऐसा लगता है कि जल्दी कोई उनसे निपटने के लिए पोर्ट पर आने वाला है। फिलहाल कस्बे में केवल कुछ 100 समुद्री डाकू ही बचे हैं। मेरे द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार उनमें से अधिकांश को रक्षात्मक लड़ाई के लिए शहर के द्वार पर भेजा जाएगा, जिससे चर्च में केवल 20 लोग ही बचेंगे। हम ये तय नहीं कर सकते कि नए आने वाले दोस्त हैं या दुश्मन। चूंकि सुशांत ने बताया कि स्थानीय सरदार काफी अक्षम है, मुझे लगता है कि शायद समुद्री डाकुओं का कोई और गिरोह हमारे साथ हाथ मिलाने आ रहा है। हम सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। समय आने पर हम इस तरह की अराजकता का फायदा उठाएंगे। अपनी कार्य योजना के विवरण पर चर्चा करने के बाद कोड़ा लड़की ने दृढ़ता से कहा, हम काफी आसान है, चलो इसे इस तरह करते हैं। काश हमारे समूह के बाकी सदस्य भी यहाँ होते। अगर हम सब साथ होते तो मुझे लगता है कि हम सीधे अंदर घुस सकते थे। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे समूह के नेता, आपको 2 काम सौंपने के लिए किसने कहा था? मैं भी अपने एडवेंचर ग्रुप के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन वैसे हॉर्नबे एलायंस का युवा मुखिया फोस्टर यहाँ क्या कर रहा है? वो तो बस मुसीबत खड़ी कर रहा है। इसके अलावा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। उसके जैसे अमीर नौजवानों के लिए तो बस यही है कि वे रोमांचक उपन्यास पढ़कर अपना दिमाग खपा दें, ड्रैगन को मारने और राजकुमारियों को बचाने के सपने देखते रहें। अगर उन्हें ड्रैगन नहीं मिलेंगे तो खलनायक ढूंढ ही लेंगे। क्या ये जगह पहले महान समुद्री डाकू एडवर्ड का इलाका नहीं थी? मैंने सुना है कि कई लोगों ने उसे चुनौती दी थी, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। सब मछलियों का खाना बन गए। हमारा नौजवान तो बहुत ही खुशनसीब है कि वो ठीक उसी समय आया है जब एडवर्ड यहाँ नहीं है। छोटी वाली लड़की ने कहा, दीन भाई, मेरी बहन, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी भी उन लोगों में से हैं जिन्हें बचाने की जरूरत है। समय आने पर मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे चर्च के अंदर की सारी जानकारी है। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। सुशांत, तुम घर पर ही रहो और हमारी खुशखबरी का इंतजार करो। कोड़े से बात करने वाली लड़की ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। मैं लिचमैन एडवेंचर टीम के नाम पर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपके दादाजी को सुरक्षित घर वापस लाऊंगा। इस समय पोर्ट फ्रांक का चर्च शार्क गैंग के समुद्री डाकुओं का मुख्यालय बन गया था, जहां छोटे बड़े नेता कमरे में इकट्ठा होकर अपनी हार पर चर्चा कर रहे थे। एक क्लासिक समुद्री डाकू जैसे दिखने वाले बॉस जो मांसपेशियों से भरपूर था, जिसकी एक आंख पर निशान था और उसने एक आंख पर पट्टी बांध रखी थी। शार्क ने गुस्से से कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं फिर घबराकर वापस समुद्र में भाग गई। पता चला कि युवा के पास वास्तव में कुछ तरकीबें थी। एक छोटे नेता ने सुझाव दिया, मालिक, चलो हम भी समुद्र की ओर पीछे हट जाते हैं। नीचे मौजूद भाई चिंतित हो रहे हैं। दूसरी तरफ जादूगरों के होने की अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। क्रोधित शार्क ने अपने सामने रखे कप को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया और कहा, मेरा आदेश मान लो, जिसने भी दोबारा अफवाहें फैलाने की हिम्मत की, उसकी जीभ काट दी जाएगी। क्या तुम समुद्र में लौटना चाहते हो? अनिश्चित भोजन के साथ भटकते हुए जीवन जीना चाहते हो? अब जबकि हमने आखिरकार उस दखलंदाजी करने वाले सितारे एडवर्ड से छुटकारा पाया है, मुझे पोर्ट फ्रैंक के इस रसदार टुकड़े को निगलना ही होगा। लेकिन यह जमीन ग्रेमेन परिवार की है। मुझे ग्रेमेन की परवाह नहीं है। एक बार मैं उस पर कब्जा कर लूंगा तो वह मेरा हो जाएगा। कोई गैंग का एक पूर्व नेता जो अब शार्क के अधीन था, भयभीत दिखाई दिया, लेकिन उनके जादूगर बॉस को अफवाहें फैलाने के खिलाफ शार्क का आदेश याद था और उसने तुरंत चुप हो गया। शार्क हताश होते हुए भी अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए बोला, दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर उनके पास सचमुच जादू या जादू होता तो चर्च ने हमें परेशान करने के बजाय उन्हें पहले ही परेशान कर दिया होता। फिर उसने आत्मविश्वास से समझाया, ये बस कुछ असामान्य हथियार हैं। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर चुके लोगों से अच्छी तरह पूछताछ करने के बाद मैंने इनसे निपटने की रणनीति तैयार की है। बस मोटा कवच या उससे भी मोटे कपड़े पहन लो और लोहे की कीलें और छल्ले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जहां तक लोहे की गोलियां दागने वाली नलियों की बात है, वे धनुष बाण या गोले की तरह ही हैं, बस तेज और ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत सीमित है। हालांकि शार्क देखने में सख्त लगता था, लेकिन वह अंदर ही अंदर डरा हुआ था। उसने क्विक के एक समुद्री डाकू को गोली लगने के बाद देखा था, जिसका हाथ लगभग बेकार हो गया था और कुछ दिनों बाद लगातार तेज बुखार से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन वह अपना डर नहीं दिखा सकता था, वरना वह अपने अधीनस्थों को मौत का सामना करने के लिए प्रेरित कैसे करता? इसलिए उसने एक प्रेरक भाषण दिया, जिसमें उसने पोर्ट फ्रांक पर स्थायी रूप से कब्जा करने के बाद उन्हें बड़े लाभों का वादा किया। शार्क से प्रेरित होकर उसके अधीनस्थ सैनिक ग्रेमेन के गुप्त हथियारों से कम भयभीत होने लगे और सभी ने ग्रेमेन की सेना के साथ निर्णायक युद्ध में अपने नेता का अनुसरण करने की इच्छा व्यक्त की। वैसे हॉर्नबे एलायंस के पुराने मेयर और उस युवा मास्टर कैसे हैं? बुरा आदमी अब यह सहयोगी है, चाहे हम उसे कितना भी प्रताड़ित करें, वह आपकी बात नहीं मानेगा। वहीं दूसरी ओर युवा मालिक बहुत आज्ञाकारी है, वही लिखता है जो हम उसे लिखने को कहते हैं। हम उन कुत्ते जैसे वाले रईसों की सेना को रोकने के बाद मेरे पास बुरे आदमी के साथ खेलने के लिए बहुत समय होगा, लेकिन तब तक उसकी स्वीकृति बेकार हो जाएगी। युवा मालिक पर कड़ी नजर रखना, वही हमारी कमाई का मुख्य जरिया है। हाँ बॉस, संपर्क सेवा की शर्तें। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C28 शहर के द्वारों का पतन। अध्याय 28 शहर के द्वारों का पतन। जून में 2 महीने की गहन तैयारियों के बाद पॉल बेमैन ने आधिकारिक तौर पर फोर्ट फ्रैंक को पुनः प्राप्त करने का आदेश जारी किया। इस समय तक अजागार में 2 पूर्ण बटालियनें शामिल हो चुकी थीं, जिनमें कुल मिलाकर 1001 से अधिक सैनिक थे। हरमन और अन्य लोगों के अथक प्रयासों के कारण सेना न केवल तलवार, भाले और बर्ची जैसे पारंपरिक हथियारों से लैस थी, बल्कि 20 माचिस वाली तोपों और 2-4 पाउंडर तोपों से भी सुसज्जित थी। फोर्ट फ्रैंक के बाहर काउंट ने एक दूरबीन से समुद्री डाकुओं के किलेबंदी का दूर से अवलोकन किया। ये दूरबीन एक पर्यटक ऑपरेशन द्वारा बनाई गई थी, जिसे सेना ने तुरंत अपना लिया। अधिकारियों ने इस उपकरण की खूब प्रशंसा की, जिससे वे दुश्मन को दूर से देख सकते थे। स्वाभाविक रूप से ऑपरेशन को अच्छे वेतन के साथ वहीं रहने के लिए मना लिया गया। समुद्री लुटेरों ने फोर्ट फ्रैंक की दीवारों को मजबूत कर दिया था। क्रिस्टल शाइन फोर्ट्रेस जैसे भव्य शहर की दीवारों की तुलना में ये दीवारें मिट्टी की बनी नीची दीवारें मात्र थी, फिर भी इनमें रक्षात्मक साजो सामान लगा हुआ था। दूर से दीवारों पर बड़े-बड़े कड़ाहे दिखाई देते थे, जिनमें या तो खौलता तेल उड़ रहा था या फिर बदबूदार अवशेष पदार्थ। बाहर सैनिकों के जमावड़े को देखकर समुद्री लुटेरों ने अपनी आग तेज कर दी थी। दीवारों से कुछ ही दूरी पर 1 मीटर से अधिक गहरी खाई खोदी गई थी और उस खाई और दीवारों के बीच लोहे के घातक नुकीले कांटे और कीलें बिखरी हुई थीं। शॉयडर ने अपना दूरबीन नीचे रखा और सुझाव दिया, चलो सीधे उनके द्वार पर हमला करते हैं। हमारे पास तोपें हैं और कुछ ही गोले उनके लकड़ी के द्वार को तोड़ने के लिए काफी होंगे। फिर माचिस वाली तोपों और तोपों की आड़ लेकर हम द्वार के सामने की खाई को भर सकते हैं और अंदर घुस सकते हैं। पॉल इस योजना से सहमत हो गया। दोपहर में 2 तोपों को फोर्ट फ्रैंक के मुख्य द्वार से काफी दूर तैनात किया गया, जो युद्ध की शुरुआत का संकेत था। तो कप्तान के आदेशानुसार व्यवस्थित रूप से निशाना साधते हुए काम कर रहे थे। यह एक ऐसी दिनचर्या थी जिसे 2 महीने के प्रशिक्षण में परिपूर्ण किया गया था और जो लगभग सहज हो गई थी। फायर गन कैप्टन धारा जैसे ही फायरिंग के लिए जिम्मेदार जनरेटर छोड़ ने बारूद को प्रज्वलित किया। बूम, एक भीषण गर्जना के साथ 4 पाउंड का ठोस लोहे का गोला जो 416 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जबरदस्त गति ऊर्जा ले जा रहा था, तो से निकला और लगभग तुरंत ही फोर्ट फ्रैंक की दीवारों से टकरा गया। दीवार पर मौजूद समुद्री लुटेरों ने दूर से केवल सफेद धुएं का एक गुबार देखा और फिर 2 जोरदार धमाकों के बाद दीवारें कांप उठी। हालांकि गोलियां द्वार से चुभ गईं, फिर भी उनकी शक्ति ने समुद्री लुटेरों में दहशत की लहरें पैदा कर दी, जिससे दीवार पर दहशत भरी चीखें गूंज उठी।
समुद्री डाकुओं के सरदार शार्क ने अनुमान लगाया कि बैलिस्टिक तोपें संरचना में सरल होती हैं लेकिन उनमें पार्श्व शक्ति होती है। उसने तुरंत अपने आदमियों को एक जगह इकट्ठा न होने का आदेश दिया ताकि तोपों की गोलीबारी से होने वाली जानमाल की हानि को कम किया जा सके। फायरिंग एंगल को रीसेट करें। तोपचियों ने कोण को थोड़ा समायोजित किया और तेजी से दूसरी बार गोलियां दागी। दूसरी बार की गोलीबारी दीवार पर पड़ने लगी लेकिन दीवार का एक हिस्सा चकनाचूर हो गया। तोप का गोला प्राची को भेजते हुए अंदर घुस गया और एक समुद्री डाकू को तुरंत मार डाला जबकि उसके पास खड़े उसके साथियों को मलबे से चोटें आईं। दीवार से दर्द भरी चीखें सुनाई दी। शार्क ने तुरंत घायलों को वहां से हटाने का आदेश दिया ताकि बाकी लोगों का मनोबल न गिरे। हालांकि तब तक उनका मनोबल लगभग पूरी तरह से टूट चुका था। बैलिस्टिक तोपों की शक्ति को देखकर समुद्री डाकू वैसे काम रहे थे। जोरदार धमाके के साथ तोपों की पांचवी बौछार आखिरकार मुख्य द्वार पर जा गिरी। लकड़ी का द्वार चकनाचूर हो गया और दोनों ओर छिपे समुद्री डाकू भयभीत हो गए। तोपों की गर्जनाओं के हृदयों में दिव्य गर्जना की तरह गूंज उठी। आगे बढ़ो योद्धाओं, ढालधारियों द्वारा संरक्षित सेना के बंदूकधारी धीरे-धीरे दीवार की ओर बढ़ने लगे। तीरंदाज तैयार हैं, दुश्मन शहर पर हमला करने ही वाला है। द्वार पर तैनात लोग सतर्क रहें। मस्कटियों को आगे बढ़ते देख शार्क ने लगातार आदेश जारी किए क्योंकि वह जानता था कि हमला शुरू होने ही वाला है। तीर कमान से लैस समुद्री लुटेरे दीवार के ऊपर से झांकने लगे और खाई की ओर आने वाले लक्ष्यों की तलाश करने लगे। हालांकि जिन्हें वे घेराबंदी करने वाली सेना समझ रहे थे, वे दीवार से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रुक गए। इतनी दूरी पर उनके घटिया धनुष और बाण प्रभावी साबित हुए, खासकर ढाल धारण करने वाले सैनिकों के विरुद्ध। 20 तोपों के एक साथ चलने से बुनी हुई फलियों जैसी तेज आवाज गूंजी। तुरंत ही 4 समुद्री लुटेरे घायल हो गए, अपने घावों को पकड़े हुए दीवार पर दर्द से चीख रहे थे। नीचे उतरो, ये पौराणिक काला जादू है। दीवार के अंदर से चीख पुकार और रोने की आवाजें गूंज उठी। समुद्री लुटेरे उस पौराणिक और खतरनाक हथियार का सामना कर रहे थे जो इतनी दूरी से वार करने में सक्षम था। समुद्री लुटेरों का सरदार शार्क मन ही मन चिंतित था क्योंकि उसे लग रहा था कि दुश्मन का ये दूरगामी हमला कभी खत्म नहीं होगा। उसे उम्मीद थी कि दुश्मन खाई को भर देंगे और फिर शहर पर धावा बोल देंगे। दरअसल जब समुद्री लुटेरे गोलीबारी से बचने के लिए झुके तो मौके का फायदा उठाते हुए मिट्टी से भरे बोरेली सैनिक तेजी से मुख्य द्वार के पास खाई की ओर बढ़े और उसे भरना शुरू कर दिया। इन्हें अभी रोको वरना बहुत देर हो जाएगी। शार्क ने हताशा से चिल्लाते हुए कहा, तीरंदाजों हमला करो। लेकिन किसी ने भी उसके आदेश पर ध्यान नहीं दिया। तीरंदाज किले की दीवारों के पीछे दुबके रहे, खड़े होने को तैयार नहीं थे। क्रोधित होकर शार्क चिल्लाया, क्या तुम सब बहरे हो? उसके एक अधीनस्थ ने हताश चेहरे के साथ कहा, मालिक चलो आत्मसमर्पण कर देते हैं, हम जीत नहीं सकते। शार्क ने तिरस्कारपूर्वक कहा, हम आखिरकार किसी ने तो कहा ही। फिर उसने अपनी लाल आंखों को और चौड़ा करते हुए अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा, ब्रेमेन के पिता हमारे हाथ मारे गए। क्या तुम्हें लगता है कि आत्मसमर्पण करने से सब ठीक हो जाएगा? क्या तुम जानते हो कि हम जैसे लोगों के लिए रईसों को नुकसान पहुंचाने के क्या परिणाम होते हैं? उसकी आवाज उन्माद से भरी हुई थी। समुद्री लुटेरों ने कई भयावह परिदृश्यों की कल्पना की थी। इस कठोर युग में कुलीनों को नुकसान पहुंचाने वाले आम लोगों का भाग्य कुलीनों के वचन पर निर्भर करता था। हालांकि कुलीनों द्वारा क्षमा करने की कहानियां प्रचलित थी लेकिन अक्सर कठोर दंड दिए जाते थे। अपन करना हल्का माना जाता था, मृत्यु दंड आम बात थी और इससे भी अधिक भयावह यातनाएं थी जो जीवन से भी बदतर मृत्यु का कारण बनती थी। एक सामंत ऐसा भी था जिसने अपने हत्यारे को एक नुकीली छड़ी शरीर में गाड़कर धीरे-धीरे नीचे सरकने दिया जिससे वह असहनीय पीड़ा से मर गया। ऐसे अंजाम के डर से समुद्री डाकू बुरी तरह कांपने लगे। उस अभिमानी बदमाश के खिलाफ मत लड़ो। भय के साए में समुद्री डाकुओं का साहस जागृत हुआ और वे अंत तक पॉल बेमेन का प्रतिरोध करने के बारे में चिल्लाने लगे। लेकिन दीवार पर टिके रहना कोई समाधान नहीं था। खाई लगभग भर चुकी थी और दुश्मन दीवार को घेरने ही वाला था। शार्क ने अपने सैनिकों को नीचे उतरने और आमने सामने की लड़ाई में शामिल होने का आदेश दिया। जैसे ही समुद्री डाकू शोर मचाते हुए दीवार से नीचे उतरने लगे, शार्क ने एक भरोसेमंद आदमी को एक तरफ बुलाया और चुपचाप उसे कुछ निर्देश दिए। तोपों की एक और भयानक गर्जना के साथ एक तोप का गोला द्वार में जा गिरा जिससे वहां जमा समुद्री डाकुओं के बीच खून का निशान बन गया। घबराकर वे द्वार के किनारों पर बिखर गए। अल्लाह की सेना ने मौके का फायदा उठाते हुए हमला कर दिया। पैदल सेना की 4 टुकड़ियां रेत की बोरियों पर चढ़कर खाई पार कर गईं और तेजी से शहर के अंदर फैल गईं जहां उन्होंने द्वार के दोनों ओर छिपे समुद्री लुटेरों से आमने-सामने की लड़ाई शुरू कर दी। शहर के द्वार के आसपास का इलाका युद्ध की चीखों से गूंज उठा। बंदूकधारी सैनिक पीछे-पीछे आए और मुठभेड़ का फायदा उठाते हुए सुरक्षित रूप से गोलीबारी करने लगे। इतनी नजदीकी दूरी से गोलीबारी करना लगभग बेहद नजदीकी गोलीबारी थी। उठते धुएं और गोलियों की आवाज के बीच समुद्री लुटेरों की जान लगातार गोलियों से कटती जा रही थी। आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हें मारा नहीं जाएगा। एक घुड़सवार सैनिक शहर में दाखिल हुआ और उसने घिरे हुए समुद्री डाकुओं को काउंटर करने का आदेश दिया। हमने आत्मसमर्पण किया। दया की उम्मीद सुनकर हाल ही में उभरे हुए कुछ समुद्री लुटेरों ने तुरंत अपने हथियार फेंक दिए और आत्मसमर्पण करने के लिए घुटने टेक दिए। एक के आगे बढ़ने पर बाकी लोग भी जल्दी से उसके पीछे चल दिए। इस डर से कि कहीं वे आत्मसमर्पण करने वाले आखिरी न रह जाएं। संभावित परिणामों की परवाह किए बिना उन्होंने इस मौके को आजमाने का फैसला किया। कुछ ही मिनटों के भीतर एक क्षेत्र में मौजूद सभी समुद्री लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। संपर्क सेवा की शर्तें। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C29 चर्च। अध्याय 29 चर्च। शहर के द्वारों पर हुई लड़ाई समाप्त होने के बाद पॉल ने श्रॉयडर और अन्य लोगों को घोड़ों पर सवार होकर फोर्ट में प्रवेश कराया। उन्होंने छोटे बंदरगाह कस्बे का सर्वेक्षण किया और पाया कि इसका आकार लेखा टाउन से दोगुने से भी अधिक था। आवासों का लेआउट सुव्यवस्थित था और घर आमतौर पर बड़े और अधिक आकर्षक थे। शहर के द्वार से शुरू होकर ईंटों से पक्की एक घुमावदार मुख्य सड़क पश्चिम में बंदरगाह क्षेत्र की ओर जाती थी जो बारिश के दौरान लेखा टाउन की कीचड़ भरी केंद्रीय सड़क से बिल्कुल विपरीत थी। समुद्री लुटेरों द्वारा लंबे समय तक की गई जबरन वसूली के बावजूद कस्बे की रौनक कम नहीं हुई थी। यही कारण था कि शार्क गिरोह इसे छोड़ने के लिए इतना अनिच्छुक था। सामंतों का निवास स्थान यहाँ न होने का कारण केवल समुद्री लुटेरों का खतरा ही नहीं था बल्कि यह भी था कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के सामंत अक्सर चहल-पहल वाले कस्बों में नहीं बसते थे। कई सामंत एकांत किलों या जागीरों में रहते थे जिनके आसपास कोई नागरिक घर नहीं होते थे। ये प्रथा मध्य युग में पृथ्वी पर यूरोपीय रईसों के बीच आम थी जैसा कि पॉल को अपने पिछले जीवन से याद था। हालांकि अब नजारों की प्रशंसा करने का समय नहीं था। उसने अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया क्योंकि सेना के साथ आए प्रमुख सेल ने समुद्री डाकुओं के बंधकों और हताहतों की संख्या का अनुमान लगाते हुए बताया कि समुद्री डाकुओं की सक्रिय सेना का लगभग पूरी तरह से सफाया हो चुका है। 50 से भी कम बचे हैं। अधिकारियों के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद दो तोपें और एक कंपनी को शहर के द्वार की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया गया। शेष सैनिकों को प्लाटूनों में विभाजित करके शेष समुद्री डाकुओं की तलाश में फैला दिया गया। विशेषकर शार्क की जिस पर संदेह था कि उसने अपने आदमियों को जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए उकसाने के बाद भाग गया था। श्रॉयडर ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें तुरंत गोदी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। शार्क शायद चुपचाप नाव से वहां से भाग गई हो। पॉल सहमत हो गया और उसने श्रॉयडर को सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ बंदरगाह की घेराबंदी करने के लिए भेजा। अन्य अधिकारी अपने सैनिकों के साथ शेष समुद्री लुटेरों की तलाश में निकल पड़े। पॉल, सेसिल और 2 प्लाटून बंदूकधारियों के साथ शहर के केंद्रीय गिरजाघर की ओर चल पड़ा जिसे खुफिया जानकारी के अनुसार समुद्री लुटेरों का अस्थायी मुख्यालय माना जा रहा था। पॉल को उम्मीद थी कि उसे समुद्री लुटेरों द्वारा चोरी गई कोई कीमती वस्तु जैसे कि चमकते सोने के सिक्के या रत्न मिल जाएगी क्योंकि विभिन्न कहानियों में समुद्री लुटेरे अक्सर खजाने जमा करते थे। फोर्ट फ्रांक के निवासियों ने संघर्ष में फंसने के डर से अपने दरवाजे अक्सर बंद कर रखे थे। सड़कें सन्नाटे में थी, केवल सैनिकों के मार्च करने और घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे चर्च के पास पहुंचे, आगे चल रहे सैनिक ने अचानक चेतावनी का इशारा किया और तुरंत ही एक पर चलने पॉल और सेसिल को सुरक्षा के लिए घेर लिया। गिरजाघर का मुख्य द्वार बंद था और प्रवेश द्वार पर समुद्री डाकुओं की वेशभूषा में दो शख्स पड़े थे। यह अजीब था, उन्हें इस क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। क्या समुद्री डाकुओं के बीच कोई आपसी लड़ाई हुई थी? कुछ ही देर में चर्च के दरवाजे जबरदस्ती खोल दिए गए और सैनिक मुख्य हॉल में घुस गए और हर कोने की सावधानीपूर्वक तलाशी लेने लगे। लेकिन कुछ समुद्री डाकुओं के शवों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है कि सचमुच आपस में कलह हुई थी। पॉल ने निराशा में प्रार्थना करते हुए निष्कर्ष निकाला कि संभवतः एक और समूह कीमती सामान लेकर भाग गया। हे प्रकाश के प्रभु, यद्यपि मैंने अपने पिछले जीवन में आपके सांसारिक भाइयों का अधिक सम्मान नहीं किया, कृपया श्रॉयडर को उन्हें पकड़ने दें। मैं चर्च को 3 सोने के सिक्के, नहीं चांदी के सिक्के, शायद तांबे के सिक्के अवश्य भेंट करूंगा। हार मानने को तैयार न होकर वह दो सैनिकों के साथ चर्च में घूमता रहा, इस उम्मीद में कि समुद्री लुटेरे कुछ न कुछ पीछे छोड़ रहे होंगे। कई कमरों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के बाद वह दूसरी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचा। उसमें केवल एक पलंग, एक चौकोर मेज और एक पुरानी अलमारी थी। हे प्रकाश के स्वामी, मुझे कोई चमत्कार दिखाओ वरना तुम्हें वे 3 तांबे के सिक्के नहीं मिलेंगे। उसने निराशा में आधा मजाक करते हुए कहा। उसने अलमारी पर लात मारते हुए शिकायत की। अंदर से एक छोटी लेकिन स्पष्ट विस्मयबोधक आवाज सुनाई दी। सैनिक और काउंट दोनों आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कौन है? बाहर आओ। एक सैनिक ने अलमारी को जोर से लात मारते हुए जोर से चिल्लाया और दूसरे ने तुरंत काउंट को अपने पीछे छिपा लिया। कमरे के बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी क्योंकि दूसरे इलाकों से सैनिक शोर सुनकर कमरे की ओर दौड़ पड़े। अलमारी से एक सस्ती हुई आवाज आई, लात मारना बंद करो, मैं बाहर आ रही हूं। कृपया मेरी जान बख्श दो प्लीज। फिर अलमारी का दरवाजा खुला और सफेद चोगा पहने कम होते बालों वाला एक ढेर उम्र का आदमी बाहर निकला। वह कुछ कदम लड़खड़ाया और फिर पॉल के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। अपने पैरों को पकड़कर सिसकते हुए बोला, हे प्रभु, मैं दोबारा से यात्रा करने वाला पादरी हूं जो यहां कुछ दिनों के लिए रुका हूं। मैं समुद्री लुटेरों के साथ नहीं हूं। कृपया गलती से किसी निर्दोष व्यक्ति को मत मार डालिए। उसकी चीखें इतनी मार्मिक थी कि किसी को भी रुला सकती थी। उठो उठो, पॉल ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। अपने सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को रोते हुए देखना पॉल के लिए असहनीय था। हालांकि उसने उस व्यक्ति की सटीक अंतर्ज्ञान क्षमता को भी ध्यान में रखा जिसने उसे एक युवा व्यक्ति को समूह के नेता के रूप में पहचान लिया था।
उसकी चीखों के बावजूद वह आदमी बोलता रहा, हे स्वर्ग में रहने वाले पिता, आपका सेवक आपकी सेवा करने आ रहा है। पॉल को जब एहसास हुआ कि उसकी प्रभावशाली उपस्थिति लोगों को अभिभूत कर रही है, तो उसने अपने बालों को संवारा और एक ऐसा अंदाज अपनाया जो उसे आकर्षक लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं यहाँ का सरदार हूँ, यहाँ लंबे समय से परेशान कर रहे समुद्री डाकुओं का सफाया करने और अपनी प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने आया हूँ, हत्या और आगजनी करने नहीं। उन्हें मेरी उपस्थिति से प्रभावित होते रहने दो। एक लॉर्ड पुजारी ने रोना बंद कर दिया और पॉल की ओर देखकर उसका आकलन करने लगा। उस व्यक्ति के हाव भाव और व्यक्तित्व से एक भोले भाले लॉर्ड की छवि झलक रही थी। वह खड़ा हो गया, अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने गला साफ किया, फिर अपना चोला सीधा किया। पुजारी ने सोच समझकर कहा, तो आप इस भूमि के स्वामी हैं, मैं आपको किस प्रकार संबोधित करूं, हे युवक। उसके चेहरे पर अहंकार की झलक थी, जिससे पॉल को उस शाही अधिकारी की याद आ गई जिसे उसने धोखा दिया था। वह सोच रहा था कि समुद्री डाकुओं के हमले के बाद वह आदमी कहां चला गया होगा। आपके सामने उत्तर पश्चिम के राज्यों का एक कुलीन व्यक्ति खड़ा है, जो समुद्री डाकुओं का अभिशाप है, गर्जना का आह्वान करने वाला, हथियारों का विशेषज्ञ, ईश्वर के वचन का प्रसारक, कागज निर्माण का विशेषज्ञ, अदब और विनय का काउंट। उसने अपनी किताबों में नितंबों को मुक्त करने वाला जोड़ना चाहा, लेकिन फिर ऐसा न करने का निर्णय लिया। पुजारी का चेहरा विस्मय से गुलाबी के फूल की तरह से खुल गया, सचमुच एक काउंट। उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ लिया और पॉल को ऐसे देखने लगा जैसे वह स्वर्ग से उतरा हुआ कोई देवदूत हो। उसका पिछला अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया था। पॉल ने स्वयं को पुजारी को ध्यान से देखा और सैनिकों को कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, आप जा सकते हैं, मैं इस पुजारी से अकेले में बात करना चाहता हूं। सैनिकों को हिचकिचाते देख उसने अपनी कमर पर रखी बंदूक पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। संपत्ति सेवा की शर्तें, एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C30 बेघर पुजारी, अध्याय 30 बेसहारा पुजारी। सैनिक जा चुके थे और पॉल ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर पुजारी अचानक अपना आपा खो बैठा, उसके माथे पर पसीना आ गया। लॉर्ड ब्रेमेन, हालांकि मैं जानता हूं कि मैं सुंदर और प्रतिभाशाली हूं, मैंने पहले ही अपना सब कुछ प्रकाश के भगवान को समर्पित कर दिया है। पॉल ने हैरानी से कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, पहले अपने कपड़े उतारो, मैं कुछ देखना चाहता हूं। पुजारी ने मन ही मन सोचा, अब तो सब खत्म हो गया, इस बार मैं बच नहीं सकता। अफसोस, बहुत सुंदर होना पाप है। मैंने सुना है कि कुलीन वर्ग और चर्च के उच्च अधिकारी इस तरह की चीजों में लिप्त रहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र का बच्चा इस बुराई को अपना लेगा। हे प्रकाश के स्वामी, अपने सेवक को क्षमा कीजिए, पुजारी ने मौन प्रार्थना की। फिर वह पलंग पर लेट गया, नम आंखों से पॉल की ओर से घुमाकर बोला, कृपया मुझ पर दया कीजिए। अभी उठो। पॉल गुस्से से भड़क उठा, उसका चेहरा जिगर की तरह लाल हो गया। उसे समझ आ गया था कि पादरी क्या सोच रहा है। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और पादरी को डराने के इरादे से सोचने लगा, मुझ जैसा सीधा साधा आदमी भला ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। ओह ठीक है, हाँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पुजारी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मानो उसे क्षमा मिल गई हो और अपनी पवित्रता बनाए रखने पर प्रसन्न था। अपने सामने खड़े आदमी को गोली मारने की इच्छा को मुश्किल से नियंत्रित करते हुए पॉल ने कुछ गहरी सांसें लीं और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं और मैंने तुम्हारे शरीर पर एक दिलचस्प देखा है। धिक्कार है, उसे इसके बारे में कैसे पता चला? पुजारी ने सोचा। हे लॉर्ड ब्रेमेन, आपको शायद कुछ भ्रम हो रहा है। पुजारी ने घबराकर कहा, नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने शार्क गैंग के सदस्यों पर शार्क के आकार का ये टैटू देखा है, लेकिन मिस्टर प्रीस्ट, आपकी टैटू की जगह काफी अनोखी है। पॉल ने आगे कहा, ये बोलो, तुम आखिर हो कौन? पॉल ने खुद को पुजारी बता रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर अपनी बंदूक तानते हुए पूछा। मैं सचमुच चचा पुजारी हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फिर से विनती करते हुए कहा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में मौजूद हथियार से साफ पता चल रहा था कि वह कुछ गंभीर बात बताने वाला है। बिना दोबारा पूछे ही उसने बांस की नली से सेंध की फलियां निकलने की तरह एक के बाद एक सारी जानकारी बदल दी। उसके कबूलनामे के अनुसार उसका नाम जॉन मॉरिसन था, जो मूल रूप से पास के एक ग्रामीण इलाके में एक चर्च में पादरी था। शार्क गिरोह ने उस इलाके पर हमला किया, बड़े पैमाने पर लूटपाट की और फिर उसका अपहरण कर लिया। उसे लगा कि उसे मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक दिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि समुद्री लुटेरों के सरदार शार्क ने उसे जबरन अपने गिरोह में शामिल कर लिया। हालांकि इन लुटेरों ने, जिनमें सरदार शार्क भी शामिल था, हर तरह के जघन्य अपराध किए, फिर भी उनमें से कई लोगों को आध्यात्मिक जरूरतें थी और उन्हें अपने पापों की स्वीकारोक्ति, प्रार्थना और अन्य गतिविधियों के लिए एक सच्चे पादरी की आवश्यकता थी। इस प्रकार पादरी जॉन मॉरिसन ने बड़ी बेईमानी से समुद्री डाकुओं का गौरवशाली और अशासनिक पेशाब अपना लिया और अपने शरीर पर गिरोह का प्रतीक चिन्ह के लिए दांतों वाली शार्क का टैटू बनवा लिया। वह एक साल से समुद्री डाकुओं के समूह के साथ था। पॉल को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि समुद्री डाकू धार्मिक थे। पृथ्वी पर ऐसे पापी भी थे जो पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना और प्रार्थना करते थे और उनके अपराध केवल उनके अंधविश्वासों को और बढ़ावा देते थे। हालांकि इस जॉन मॉरिसन से गहन पूछताछ की आवश्यकता थी। कैबिनेट के बगल में गिरी एक मोटी पवित्र पुस्तक को उठाते हुए, जिसे वह व्यक्ति जाहिर तौर पर इतने समय से पकड़े हुए था, पॉल ने पूछा, इस पुस्तक के पृष्ठ 132 पर क्या लिखा है? दुनिया अचानक दिन के उजाले की तरह जगमगा उठी और वह रात की आवाज कहीं से गूंज उठी। मॉरिसन ने उसे त्रुटिहीन रूप से सुनाया, पूरे पृष्ठ का एक भी शब्द नहीं छोड़ा। पुस्तक के अन्य भागों से भी उन्हें सुनाने के लिए कहते हुए मॉरिसन ने उन्हें शब्द सुनाया। बिल्कुल बुरा नहीं, हे लॉर्ड ब्रेमेन, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्थायी रूप से मान लेता हूं कि आप एक पुजारी हैं। मॉरिसन अपनी खुशी छिपा नहीं सके। धन्यवाद लॉर्ड ब्रेमेन, क्या आप कृपया किसी को मुझे वापस ले जाने के लिए भेज सकते हैं? आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? पॉल ने एक बार फिर मॉरिसन पर बंदूक तान दी। धिक्कार है, मॉरिसन ने सोचा, भेड़ियों की मान से बचकर निकला था, लेकिन अब बाघों की गुफा में घुस गया था। क्या ये सारे सरदार डाकू जैसे ही हैं? लॉर्ड ब्रेमेन, इस तरह एक पादरी को धमकी दे रहे हैं। धमाका, एक जोरदार आवाज आई और कोई चीज मॉरिसन के पास से तेजी से गुजर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार में एक बड़ा सा छेद था। इसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी मॉरिसन की ओर हथियारों का निशाना साधते हुए अंदर घुस गई। ये बहुत भयावह था। हे स्वर्ग में हमारे पिता, कृपया अपने विश्वासी की रक्षा करें। मॉरिसन ने बेताब होकर प्रार्थना की और जोर-जोर से चिल्लाया, मैं जीना चाहता हूं, बिल्कुल, मैं जीना चाहता हूं। अगर पॉल की बंदूक का निशाना थोड़ा सा भी अलग होता तो मॉरिसन का सिर उड़ सकता था। अच्छा, मैं पॉल ब्रेमेन, अल्लाह का काम, तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करता हूं। लेकिन लॉर्ड ब्रेमेन, मैं भारी सामान उठाया ले जा नहीं सकता। ओह, आप नहीं चाहते, ठीक है, मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको उत्तर पश्चिम के बिशप के हवाले कर दूंगा। हाँ, एक पादरी एक साल तक समुद्री डाकुओं के साथ रहे और उसके शरीर पर समुद्री डाकुओं का टैटू हो, पता नहीं बिशप क्या कहेंगे। आपकी सेवा करना मेरे लिए सर्वोच्च सम्मान की बात है। मॉरिसन के चेहरे पर तुरंत ही दैवीय रहस्य उद्धारण का भाव आ गया। चिंता मत करो, तुम बस कुछ वैचारिक काम करोगे, सैनिकों की धार्मिक जरूरतों को पूरा करोगे। तुम्हें पता है, हम मार्च करते समय अपने साथ चर्च नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम्हारे जैसा सैनिक पादरी काम आएगा। मॉरिसन ने जरा भी संकोच नहीं किया, मैं आपके आदेशों का पालन करता हूं लॉर्ड ब्रेमेन। पहले की स्थिति को देखते हुए वह जानता था कि इस युवा काम से खिलवाड़ करना उचित नहीं था। पॉल ने कहा, हालांकि वैचारिक कार्य करते समय कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको कहनी चाहिए और कुछ ऐसी होती हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए। अचानक कमरे में घुस आए सैनिकों की याद आती ही उसने बात बदल दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे-धीरे सिखाऊंगा। अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मुझसे अपने छोटे-मोटे राज छिपाने की उम्मीद मत करना। मॉरिसन ने अपना दाहिना हाथ गंभीरता से उठाया। इस पवित्र स्थान पर मैं स्वर्ग में विराजमान पिता की शपथ लेता हूं कि मैं लॉर्ड ब्रेमेन की सेना में सेवा करूंगा और पॉल ब्रेमेन के प्रति वफादार रहूंगा। यदि वह मुझे पूर्व की ओर जाने को कहें तो मैं पश्चिम की ओर नहीं जाऊंगा। यदि वह मुझे कुत्ते का पीछा करने को कहें तो मैं मुर्गी का पीछा नहीं करूंगा। जब उन्होंने यह बात कही तो वे वास्तव में काफी गंभीर लग रहे थे। पॉल ने मन ही मन सोचा, मुझे तुम्हारी बात पर जरा यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आसपास खड़े सैनिकों से उसका परिचय कराया। यही पादरी हैं जिन्हें समुद्री लुटेरों ने वाकई यहाँ कैद कर रखा है। उनके चर्च को समुद्री लुटेरों ने जला दिया था। क्या आप सबने सुना कि उन्होंने अभी क्या कहा? आपसे, ये हमारे सैनिक पादरी हैं। हाँ, वो गोली चलने की आवाज तो बस मैंने पादरी जी के साथ मजाक में की थी। भीड़ ने जवाब दिया, जी हाँ लॉर्ड काउंट, पवित्र कैलेंडर के अनुसार जून 10, 1990 को सन पॉल से मेरी पहली मुलाकात हुई। मुझे पोर्ट फ्रांक के चर्च में समुद्री लुटेरों ने कैद कर लिया था, जिन्होंने मुझे अपने गिरोह की सेवा करने के लिए मजबूर किया। लेकिन मेरा हृदय प्रकाश के प्रभु के प्रति वफादार रहा और मैं बुरी शक्तियों के आगे नहीं झुक सका। समुद्री लुटेरों ने मुझे यातनाएं दी और अपमानित किया, लेकिन मैं जानता था कि यह ईश्वर की परीक्षा है और मैंने अपनी इच्छाशक्ति से इसे सहन किया। जब मैं मृत्यु के कगार पर था, तब प्रभु सन पॉल अपनी सेना के साथ मुझे बचाने आए। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो उन पर एक कोमल प्रकाश चमका और मेरे मन में एक रात सी आवाज ने आदेश दिया, उनका अनुसरण करो, उनकी सहायता करो। मैं जानता था कि यह प्रकाश के प्रभु की ओर से एक दिव्य संदेश था और मैंने बिना किसी संकोच के उनकी सेना में शामिल होकर उन्हें महान कार्यों को पूरा करने में मदद की जो उस समय अकल्पनीय थे। चर्च ऑफ लाइट के 250 में पोप जॉन मॉरिसन के संस्मरणों से उद्धरण। वह पाप का दिन था, जिसके विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि उस दिन से गद्दार मॉरिसन ने अपनी आत्मा शैतान ब्रेमेन को बेच दिया और उसका मोहरा बन गया। बुराई ने चर्च ऑफ लाइट में घुसपैठ शुरू कर दी, जिससे भ्रष्टाचार और पतन हुआ और अंततः शैतान ब्रेमेन के हाथों नियंत्रित उपकरण बन गया। यहाँ एक भूमिगत संप्रदाय के परिचय से दिया गया है जो स्वयं को रूढ़िवादी चर्च ऑफ लाइट होने का दावा करता है। संपत्ति सेवा की शर्तें, एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C31 एडवेंचर टीम, अध्याय 31 साहसिक दल। पॉल ब्रेमेन मॉरिसन के साथ कमरों में घूमते हुए पूछ रहे थे, क्या यहाँ कोई खजाना या ऐसी कोई चीज नहीं है?
मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, मॉरिसन ने जवाब दिया। शार्क गैंग के भीतर पर कड़ा नियंत्रण है, जिसकी जानकारी केवल कुछ खास सदस्यों को ही है। लेकिन करीब 2 घंटे पहले कुछ लोग आए और कुछ बड़े-छोटे बक्से ले गए। लगता है वे सचमुच पैसे लेकर भाग गए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हम उन्हें पकड़ लें, लेकिन इतने नाजुक समय में आपस में लड़ना, वे सचमुच मौत को दावत दे रहे हैं। मॉरिसन को यह अजीब लगा, आपस में लड़ाई। मैंने कभी समुद्री डाकुओं को एक दूसरे के खिलाफ होते नहीं देखा। पॉल ने पूछा, तो फिर इन समुद्री डाकुओं की लाशों का क्या काम है? मॉरिसन अचंभित दिखे, क्या उन्हें तुम्हारे आदमियों ने नहीं मारा था? शोर सुनते ही मैं छिप गया था। संभावित खतरे को भांपते हुए पॉल ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, सतर्क रहो, यहाँ और भी लोग छिपे हो सकते हैं, और साथ ही उसने अपनी पिस्तौल को फिर से भर लिया। पूरी तरह सतर्क सैनिकों ने काम को भूतल के हौद तक पहुंचाया। एक सिपाही गलियारे से दौड़कर बाहर आया और पॉल को सूचना दी, सर, हमारे खुफिया अधिकारी सेसिल को तहखाने में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिले हैं, जिन्हें हत्या कर दिया गया है। वे दावा कर रहे हैं कि वे समुद्री डाकू नहीं हैं और आपसे निर्देश मांग रहे हैं। ओह, तो इस चर्च में और भी लोग हैं, आप आगे आइए, हमने आपको कई बार बताया है, हम समुद्री डाकू नहीं हैं। क्या आपने कभी मेरे जैसी खूबसूरत युवा महिला समुद्री डाकू देखी है? लिचमैन एडवेंचर टीम के नेता मेहुल हाइमन ने अपने हाथ बंधे होने के बावजूद जोर-जोर से विरोध जताया और अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। हालांकि उसने जितना भी विरोध किया, गंभीर चेहरे वाले उस व्यक्ति ने हाथ बांधकर उसकी बात सुनी कर दी। क्या तुम हमें रिहा करोगे या मार डालोगे? तुम असल में क्या चाहते हो? मेहुल ने फिर पूछा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विद्वान की टोपी पहने बालों वाली लड़की ने सलाह दी, मेहुल चिल्लाना बंद करो। लगता है यह आदमी अपने वरिष्ठ अधिकारी के आने और हमसे निपटने का इंतजार कर रहा है। डीन ने मन ही माना भरी, अब तक तो ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहा था। शहर के बाहर दो अजीब धमाकों की आवाज सुनकर चर्च की रखवाली कर रहे ज्यादातर समुद्री लुटेरे वहां से हट गए थे। समूह इंतजार करता रहा और सौभाग्य से बचे हुए कुछ समुद्री लुटेरे कुछ बड़े बक्से एक गाड़ी पर लाकर बंदरगाह की ओर ले गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि दबाव सहन न कर पाने के कारण समुद्री लुटेरे भागने की योजना बना रहे थे। वे और इंतजार नहीं कर सकते थे, अगर समुद्री लुटेरों ने बंधकों को ले जाने का फैसला किया तो यह विनाशकारी होगा। साहसिक दल के सदस्यों ने, जिनमें से प्रत्येक के पास अपनी कुशलताएं थी, चर्च पर धावा बोल दिया। कुछ समुद्री डाकू बचे हुए थे जो शायद पीछे छूटी हुई किसी महत्वपूर्ण चीज की तलाश कर रहे थे, लेकिन वे उनका मुकाबला नहीं कर सके और उन्हें तुरंत काबू में कर लिया गया। लड़ाई के बाद दल ने चर्च की पूरी तरह से तलाशी ली और एक गलियारे के अंत में तहखाने का प्रवेश द्वार पाया। उन्हें वहां केवल सुसान के दादा, जो शहर के मेयर थे, यातनाग्रस्त और बेहोश अवस्था में मिले, लेकिन उनका प्रारंभिक लक्ष्य हॉर्नबे एलायंस का युवा सरदार वहां नहीं था। टीम लीडर मेहुल हाइमन ने तुरंत फैसला किया कि हरी बालों वाली लड़की लाली सुसान के दादाजी को वापस लाने में मदद करे, जबकि बाकी लोग समुद्री डाकुओं का पीछा करें। लेकिन जैसे ही वे सतह पर लौटने वाले थे, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी और उन्हें वापस तहखाने में छिपना पड़ा। खुफिया अधिकारी सेसिल सैनिकों को तहखाने में ले जाते हुए अंदर लोगों को देखकर चौंक गया। उसने समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और घोषणा की कि के स्वामी की सेना आ चुकी है, साथ ही चेतावनी दी कि प्रतियोगिता है। इसके बाद सासी समूह को एहसास हुआ कि पोर्ट ट्रांट पर हमला करने वाले स्थानीय सरदारों की सेना थी और उन्होंने जल्दबाजी में बताया कि वे बंधकों को बचाने के लिए आए सासी लोग थे, न कि समुद्री डाकू। संदिग्ध खुफिया प्रमुख सेसिल ने रिचमैंड एडवेंचर टीम से हथियार डालने पर जोर दिया। समूह के नेता मेहुल हाइमन, जो गुस्से स्वभाव के थे, ने उनसे बहस की। जब तनाव हिंसा में बदलने ही वाला था, तब समझदार सदस्य डीन और लाली ने अपने नेता को सहयोग करने के लिए राजी किया और समूह ने हथियार डाल दिए। इसके बाद सेसिल ने अपने आदमियों को सासी लोगों को बांधने का आदेश दिया और पॉल से मार्गदर्शन लेने चला गया। सासी लोगों को जो समय अनंतकाल के समान प्रतीत हुआ, उसके बाद अंततः कोई सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में पहुंचा। एक लड़का पॉल को देखकर समूह अचंभित रह गया। पॉल ने पूछा, क्या ये वही संदिग्ध लोग हैं जिन्हें तुमने पकड़ा है? उसने गुलाबी बालों वाली पतली छाती वाली लड़की, नीले बालों वाले एक सुंदर लड़के, सुनहरे बालों वाले एक लड़के और हरे बालों वाली एक लड़की को देखा, जिसने विद्वान की टोपी पहन रखी थी, जिसका चेहरा टोपी और धुंधली रोशनी से ढका हुआ था। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। सेसिल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी महाराज, उनका दावा है कि वे दक्षिण से आए सासी यात्री हैं, जो समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को चुराने आए हैं। हालांकि मैंने सावधानी बरतना ही बेहतर समझा। पॉल ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। उसने सासी लोगों की ओर मुड़कर कहा, अपनी पहचान स्पष्ट करो। तुम अपनी पहचान कैसे साबित कर सकते हो? पॉल की आवाज अभी भी लड़खड़ा रही थी, जिससे पता चलता था कि उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी, इसलिए सासी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक सरदार के रूप में बहुत छोटा लग रहा था। टीम लीडर मेहुल ने हड़बड़ी में कहा कि आप यहाँ के स्वामी हैं, हम सचमुच लोगों को बचाने आए हैं, कृपया हमें जाने दीजिए। डीन ने मेहुल के कान में फुसफुसाते हुए उसे अधिक सम्मान दिखाने की सलाह दी, क्योंकि उत्तरी सरदार निर्दयी और अड़िग होने के लिए जाने जाते थे। उनकी फुसफुसाहट सुनकर पॉल सतर्क हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई षड्यंत्र मत करो। जैसे ही डीन समझाने ही वाला था, लाली अचानक बोल पड़ा, आदरणीय स्वामी, आपको सबसे पहले अपनी प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे समुद्री डाकुओं ने प्रताड़ित किया है और जो अब बेहोश है, स्थानीय महापौर है, उसका परिवार हमारी पहचान की पुष्टि कर सकता है। पॉल ने हरे बालों वाली उस लड़की की ओर देखा जो उसके सामने खड़ी थी। उसने विद्वानों की यात्रा पोशाक पहनी हुई थी, उसका चेहरा महिलाओं से परे एक अलग ही आकर्षण लिए हुए था और उसकी आंखों की पुतलियां दुर्लभ लाल रंग की थीं। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, पॉल को कुछ पल के लिए चक्कर आया, जिसे उसने पिछली रात के उस सासे विक्रांत समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने जम्हाई रोकते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात सही है। सेसिल, क्या तुम पोर्ट ट्रांट के मेयर को पहचानते हो? सेसिल ने उत्तर दिया, क्षमा करें मेरे स्वामी, मैं जानता हूं कि वह एक बुरा आदमी है, लेकिन मुझे उसकी शक्ल सूरत के बारे में पक्का पता नहीं है। पॉल ने आदेश दिया, जाओ किसी चिकित्सक को ढूंढो जो इस बूढ़े व्यक्ति का इलाज करे और उसकी पहचान की पुष्टि करे। इसके बाद सेसिल और दो सैनिक उस बूढ़े व्यक्ति को उठाकर ले गए। पॉल ने सासी लोगों की ओर मुड़कर कहा, जहां तक तुम्हारी बात है, तुम तब जा सकते हो जब बुरा आदमी जाग जाए और तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दे। वह उन पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करेगा क्योंकि उनके समूह में एक खूबसूरत महिला है। डीन ने सुझाव दिया, प्रभु, जब हम पहुंचे तब महापौर पहले से ही बेहोश थे, लेकिन आप उनकी पुत्री सुसान से हमारे लिए गवाही देने को कह सकते हैं और उन्होंने सुसान का पता दे दिया। पॉल मान गया, मैं उसे यहाँ बुलवा लूंगा, मुझे उम्मीद है कि तुम वाकई निर्दोष हो। किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना हरे बालों वाली लड़की ने चुपचाप राहत की सांस ली। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C31 एडवेंचर टीम, अध्याय 31, साहसिक दल। पॉल बेमन मॉरिसन के साथ कमरों में घूमते हुए पूछ रहे थे, क्या यहाँ कोई खजाना या ऐसी कोई चीज नहीं है? मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, मॉरिसन ने जवाब दिया। शार्क गैंग के भीतर पर कड़ा नियंत्रण है, जिसकी जानकारी केवल कुछ खास सदस्यों को ही है, लेकिन करीब 2 घंटे पहले कुछ लोग आए और कुछ बड़े-छोटे बक्से ले गए। लगता है वे सचमुच पैसे लेकर भाग गए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हम उन्हें पकड़ लें, लेकिन इतने नाजुक समय में आपस में लड़ना, वे सचमुच मौत को दावत दे रहे हैं। मॉरिसन को यह अजीब लगा, आपस में लड़ाई। मैंने कभी समुद्री डाकुओं को एक दूसरे के खिलाफ होते नहीं देखा। पॉल ने पूछा, तो फिर इन समुद्री डाकुओं की लाशों का क्या काम है? मॉरिसन अचंभित दिखे, क्या उन्हें तुम्हारे आदमियों ने नहीं मारा था? शोर सुनते ही मैं छिप गया था। संभावित खतरे को भांपते हुए पॉल ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, सतर्क रहो, यहाँ और भी लोग छिपे हो सकते हैं, और साथ ही उसने अपनी पिस्तौल को फिर से भर लिया। पूरी तरह सतर्क सैनिकों ने काम को भूतल के हौद तक पहुंचाया। एक सिपाही गलियारे से दौड़कर बाहर आया और पॉल को सूचना दी, सर, हमारे खुफिया अधिकारी सेसिल को तहखाने में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिले हैं, जिन्हें हत्या कर दिया गया है। वे दावा कर रहे हैं कि वे समुद्री डाकू नहीं हैं और आपसे निर्देश मांग रहे हैं। ओह, तो इस चर्च में और भी लोग हैं, आप आगे आइए, हमने आपको कई बार बताया है, हम समुद्री डाकू नहीं हैं। क्या आपने कभी मेरे जैसी खूबसूरत युवा महिला समुद्री डाकू देखी है? लिचमैन एडवेंचर टीम के नेता मेहुल हाइमन ने अपने हाथ बंधे होने के बावजूद जोर-जोर से विरोध जताया और अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। हालांकि उसने जितना भी विरोध किया, गंभीर चेहरे वाले उस व्यक्ति ने हाथ बांधकर उसकी बात सुनी कर दी। क्या तुम हमें रिहा करोगे या मार डालोगे? तुम असल में क्या चाहते हो? मेहुल ने फिर पूछा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विद्वान की टोपी पहने बालों वाली लड़की ने सलाह दी, मेहुल चिल्लाना बंद करो। लगता है यह आदमी अपने वरिष्ठ अधिकारी के आने और हमसे निपटने का इंतजार कर रहा है। डीन ने मन ही मना भरी, अब तक तो ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहा था। शहर के बाहर दो अजीब धमाकों की आवाज सुनकर चर्च की रखवाली कर रहे ज्यादातर समुद्री लुटेरे वहां से हट गए थे। समूह इंतजार करता रहा और सौभाग्य से बचे हुए कुछ समुद्री लुटेरे कुछ बड़े बक्से एक गाड़ी पर लाकर बंदरगाह की ओर ले गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि दबाव सहन न कर पाने के कारण समुद्री लुटेरे भागने की योजना बना रहे थे। वे और इंतजार नहीं कर सकते थे, अगर समुद्री लुटेरों ने बंधकों को ले जाने का फैसला किया तो यह विनाशकारी होगा। साहसिक दल के सदस्यों ने, जिनमें से प्रत्येक के पास अपनी अपनी कुशलताएं थी, चर्च पर धावा बोल दिया। कुछ समुद्री डाकू बचे हुए थे जो शायद पीछे छूटी हुई किसी महत्वपूर्ण चीज की तलाश कर रहे थे, लेकिन वे उनका मुकाबला नहीं कर सके और उन्हें तुरंत काबू में कर लिया गया। लड़ाई के बाद दल ने चर्च की पूरी तरह से तलाशी ली और एक गलियारे के अंत में तहखाने का प्रवेश द्वार पाया। उन्हें वहां केवल सुसान के दादा, जो शहर के मेयर थे, यातनाग्रस्त और बेहोश अवस्था में मिले, लेकिन उनका प्रारंभिक लक्ष्य हॉर्नबे एलायंस का युवा सरदार वहां नहीं था। टीम लीडर मेहुल हाइमन ने तुरंत फैसला किया कि हरी बालों वाली लड़की लाली सुसान के दादाजी को वापस लाने में मदद करे, जबकि बाकी लोग समुद्री डाकुओं का पीछा करें। लेकिन जैसे ही वे सतह पर लौटने वाले थे, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी और उन्हें वापस तहखाने में छिपना पड़ा। खुफिया अधिकारी सेसिल सैनिकों को तहखाने में ले जाते हुए अंदर लोगों को देखकर चौंक गया। उसने समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और घोषणा की कि के स्वामी की सेना आ चुकी है, साथ ही चेतावनी दी कि प्रतियोगिता है। इसके बाद सासी समूह को एहसास हुआ कि पोर्ट ट्रांट पर हमला करने वाले स्थानीय सरदारों की सेना थी और उन्होंने जल्दबाजी में बताया कि वे बंधकों को बचाने के लिए आए सासी लोग थे, न कि समुद्री डाकू।
संदिग्ध खुफिया प्रमुख सेसल ने एडवेंचर टीम से हथियार डालने पर जोर दिया। समूह के नेता मेरुहाइमा जो गुस्से स्वभाव के थे ने उनसे बहस की। जब तनाव हिंसा में बदलने ही वाला था तब समझदार सदस्य डीन और लाडी ने अपने नेता को सहयोग करने के लिए राजी किया और समूह ने हथियार डाल दिए। इसके बाद सेसल ने अपने आदमियों को सासी लोगों को बांधने का आदेश दिया और पॉल से मार्गदर्शन लेने चला गया। सासी लोगों को जो समय अनंतकाल के समान प्रतीत हुआ उसके बाद अंततः कोई सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में पहुंचा। एक लड़का पॉल को देखकर समूह अचंभित रह गया। पॉल ने पूछा क्या ये वही संदिग्ध लोग हैं जिन्हें तुमने पकड़ा है? उसने गुलाबी बालों वाली पतली छाती वाली लड़की, नीले बालों वाले एक सुंदर लड़के, सुनहरे बालों वाले एक एमल लड़के और हरे बालों वाली एक लड़की को देखा जिसने विद्वान की टोपी पहन रखी थी जिसका चेहरा टोपी और धुंधली रोशनी से ढका हुआ था। एज बाय फ्यूचर एड्स सेसिल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया जी महाराज उनका दावा है कि वे दक्षिण से आए सासी यात्री हैं जो समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को चुराने आए हैं। हालांकि मैंने सावधानी बरतना ही बेहतर समझा। पॉल ने सिर हिलाते हुए कहा बहुत बढ़िया। उसने सासी लोगों की ओर मुड़कर कहा अपनी पहचान स्पष्ट करो। तुम अपनी पहचान कैसे साबित कर सकते हो? पॉल की आवाज अभी भी लड़खड़ा रही थी जिससे पता चलता था कि उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी इसलिए सासी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक सरदार के रूप में बहुत छोटा लग रहा था। टीम लीडर मेरू ने हड़बड़ी में कहा कि आप यहाँ के स्वामी हैं। हम सचमुच लोगों को बचाने आए हैं। कृपया हमें जाने दीजिए। डीन ने मेरू के कान में फुसफुसाते हुए उसे अधिक सम्मान दिखाने की सलाह दी क्योंकि उत्तरी सरदार निर्दयी और अड़िग होने के लिए जाने जाते थे। उनकी फुसफुसाहट सुनकर पॉल सतर्क हो गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कोई षड्यंत्र मत करो। जैसे ही डीन समझाने ही वाला था लाडी अचानक बोल पड़ा आदरणीय स्वामी आपको सबसे पहले अपनी प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बुजुर्ग व्यक्ति जिसे समुद्री डाकुओं ने प्रताड़ित किया है और जो अब बेहोश है स्थानीय महापौर है उसका परिवार हमारी पहचान की पुष्टि कर सकता है। पॉल ने हरे बालों वाली उस लड़की की ओर देखा जो उसके सामने खड़ी थी। उसने विद्वानों की यात्रा पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा महिलाओं से परे एक अलग आकर्षण लिए हुए था और उसकी आंखों की पुतलियां दुर्लभ लाल रंग की थी। जैसे ही उनकी निगाहें मिली पॉल को कुछ पल के लिए चक्कर आया जिसे उसने पिछली रात के उत्साह से वितरान समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने जम्हाई रोकते हुए कहा ठीक है तुम्हारी बात सही है सेसिल क्या तुम पोर्ट फ्रांक के मेयर को पहचानते हो? सेसिल ने उत्तर दिया क्षमा करें मेरे स्वामी मैं जानता हूं कि वह एक बुरा आदमी है लेकिन मुझे उसकी शक्ल सूरत के बारे में पता नहीं है। पॉल ने आदेश दिया जाओ किसी चिकित्सक को ढूंढो जो इस बूढ़े व्यक्ति का इलाज करे और उसकी पहचान की पुष्टि करे। इसके बाद सेसिल और दो सैनिक उस बूढ़े व्यक्ति को उठाकर ले गए। पॉल ने सासी लोगों की ओर मुड़कर कहा जहां तक तुम्हारी बात है तुम तब जा सकते हो जब बुरा आदमी जाग जाए और तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दे। वह उन पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करेगा क्योंकि उनके समूह में एक खूबसूरत महिला है। डीन ने सुझाव दिया प्रभु जब हम पहुंचे तब महापौर पहले से ही बेहोश थे लेकिन आप उनकी पुत्री सुसान से हमारे लिए गवाही देने को कह सकते हैं और उन्होंने सुसान का पता दे दिया। पॉल मान गया मैं उसे यहां बुलवा लूंगा मुझे उम्मीद है कि तुम वाकई निर्दोष हो। किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना हरे बालों वाली लड़की ने चुपचाप राहत की सांस ली। संपर्क सेवा की शर्तें एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C32 जाल में फंसी शार्क 1 अध्याय 32 जाल में फंसी शार्क 1। बस जैसी सफेद लहरें धीरे-धीरे समुद्र तक को छू रही थी जबकि आकाश में कभी कभार पक्षी चहचहा रहे थे। सूरज की रोशनी में समुद्र नीले दर्पण की तरह लग रहा था जिसमें नीला आकाश और सफेद बादल प्रतिबिंबित हो रहे थे। नौकायन के लिए यह एक आदर्श दिन होना चाहिए था लेकिन पोर्ट फ्रांक का घाट क्षेत्र सामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर मछली पकड़ने में व्यस्त रहने वाले मछुआरे और परिवहन में लगे व्यापारी कहीं नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि हर कोई परेशानी से बचना चाहता था। और जोर से चप्पू चलाओ तट से कुछ ही दूरी पर शार्क नाम के अपने सरदार समेत समुद्री डाकुओं का एक समूह तेजी से नाव चला रहा था। उन्होंने शहर के द्वारों की रक्षा कर रहे अपने साथियों को छोड़कर चुपके से चर्च में लौटाए थे ताकि वे समय के साथ जमा किए गए सोने चांदी और रत्नों को इकट्ठा कर सकें। उन्होंने चुपचाप इन्हें घाट तक पहुंचाया और एक पाल वाली नाव पर सवार होकर चुपके से निकल जाने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही वे रस्सियां खोल रहे थे शॉयडर ने अपने सैनिकों के साथ घाट पर अचानक हमला कर दिया। समुद्री लुटेरे भयभीत हो गए और अपने अभी तक न आने वाले साथियों की परवाह किए बिना रस्सियां काटकर पाल उठाकर भागने लगे। शॉयडर ने पीछा करने का आदेश दिया और अपने सैनिकों को घाट पर खड़ी दो नावों पर सवार होकर समुद्री लुटेरों के पीछे बढ़ाया। समुद्र शांत होने के बावजूद शार्क को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तूफान के बीच में फंसा हो और वह विमान से लेकर अपने आलसी नाविकों तक सबको कोस रहा था। हालांकि सैनिकों की नावें करीब आती जा रही थी। लगभग 20 आदमियों से लदे और भारी खजाने के बोझ तले दबे समुद्री लुटेरे अपने लूटे हुए माल को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जो शार्क के लिए एक बनिया विकल्प था। एक कमजोर आवाज ने सुझाव दिया मैं तुम्हें ईमानदारी से आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूं। मैं स्थानीय सरदार से तुम्हारे लिए मृत्युदंड से मुक्ति दिलाने की विनती कर सकता हूं। बोलने वाला एक युवक था जिसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। चुप रहो शार्क ने युवक को थप्पड़ मारा चुप रहो वरना मैं तुम्हारा एक हाथ काटकर मछलियों को खिला दूंगा। थप्पड़ पड़ने के बाद वह युवक चुप हो गया। दक्षिण का ये नौजवान क्विल फोस्टर 3 महीने पहले आया था और उसने बड़े दिल से महान समुद्री डाकू को चुनौती दी थी। भला उसे यह कैसे नहीं पता था कि जो लोग पहले ऐसा कर चुके थे उन्हें शार्क के हवाले कर दिया गया था। दक्षिण के धनी क्षेत्रों में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं थी खासकर बिगड़े हुए नौजवानों की जो शराब और औरतों से उठ चुके थे और नए रोमांच की तलाश में थे। सौभाग्य से एडवर्ड उसे असली शार्क को खिलाने के लिए यहाँ नहीं था लेकिन शार्क ने उसकी जगह उसका मनोरंजन करने का निश्चय कर लिया था। फॉस्टर के रूप रंग को देखकर लगता था कि वह किसी धनी परिवार से होगा। ये जानने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह हॉर्न बे एलायंस के फॉस्टर परिवार से संबंध रखता था जो इस क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित परिवार था। इसलिए शार्क ने फोस्टर से फिरौती के लिए घर पर एक पत्र लिखवाया। यह संभव था कि हॉर्न बे एलायंस की नौसेना एक बिगड़े हुए बच्चे को बचाने के लिए 2000 मील से अधिक की दूरी तक बेड़ा भेजेगी। भारी फिरौती और पोर्ट फ्रांक पर नियंत्रण की संभावना के साथ एक तरह से यथास्थिति बनाकर वह आसपास के सामंतों को रिश्वत दे सकता था और शायद कुलीनता भी प्राप्त कर सकता था। लेकिन इन सभी खूबसूरत योजनाओं को उसी बात में मैंने बर्बाद कर दिया। हम एक बार जब मुझे फोस्टर परिवार का पैसा मिल जाएगा तो मैं एक सेना खड़ी करूंगा और वापस आकर उस लड़के को उसके पैसे में लूंगा। अदा में सैनिकों द्वारा चलाई जा रही दो नौकाएं समुद्री लुटेरों के जहाज पर दोनों ओर से पीछा कर रही थी। ऊपर से यह स्पष्ट था कि उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। समुद्री लुटेरों के पकड़े जाने में बस कुछ ही समय बाकी था। आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। शार्क ने अपनी तलवार निकाली और अपने आदमियों को आदेश दिया। मैंने 20 वर्षों से अधिक समय तक समुद्रों में साहूपूर्वक यात्रा की है हर तरह के तूफानों का सामना किया है। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मेरा अंत नहीं होगा। अन्य समुद्री लुटेरे भी अपने हथियार निकालकर उनके पीछे पीछे आ गए। क्या हम समुद्री लुटेरों के जहाज पर हमला करने वाले हैं? क्या बंदूकें तैयार हैं? मकारो चिल्लाया। उनके साथियों ने पुष्टि की कि वे तैयार थे। आप निश्चिंत रहें हम उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। ठीक है मैं 3 तक गिनूंगा और फिर हम सब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हाँ इस हमले के बाद शायद उनमें से बहुत कम ही बचेंगे। बस ध्यान रखना कि निशाना सही से लगाओ और दूसरी नाव पर मौजूद हमारे आदमियों को गोली न मार दो। लॉर्ड शॉयडर भी नाव पर सवार हैं। इतनी नजदीकी दूरी पर तो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। दो जोरदार झटकों के साथ नावों ने दोनों ओर से समुद्री डाकुओं के जहाज को टक्कर मार दी। टक्कर से सभी लोग बुरी तरह लड़खड़ा गए। संभलने के बाद अफगानी सैनिकों ने अपनी बंदूकों से गोलियां बरसा दी। 3 समुद्री डाकू घायल हुए और मौके पर ही मारे गए। समुद्री लड़ाई भयंकर थी और नजदीकी दूरी के बावजूद सभी गोलियां निशाने पर नहीं लगी। हालांकि शुरुआती गोलीबारी ने समुद्री डाकुओं का मनोबल काफी हद तक तोड़ दिया। आक्रमण करो शॉयडर ने समुद्री डाकुओं के जहाज पर आक्रमण करने से किया। शार्क एक भारी तलवार लिए हुए उस बूढ़े योद्धा की तलवार से भिड़ गया। उसका हथियार शॉयडर की पतली तलवार की तुलना में भारी लग रहा था। खून से लाल आंखों और गर्दन पर उभी नसों वाले शार्क ने दहाड़ते हुए कहा बूढ़े आगे बढ़ो। इस तलवार ने कई लोगों का खून किया है और आज यह एक नया स्वाद चखेगी। हम शेकी और शेकी बढ़ाना युद्ध में माहिर शॉयडर समझ गया था कि वह आदमी सिर्फ खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ने बात करना बंद कर दिया और एक पर ही लड़ने लगे। एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। हिलते डुलते जहाज पर लड़ने का आदी न होने के कारण शॉयडर शुरू में रक्षात्मक मुद्रा में था लेकिन उसका बचाव अचूक था और शार्क को कोई फायदा नहीं हुआ। अन्य लोगों को भी उनके विरोधी मिल गए और हथियारों के टकराने और लोगों के लड़ने की आवाजें समुद्र के ऊपर गूंज उठी। तुम लुटेरे हो यह मत सोचो कि तुम मेरा पैसा ले सकते हो। शार्क ने अपने हथियार को बेतहाशा घुमाया। उसकी बड़ी-बड़ी हरकतें उसकी घबराहट को दर्शा रही थी मानो वह भूल गया हो कि वह किस पक्ष में है। हालांकि अफगानी सैनिकों की संख्या समुद्री डाकुओं से काफी अधिक थी और इस जबरदस्त बढ़त ने अंततः समुद्री डाकुओं के हताश प्रतिरोध को कुचल दिया। शत्रुघ्न धीरे-धीरे युद्ध की परिस्थितियों के अनुकूल ढल गया और रक्षात्मक रणनीति से आक्रामक रणनीति की ओर मुड़ गया। अंततः शार्क की जांघ में चाकू से वार किया गया और वह एक पर गिर पड़ा फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। मैं आत्मसमर्पण करता हूं मैं आत्मसमर्पण करता हूं। उसने हताशा में अपना हथियार फेंक दिया। अपने भाग्य के आगे हार मान ली। अपने नेता को आत्मसमर्पण करते देख शेष समुद्री डाकुओं ने भी अपने हथियार फेंक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें बांधो और वापस रवाना हो जाओ। शॉयडर ने देख पर लेटे हुए शार्क पर ठंडी नजर डाली और घाट पर लौटने का आदेश दिया। तभी देख के एक कोने से एक आवाज आई तुम लोग एलन स्वामी के सैनिक हो है ना? महाराज कृपया मुझे बचा लीजिए। उस आवाज में किसी आपदा से बचने की खुशी झलक रही थी। शॉयडर ने मुड़कर देखा तो देख के एक कोने में एक युवक बैठा था जिसके हाथ पीछे बंधे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। युद्ध की तीव्रता के कारण वे उसे देख ही नहीं पाए थे। सतर्क रहते हुए शॉयडर सबसे पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करना चाहता था। तुम कौन हो? तुम्हें समुद्री डाकुओं के जहाज पर क्यों बांधा गया था? मैं दक्षिणी हॉर्न बे एलायंस के फोस्टर परिवार से हूं। कुछ महीने पहले मुझे इन समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था। आपने मुझे बचा लिया है और मेरा परिवार आपको भरपूर इनाम देगा।
उस युवक ने जल्दबाजी में अपनी पहचान बता दी। संपर्क सेवा की शर्तें। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C33 जाल में फंसी शार्क 2। अध्याय 33 जाल में फंसी शार्क 2। जब श्रॉयडर शार्क और उसके गिरोह को वापस घाट पर ले जा रहा था, तब पॉल बेमेन लिचमैन एडवेंचर टीम की पहचान की पुष्टि करने में व्यस्त था। पोर्ट फ्रांक के कई स्थानीय लोगों को बुलाया गया, जिनमें मेयर की पुत्री सुसान भी शामिल थी। तो ये बुरा आदमी जो मुश्किल से जीवित है, वास्तव में इस जगह का मेयर है। जी हाँ महाराज, नगरवासियों ने सावधानी से उत्तर दिया। वे मुश्किल से ही महाराज से नजरें मिलाने की हिम्मत कर रहे थे। उनकी निगाहें सूक्ष्म पर टिक गईं, जो अपने दादाजी के बगल में धीरे-धीरे रो रही थी। बेचारी बच्ची ने कम उम्र में ही अपने माता-पिता को खो दिया था और अब बस सिर्फ अपने दादाजी के साथ रहती थी। अगर बुरा आदमी इस मुश्किल घड़ी से नहीं बच पाया, तो उसका क्या होगा? पॉल ने सुसान की ओर मुड़कर कहा, युवती, क्या वे लोग जो खुद को साहसी बताते हैं, वास्तव में वही लोग हैं जिन्हें तुमने अपने दादाजी को बचाने के लिए काम पर रखा था? सुसान ने प्रभु की ओर एक नजर डाली, फिर जल्दी से अपनी निगाहें अपने दादा की ओर झुका दी और ठंडे स्वर में कहा, जी प्रभु। पॉल उसकी प्रतिक्रिया से हैरान था। सुसान की तिरस्कार और घृणा भरी नजरें, साथ ही उसका लहजा बेचैन करने वाला था, खासकर जब वह बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी के प्रति ऐसा कर रही थी। आप सुसान हैं, है ना? मुझे आपके दादाजी की परेशानी पर बहुत दुख है। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? इस बार सुसान ने अपना सिर तक नहीं उठाया और फिर से ठंडे लहजे में जवाब दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है महाराज। बस एक स्वामी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करें और अगली बार जब समुद्री डाकू हमें परेशान करने आए तो अपने महल में न छिपें। हाल ही में आंतरिक सुरक्षा दस्ते के प्रमुख के पद पर पदोन्नत हुए व्यक्ति पॉल के बगल में खड़े थे। सुसान द्वारा अपने स्वामी को दिए गए के जवाब को सुनकर उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और चिल्लाए, बेशर्मी। शहर के बाकी लोग भयभीत हो गए और जल्दी से घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगे, हे प्रभु कृपया सुसान को क्षमा कर दीजिए। वह छोटी है और नासमझ है और वह अपने दादाजी की हालत से बहुत दुखी है। हैरानी की बात ये थी कि व्यक्ति की चीख ने सुसान को क्रोधित कर दिया। वह मुड़ी और रोते हुए पॉल का सामना किया। मेरे दादाजी को इतनी यातनाएं दी गईं कि वे इस हालत में पहुंच गए और आप लोग गवाह हैं। क्या आपको पता है कि इस दौरान कितने लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई खो दी, कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ और कितने लोगों ने विरोध करने की हिम्मत की और मारे गए? क्या आप जैसे रईसों को जरा भी परवाह है? क्या तुम सिर्फ अपने ऊंचे किलों में छिपकर शराब पीकर मौज मस्ती करना जानते हो और अपनी प्रजा की दुर्दशा से बेखबर हो? क्या तुम आते अगर समुद्री लुटेरों ने इस जगह पर स्थायी रूप से कब्जा करने का फैसला न किया होता? अपनी भड़ास निकालने के बाद लड़की फूट-फूट कर रोने लगी। कस्बे के लोग आगे विनती करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे जमीन पर लेटे हुए कांप रहे थे, इस डर से कि कहीं स्वामी का क्रोध उन पर भी न बढ़ जाए। विक्टर ने काउंट की ओर देखा और उनके आदेश का इंतजार करने लगा। अगर काउंट चाहते तो लड़की का भाग्य तय हो जाता। किसी कुलीन व्यक्ति का अपमान करना एक गंभीर अपराध था, हालांकि महिमन उसके प्रति सहानुभूति रखता था। पॉल ने विक्टर को अपना हथियार म्यान में रखने का इशारा किया। वह सूजन के पास गया और उसे सांत्वना देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर धीरे से पीछे खींच लिया। मैं इस समय आपकी भावनाओं को समझता हूँ। कुछ महीने पहले मेरे पिता को भी समुद्री लुटेरों ने मार डाला था। उन्हीं लुटेरों ने जो पोर्ट फ्रांक में शार्क गैंग के सदस्य थे, उन्होंने दुख से भरी आवाज में कहा। सुसान का शरीर अकड़ गया और उसने रोना बंद कर दिया। अंततः कस्बेवासियों को बात समझ आ गई। वे हैरान थे कि उनके स्वामी अचानक इतने जवान कैसे हो गए। पता चला कि बुरे स्वामी को समुद्री डाकुओं ने मार डाला था। शार्क गिरोह इतना मूर्ख नहीं था कि किसी रईस की हत्या का प्रचार करे, इसलिए पोर्ट फ्रांक के निवासी इस घटना से लगभग अनभिज्ञ रहे। स्वामी ने आगे कहा, समुद्री डाकुओं से निपटने में इतना समय क्यों लगा? इसे कुछ शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। पहले मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी और मुझे सही समय की प्रतीक्षा करते हुए शक्ति संचय करनी पड़ी। खैर, मुझे खेद है। हॉल में सन्नाटा छा गया। सरदार की माफी सुनकर सैनिक और आम नागरिक दोनों ही स्तब्ध रह गए। किसी रईस का आम लोगों से माफी मांगना अभूतपूर्व था। सुसान ने पॉल की ओर से घुमाया, उसकी गोल आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अपने गुस्से के बाद उसने निश्चित मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया था और घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ से वह स्तब्ध रह गई। और यह जानकर कि उसके परिवार को भी समुद्री डाकुओं के हाथों पीड़ा झेलनी पड़ी थी। उससे कुछ ही साल बड़े उस लड़के ने नए दृढ़ संकल्प के साथ कहा, लेकिन तुमने जो मांगा है, क्या महल में नहीं छिपना है? मैं कसम खाता हूं कि मैं इसे पूरा करूंगा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। पॉल ने मन ही मन चुपचाप कहा, सिर्फ समुद्री डाकू ही नहीं, कोई भी मेरे लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा। तहखाने में अस्थायी रूप से हिरासत में लिए गए लिचमैन एडवेंचर टीम के सदस्यों को रिहा कर दिया गया। नीले बालों वाले डीन और सुनहरे नुकीले बालों वाले कैट दोनों राहत महसूस कर रहे थे और उन्होंने पॉल को दिल से धन्यवाद दिया। रस्सियों से बंधी अपनी कलाइयों को सहलाते हुए जो दर्द से करा रही थी और चोटिल हो गई थी, मेरे मन ही मन बड़बड़ाई, पुरुष तो एक बात है, लेकिन हम महिलाओं के साथ इतना बुरा बर्ताव करना, ये उत्तरवासी सचमुच बर्बर है। पता चला कि लिचमैन एडवेंचर टीम और बिहार ने लिखा है, मुझे लगता है यह गलती है, राज्य से नहीं, बल्कि दक्षिण में स्थित मसीहा के स्वतंत्र क्षेत्र से थी। इसीलिए शायद उन्होंने पॉल को दूसरों की तरह सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। दक्षिण के कुछ अधिक व्यावसायिक रूप से विकसित नगर राज्यों और स्वतंत्र क्षेत्रों में कुलीन वर्ग और आम लोगों के बीच का अंतर उत्तरी देशों की तुलना में उतना विशाल नहीं था, हालांकि यह केवल तुलनात्मक रूप से ही था। पॉल का इस समूह के लिए मुश्किलें पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरे राष्ट्र के नागरिकों को दंडित करने से कूटनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी और वह अनावश्यक शत्रु पैदा नहीं करना चाहता था। एक सैनिक ने आकर सूचना दी, काउंट मेजर श्रॉयडर ने शार्क को पकड़ लिया है और उसे चर्च के प्रवेश द्वार पर ले आए हैं। ओह, बुरे योद्धा को अंदर लाओ और कैदियों को भी, जल्द ही। श्रॉयडर और अन्य लोग शार्क और उसके समूह को लेकर आए। काउंट, समुद्री डाकुओं के सरदार शार्क और उसके साथियों को पकड़ लिया गया है। श्रॉयडर ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में लड़ाई का संक्षिप्त वर्णन करते हुए कहा कि ये समुद्री डाकू अपने साथियों को छोड़कर समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे। शार्क और उसके साथियों को कसकर बांध दिया गया था और पैर में घायल शार्क दर्द से कराते हुए जमीन पर पड़ा था। ये वही है महाराज, ये समुद्री डाकुओं का सरदार शार्क है। कृपया महाराज इसे मार डालिए और हमें न्याय दिलाइए। हॉल में मौजूद नगरवासियों ने उसकी ओर इशारा किया। शार्क अचानक चौंकना होकर चिल्लाया, लॉर्ड ब्रेमेन, मुझे एडवर्ड के दुख का जाने का पता है। अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपको बता दूंगा कि वह कहां है। आपके पिता की मृत्यु में शामिल होना मेरी गलती थी, मुझे बख्श दीजिए और मैं आपका वफादार कुत्ता बन जाऊंगा। जिसे भी आप आदेश देंगे मैं उसे काट लूंगा। पॉल ने तिरस्कारपूर्वक सोचा, यह आखिरी हताशा भरा प्रयास है। भले ही वह मेरे पिता का हत्यारा हो, पैसे के लिए उसे बख्श देना इस दुनिया में मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा। जिस खजाने की बात हो रही थी वह शायद मनगढ़ंत कहानी थी। शायद जैसे छोटे-मोटे गिरोह को एडवर्ड्स की दौलत के बारे में कैसे पता चल सकता था, और अगर शार्क को पता था तो उसने ब्रेमेन सैनिकों के खिलाफ जानलेवा लड़ाई लड़ने के बजाय खुद खजाना क्यों नहीं हासिल किया। पॉल ने आदेश दिया, इन बदमाशों को तहखाने में बंद कर दो, मैं कल सार्वजनिक मुकदमा चलाऊंगा। उन्हें समुद्री डाकुओं के नेताओं के दावों पर जरा भी विश्वास नहीं था। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C34 परिणाम। अध्याय 34 परिणाम। समुद्री डाकुओं के कैदियों को तहखाने में ले जाने के बाद पॉल ने श्रॉयडर के बगल में एक अजनबी को खड़े देखा। उसकी बिखरी हुई दाढ़ी और फटे पुराने कपड़ों के बावजूद ये स्पष्ट था कि उसके परिचित आम आदमी की सामर्थ्य के नहीं थे। पॉल ने पूछा, श्रॉयडर ये कौन है? ओह, मैं बताना भूल गया। वह दक्षिणी हॉर्नबे एलायंस के फोर्स परिवार से होने का दावा करता है। वह कुछ महीने पहले रोमांच के लिए नॉर्थ वेस्ट वे आया था और दुर्भाग्य से समुद्री लुटेरों द्वारा अगवा कर लिया गया। युवक आगे बढ़ा और उसने एक आदर्श शाही अंदाज में झुककर प्रणाम किया। माननीय महोदय, मेरा मानना है कि आप इन भूमियों के स्वामी हैं। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरे पिता मार्कस फोस्टर हैं, जो हॉर्नबे एलायंस काउंसिल के सदस्य हैं। मैं उनका दूसरा पुत्र क्विलर फोस्टर हूं। फोस्टर परिवार की ओर से मैं समुद्री डाकुओं से मुझे बचाने के लिए हार्दिक सम्मान और आभार व्यक्त करता हूं। पॉल ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखते हुए जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं। एक स्वामी के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। पॉल ने मन ही मन क्विलर फोस्टर नाम की विचित्रता पर गौर किया, क्योंकि मार्कस हॉर्नबे एलायंस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और संभवतः व्यापार में शामिल थे। चीनी भाषा में उनके नाम का उच्चारण लूजिंग से मिलता जुलता होना उन्हें हास्यास्पद लगा, हालांकि वे जानते थे कि यह केवल ध्वनिगत समानता थी। क्या आप क्विलर फोस्टर हैं? अपना परिचय देने के बाद लिचमैन एडवेंचर टीम ने उस युवक की ओर ध्यान दिया। ये मैं ही हूं। क्विलर ने आत्मगत भाव से अपने बालों को सहलाते हुए उत्तर दिया। उसे इन आम लोगों के साथ उतना विनम्र होने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई जितना वह काम के साथ था। टीम लीडर मेरे भाई में गुस्से से भड़क उठी। क्या आपको अंदाजा है कि आपको ढूंढने में हमने कितनी मेहनत की है? क्विलर अचंभित और भ्रमित लग रहा था। ओह, मुझे माफ करना, आप कौन हैं? मेरे गुस्से से भड़क उठी, अविश्वसनीय, कितना मनमौजी नौजवान। 2 महीने तक आपसे कोई खबर न मिलने पर आपका परिवार व्याकुल हो गया था। मार्कस ने आपको ढूंढने के लिए हमारे साहसिक दल को काम पर लगाया था। हमें यहां पहुंचने के बाद ही पता चला कि आप समुद्री डाकुओं के साथ थे और आपको बचाने की कोशिश में हम बाल-बाल बचे। ओह, मेरी जल्दबाजी में की गई कार्रवाई से चिंता पैदा हो गई। मैं माफी मांगता हूं। अरे, आप मेरी कहानी का सार नहीं समझ रहे हैं। क्या कहा आपने? मैं बहुत परेशान हूं। मुझे परवाह नहीं, शुरुआती समझौता तो सिर्फ आपको ढूंढने का था, समुद्री लुटेरों से लड़ने का नहीं। हम मूल रूप से 3 गुना ज्यादा मानते हैं। क्विलर ने उंगलियां चटकाते हुए बेपरवाही से कहा, हे कोई बात नहीं, मैं हमेशा साहसी लोगों का सम्मान करता हूं। फोस्टर परिवार आपकी इच्छा पूरी करेगा। उनका लापरवाह रवैया स्पष्ट था। आपने तो मूल के बारे में पूछा तक नहीं। पॉल समेत हॉल में मौजूद हर किसी को अमीरों के प्रति ईर्ष्या, जलन और आक्रोश की भावना उमड़ पड़ी। जब वे बात कर रहे थे उसी दौरान पोर्ट फ्रांक में बचे हुए समुद्री डाकुओं की तलाश कर रहे अधिकारी चर्च में पहुंचे। क्विलर फोस्टर और लिचमैन एडवेंचर टीम के सदस्यों को आराम करने के लिए ले जाया गया और शहरवासियों को घर भेज दिया गया। इसी बीच हॉल से सटे एक कमरे में कंपनी और प्लाटून स्तर के अधिकारी एक बैठक के लिए एकत्रित हुए थे।
स्टाफ अधिकारी जॉयस को युद्ध के परिणाम का सारांश प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया था। वे खड़े हुए और रिपोर्ट दी, देवियों और सज्जनों की युद्ध एक शानदार सफलता रही। शार्क गिरोह का पूर्णतः सफाया हो गया है। हमने उनके नेता शार्क सहित 123 समुद्री डाकुओं को मार गिराया और बाकी को पकड़ लिया। हमारे 32 जवान शहीद हुए और 55 अलग-अलग तरह से घायल हुए। परिणाम से बेहद संतुष्ट होकर अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। पॉल ने पूछा, मर्फिश के नेतृत्व वाले समुद्री डाकुओं के समूह के बारे में कोई खबर है क्या? जॉयस ने उत्तर दिया, इस लड़ाई में हमारा उनसे सामना नहीं हुआ। कैदियों के अनुसार वे शुरू में ही समुद्र की ओर भाग गए थे। श्रोएडर ने आगे कहा, शार्क की तलाश में हमने सिक्कों से भरे कई बक्से भी बरामद किए जो उन्होंने जहाज पर लादे थे। एक अनुमान के अनुसार लगभग 2000 सोने के सिक्के, 6000 चांदी के सिक्के और हजारों तांबे के सिक्के थे। ओह, सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये देखकर चकित रह गए कि समुद्री डकैती कितनी लाभदायक हो सकती है। एक छोटा समुद्री डाकू गिरोह इतनी संपत्ति कैसे जमा कर सकता है? पॉल बेहद खुश था। इतने सारे पैसों से अब वह कई वो काम कर सकता था जो वो लंबे समय से करना चाहता था। हम इस पैसे का इस्तेमाल और अधिक तोपें बनाने के लिए कर सकते हैं। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन और अधिक सैनिकों की भर्ती करें और अधिक बंदूकें बनाओ और अपनी खुद की नौसेना स्थापित करें। अधिकारियों ने इस बात पर अपने विचार साझा किए कि पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। यहाँ तक कि खुफिया विभाग के प्रभारी सेल ने भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने अभियानों के लिए अधिक धन की आवश्यकता का संकेत दिया। लेकिन इस पैसे का अधिकांश हिस्सा तटीय निवासियों से लूटा गया था। क्या हमें इसे उन्हें लौटा नहीं देना चाहिए? अचानक किसी ने पूछा। कमरा एकदम शांत हो गया और चल रही लाइव चर्चा अचानक रुक गई। सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर काउंट पॉल की ओर ध्यान देने लगे। पॉल इस फैसले को लेकर मन ही मन बहुत परेशान था। जाहिर है, उसका दिल लोगों को पैसे लौटाने को कह रहा था, लेकिन उसे दूसरों के बारे में पता नहीं था। अगर वे भी पैसे लौटाना चाहते तो यह एक सुखद सहमति होती, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं चाहते तो अपनी राय जाहिर करना उनकी इच्छा के विरुद्ध हो सकता था, जिससे विवाद पैदा हो सकता था। लगभग 1 मिनट तक चले तनावपूर्ण गतिरोध के बाद अंततः बुरे शूरी श्रोएडर ने ही बोलना शुरू किया। हमारे मौजूदा संसाधनों से हर परिवार के नुकसान का सटीक आकलन करना मुश्किल है। इसके अलावा शार्क गिरोह कई सालों से समुद्र में सक्रिय है और लूटा हुआ माल कुछ अन्य क्षेत्रों से भी है। निवासियों को दावा करने की अनुमति देने से धोखेबाजों को अवसर मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ लूटपाट नहीं हुई है, ये दावा कर सकता है कि उसका एकमात्र चांदी का सिक्का समुद्री लुटेरों ने छीन लिया। हम ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे? सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि श्रोएडर की बात में दम है। अंत में बची हुई राशि बहुत कम हो सकती है या फिर उन्हें इसे भी अधिक खर्च करना पड़ सकता है। सेसिल तुरंत सहमत हो गया। सही कहा, आम लोग सबसे बुरे होते हैं, धूर्त और लालची दोनों। जब मैं वन विभाग का प्रभारी था, तब सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाले वे लोग थे जो हमेशा छोटे-छोटे फायदे तलाशते रहते थे। हालांकि इस टिप्पणी से युवा काउंट बेहद क्रोधित हो गया। उसने मेज पर हाथ पटका और खुफिया विभाग के प्रमुख को घूर कर देखा, जिसने अपनी गलती का एहसास होने पर तुरंत अपना मुंह ढक लिया। श्रोएडर ने आगे कहा, इसलिए मैं प्रभावित निवासियों को अन्य तरीकों से मुआवजा देने का सुझाव देता हूं। उदाहरण के लिए, हम कुछ करों में कमी कर सकते हैं, लूटे गए गांवों में पुलों और सड़कों की मरम्मत कर सकते हैं, या अलग-अलग बहाने बनाकर उन परिवारों की गोपनीय रूप से जांच कर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं जिनकी आजीविका वास्तव में खतरे में थी। ये केवल एक व्यक्ति के बयान के आधार पर दावे स्वीकार करने से बेहतर है। महान विचार, शकोड़ा हमेशा व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। मैं उसका समर्थन करता हूं। अधिकारियों ने सर्वसम्मति से श्रोएडर के प्रस्ताव का समर्थन किया। पॉल भी सहमत हो गया और सभी की सहमति देखकर उसने निर्णायक रूप से कहा, अच्छा, तो बात पक्की हो गई। संपर्क सेवा की शर्तें। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C35 जनता के नाम पर। अध्याय 35 जनता के नाम पर। पोर्ट फ्रांक की मुक्ति के अगले दिन पॉल बेमैन ने नगरवासियों को चर्च के सामने चौक पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। उनका इरादा वहां एक सार्वजनिक मुकदमा चलाने और समुद्री लुटेरों को खुलेआम सजा देने का था। सैनिकों ने सुबह तड़के ही हर घर को सूचना देना शुरू कर दिया और 9 बजे तक पूरा शहर चौक पर इकट्ठा हो गया। वहां लोगों ने चार भयावह फांसी के तख्ते खड़े देखे और यह हथकंडे लगाने लगे कि सरदार कितने समुद्री लुटेरों को फांसी देगा। शार्क गिरोह के 200 से अधिक सदस्य जो समुद्री डाकुओं के बंदी थे, चर्च की सीढ़ियों के सामने बंधे हुए और घुटनों के बल बैठे थे। हाल के महीनों में पोर्ट फ्रांक पर अत्याचार करने वाले इन बदमाशों को देखकर कस्बेवासियों की भावनाएं उड़ रही थी। अब पराजित कुत्तों की तरह देख रहे समुद्री डाकू किसी भी तरह का खतरा नहीं थे। भीड़ ने उन पर सड़ी हुई मछलियां और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे कुछ कैदियों को गंभीर चोटें आईं और वे बुरी तरह घायल हो गए। कई लोगों ने बंधकों पर शारीरिक हमला करने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हथियारबंद सैनिकों ने उन्हें तुरंत पीछे धकेल दिया। अगर वहां तैनात सैनिक न होते तो संभवतः क्रोधित भीड़ समुद्री डाकुओं को पीट-पीट कर मार डालती। उन्होंने मेरे परिवार की जीवन भर की जमा पूंजी चुरा ली। मेरी बेटी के साथ इन बदमाशों ने दुष्कर्म किया। ओह, हे प्रकाश के स्वामी, इन राक्षसों को नरक में भेज दो। इस तरह की शिकायतों और गालियों से पूरा माहौल गूंज उठा, जिससे चौक में एक कर्कश दृश्य बन गया। पॉल चुपचाप दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा होकर नीचे की हर चीज को देख रहा था। अचानक उसने पूछा, क्या तुम ये देख रहे हो, श्रोएडर? उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, जी काउंट। ऐसा लगता है कि कस्बे के लोग समुद्री डाकुओं से घोर नफरत करते हैं। पॉल ने आगे कहा, मैं बस यही सोच रहा था कि अगर कल की लड़ाई में मैं हार गया होता तो क्या होता? अगर मुझे वहां नीचे बांध दिया गया होता तो क्या होता? ये कस्बे वाले मेरे साथ कैसा व्यवहार करते? शकोड़ा चुप हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। पॉल ने सोचा, शायद मैं इन समुद्री डाकुओं से अलग नहीं होता। सड़ी हुई मछली और पत्थर मेरे सिर पर भी वैसे ही फेंके जाते। ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रभु, आप ही उनके स्वामी हैं। श्रोएडर ने सांत्वना देने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया, हालांकि उसकी अनिश्चितता स्पष्ट थी। पॉल ने उपहास उड़ाते हुए कहा, हाँ, एक ऐसा सामंत जिसके परिवार ने उसे 20 साल से अधिक समय तक समुद्री डाकुओं के हवाले कर दिया था और फिर बेशर्मी से कर वसूलने के लिए वापस आ गया। बुरे योद्धा को यह नहीं सूझा कि बातचीत को आगे कैसे बढ़ाया जाए और उसने मान लेना ही बेहतर समझा। पॉल ने कहा, क्या तुमने देखा कि कल कुछ कस्बे वालों ने मुझे कैसे देखा? मैं समझ गया, उनकी निगाहें उन शार्क से अलग नहीं थी जो उनके पीछे खड़ी थी। बस फर्क इतना है कि शार्क को हराने के बाद मेरी लाठी भारी हो गई है। वे मुझे सिर्फ दिखावटी सामान देते हैं। अगर शार्क ने मुझे हराया होता तो उनके लिए बस मालिक का बदलाव ही होता। आखिरकार दोनों ही मामलों में बात अत्याचार और जबरन वसूली की है। युवा काउंट ने आंख भरी। जनता का दिल जीतना एक लंबा और कठिन काम है। चलिए, शुरुआत उन्हें इन समुद्री लुटेरों पर अपना गुस्सा निकालने से करते हैं। सुबह 10 बजे सार्वजनिक सुनवाई शुरू हुई। अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाने वाले कैप्टन होलमैन को समुद्री डाकुओं के अपराधों को पढ़कर सुनाने के लिए चुना गया था। पत्र खोलते हुए वह जोर से बोलने लगा। जून 1990 के पवित्र वर्ष में अल्जाक के काउंट पॉल बेमैन के नाम पर समुद्री लुटेरों के गिरोह, शार्क गिरोह के जघन्य कृत्यों की घोषणा करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई बुलाई गई है, जिनका सारांश इस प्रकार है। धन की लूट करना, अवैध रूप से दौलत जमा करना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना सरासर बेशर्मी है। निर्दोषों का नरसंहार, क्रूर और अमानवीय, व्यापार मार्गों को अवरुद्ध करना, अतिरिक्त लालच, कानून का हिंसक उल्लंघन करना, पश्चाताप न करना। जैसे जैसे एक एक आरोप बढ़ा जाता गया, सीढ़ियों के नीचे खड़े समुद्री डाकुओं के चेहरे पीले पड़ते गए। इन्हें मार डालो, इन्हें मार डालो। कस्बेवासियों की चीखें ध्वनि की लहरों में विलीन हो गईं, जो निर्दयतापूर्वक दोषियों पर बरस रही थीं। उनके अपराधों का ब्यौरा देने के बाद समुद्री लुटेरों की सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पिछले दिनों हुई चर्चाओं के आधार पर गिरोह के सरगना शार्क का भाग्य तय हो चुका था। अकेले बुरे सरदार की हत्या ही उसके लिए कई मौत की सजाओं के लिए काफी थी। भले ही पॉल उसे मौत की सजा न देता, इलाके के अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी उसे नहीं छोड़ते। शार्क गैंग के अन्य प्रमुख और छोटे नेताओं को भी बख्शा नहीं जा सका। गैंग में नेतृत्व की स्थिति तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति निर्दयी और खून का प्यासा होता था, जिसके हाथों में जाने जाती थी। निचले स्तर के गिरोह सदस्यों के मामले में विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक था। हत्या या बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड दिया जाना था, जबकि छोटे-मोटे अपराधों में शामिल अन्य लोगों को कठोर कारावास की सजा दी जाती थी। पहचान करने का कार्य नगरवासियों पर छोड़ दिया गया था। समुद्री लुटेरों द्वारा पीड़ित होने का दावा करने वाले किसी भी नगरवासी को घेराबंदी के भीतर प्रवेश करने और निम्न श्रेणी के सदस्यों द्वारा किए गए व्यक्तिगत अपराधों की पहचान करने की अनुमति दी गई थी। एक कस्बेवासी ने कैदियों के समूह में से एक समुद्री डाकू को घसीटते हुए बाहर निकाला और कहा, ये वही था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे इस आदमी ने बेचारे बुरे लेन के पेट में चाकू घोंप दिया क्योंकि उसने अपने भोजन के पैसे मांगे थे। एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी का बलात्कार करने वाले दरिंदे को नोचते हुए चिल्लाई, इस दुष्ट ने मेरी बेटी को अपवित्र किया है, कृपया उसके लिए न्याय दिलाएं। दोपहर 3 बजे तक ऐसे ही दृश्य लगातार चलते रहे, जब अंततः पहचान पूरी हुई। गंभीर अपराधों के दोषी समुद्री लुटेरों को घसीटकर बाहर लाया गया, ये जानते हुए कि उनका अंत निकट है, और उन्होंने अपनी अंतिम सुनवाई की प्रतीक्षा में अपनी आंखें बंद कर लीं। पॉल बालकनी पर खड़ा होकर नीचे भीड़ को चिल्लाकर बोला, पोर्ट फ्रांक के लोगों, मैं पॉल बेमैन, अल्जाक का लॉर्ड, इन समुद्री लुटेरों के लिए सजा की घोषणा करता हूं, जिनके अपराध कम गंभीर हैं, उन्हें मैं 3 से 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाता हूं। फिर उन्होंने गंभीर भाव से अपना ध्यान गंभीर अपराधियों की ओर मोड़ा और कहा, जो लोग सबसे नीच और जघन्य साबित हुए हैं, उनके क्रोध को केवल मृत्यु शांत कर सकती है। इसलिए मैं उन्हें फांसी की सजा सुनाता हूं। जनता के नाम पर उन्हें तुरंत फांसी दो। सैनिकों ने तुरंत दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, उनके गले में फंदे डाले गए और नीचे से कुल्ली हटाने के लिए लात मारी गई। कैदी व्यक्ति छटपटाते रहे और अंत में उनकी जान चली गई। जैसे जैसे एक एक करके लोगों की जान जाती गई, भीड़ खुशी से झूम उठी। फांसी की सजा के बाद पॉल ने फिर भीड़ को संबोधित किया, अल्जाक के लोगों, समुद्री लुटेरों द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए मैं अल्जाक के तटीय क्षेत्रों के लिए 1 वर्ष की कर छूट की घोषणा करता हूं। इस खुशखबरी को सुनकर कस्बे के लोग आश्चर्य से हाथ उठे।
उनकी हैरानी शांत होने से पहले ही उन्होंने प्रभु को जोर से यह कहते हुए सुना, परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं पॉल बेमेन आज से शपथ लेता हूं। पॉल हिचकिचाया और किसी ने धीरे से उसकी कमर को धक्का दिया। दुश्मन चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे वह समुद्र से आए या जमीन से, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे सम्मान और अपमान में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं आपकी सुरक्षा को अपनी सुरक्षा मानूंगा और आपकी खुशी को अपनी खुशी मानूंगा। मैं अपना जीवन आपकी सुरक्षा और खुशी की रक्षा के लिए समर्पित कर दूंगा। पोर्ट फ्रांक के लोग भावुक हो गए। उन सरल दिनों में वे वास्तव में बहुत प्रभावित हुए। उन्हें कवियों द्वारा गाई जाने वाली उन महान गाथाओं की याद आ गई, जिनमें कुलीनों को न्यायप्रिय, दयालु और प्रतिष्ठात्मक बताया गया था। कभी महज मजाक समझी जाने वाली इन गाथाओं का उन्होंने जीता जागता उदाहरण देखा। पॉल ने अपना सिर घुमाया और धीरे से सेसिल से शिकायत की, धिक्कार है, ये घटिया भाषण तुम्हें कहां से मिला, किसी घटिया कवि से? इसे सुनकर मुझे घृणा आ रही है। सेसिल हंसते हुए बोला, माय लॉर्ड, हमें बिल्कुल यही असर चाहिए था। जितना ज्यादा बनावटी होगा, भावनाओं को जगाने में उतना ही बेहतर होगा। हमारे लोगों को यही पसंद है। फादर मोसन, जो एक कोने से मुकदमे को देख रहे थे, ने अपने हाथों को अपनी छाती पर जोड़कर धीरे से प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपकी महिमा लॉर्ड पॉल बेमेन पर सदा के लिए चमकती रहे। सार्वजनिक मुकदमे की समाप्ति के साथ ही वसंत ऋतु से अदा को परेशान कर रही समुद्री डाकुओं की शांति का अंत हो गया। संपर्क सेवा की शर्तें। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C37 शिपयार्ड का निरीक्षण। अध्याय 37 शिपयार्ड का निरीक्षण। सार्वजनिक सुनवाई के बाद पॉल बेमेन तुरंत लेखा काम नहीं लौटे। अभी भी कई मामले निपटाने बाकी थे, इसलिए उन्होंने पोर्ट फ्रांक में कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। उदाहरण के लिए प्रशासनिक मामलों में पुराने महापौर स्वास्थ्य कारणों से स्पष्ट रूप से अपने पद पर नहीं रह सकते थे। परंपरागत रूप से स्थानीय रूप से सम्मानित व्यक्तियों को इकट्ठा करके स्थानीय लोगों में से एक नए महापौर का चुनाव करना एक प्रथा थी, जो उत्तरी क्षेत्रों में आम थी। सामंत स्थानीय लोगों को ऐसी छोटी-मोटी शक्तियां सौंपने में काफी संतुष्ट थे, बशर्ते वे पर्याप्त कर एकत्र कर सकें और पर्याप्त श्रम एवं सैन्य सेवा प्रदान कर सकें। इसके विपरीत इससे उन्हें स्थानीय मुद्दों के उत्पन्न होने पर अपनी कुछ जिम्मेदारियों और दायित्वों से बचने की भी अनुमति मिल गई। हालांकि पॉल इस परंपरा को जारी रखने की योजना नहीं बना रहे थे। वे अपने स्वयं के उम्मीदवारों को नियुक्त करना चाहते थे। उनके अधिकार क्षेत्र में अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी की शक्ति पूरी तरह से उनके हाथों में होनी चाहिए थी। तभी उनकी इच्छा को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता था, जिससे नियोजित सुधारों की एक श्रृंखला का मार्ग प्रशस्त होता। बेशक पुराने मेयर के व्यापक अनुभव को देखते हुए पॉल ने उन्हें एक सलाहकार की भूमिका की पेशकश की, जिसका वेतन उन्हें स्वयं देना था और जिसे लॉर्ड स्टेट के वित्तीय खर्चों में शामिल किया गया था। इसलिए उन्होंने स्टीवर्ट फोर्ड को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि वे तुरंत दो अनुभवी और भरोसेमंद व्यक्तियों को पोर्ट फ्रांक के महापौर और उपमहापौर के रूप में सेवा देने के लिए भेजें। उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि पोर्ट फ्रांस में वास्तव में एक छोटा जहाजरानी कारखाना था और वही उनके परिवार की संपत्ति थी। जहाजरानी कारखाने के अस्तित्व के बारे में पता चलने पर वे शोएडर और राइस जैसे अधिकारियों के साथ तुरंत वहां घूमने आए। सार्वजनिक सुनवाई के बाद शिपयार्ड ने फिर से काम शुरू कर दिया। पॉल और उनके साथी बंदरगाह के पास खड़े होकर कारीगरों को व्यस्तता से काम करते हुए देख रहे थे, जबकि शिपयार्ड का प्रभारी व्यक्ति इन प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ सावधानीपूर्वक चल रहा था। क्या हम यहाँ सिर्फ इसी तरह के जहाज बनाते हैं? पॉल ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसे गोदी और ड्राइडॉक में खड़े जहाज पृथ्वी के मध्ययुगीन काल के नॉर्डिक वाइकिंग लॉन्च जैसे लग रहे थे, जिनमें एक ही मजदूर, एक मुख्य पार्श्व पाल और एक कठोर पाल होता था। हवा केवल सहायक शक्ति के रूप में काम करती थी और अधिकांश प्रबंधन जहाज पर सवार नाविकों द्वारा किया जाता था। जी हाँ मेरे स्वामी, वर्तमान में हम यहाँ केवल इसी प्रकार के जहाज बनाते हैं, शिपयार्ड मैनेजर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि युवा काउंट पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वास्तव में पॉल बहुत संतुष्ट नहीं थे। उनके विचार में भले ही वे अभिभाव से चलने वाले लॉक पोत नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें कम से कम ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS विक्ट्री जैसे पाल वाले युद्धपोत तो बनाना ही चाहिए, बजाय एक मजदूर वाले चप्पू और पाल वाले जहाजों के, जो उन्हें खिलौने जैसे लगते थे। ये ठीक नहीं है। हम जिस नौसेना का गठन करने जा रहे हैं, वह ऐसे जहाजों में समुद्र में नहीं जा सकती, उसने सिर हिलाते हुए कहा। आसपास खड़े अधिकारी, जो मानो पानी से बाहर निकली बतख की तरह असमंजस में थे, हैरान थे। मेरे स्वामी, क्या सभी जहाज इसी तरह नहीं बने होते? उन्होंने समझाया कि हमें अधिक पाल वाले बड़े जहाजों की आवश्यकता है, जो लंबी यात्राओं को सहन करने और महासागरों को पार करने में सक्षम हो, न कि ऐसे जहाजों की जिन्हें समुद्र में एक सप्ताह से भी कम समय के बाद आपूर्ति के लिए बंदरगाह पर वापस लौटना पड़े। उन्होंने रूबिन की ओर मुड़कर पूछा, क्या ये विश्व स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मानक डिजाइन है? रूबिन ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। मैं पूरी दुनिया के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मुझे पता है, लगभग हर जगह यही हाल है। कुछ छोटी-मोटी बातों में अंतर हो सकता है, लेकिन संरचना लगभग एक जैसी है। कुछ बड़े जहाजों में 2 से 3 मजदूर होते हैं। क्या ये कठोर पाल सार्वभौमिक रूप से उपयोग किए जाते हैं? कुछ क्षेत्रों में नम पाल का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए हॉर्नबे में। इन 2 प्रकार के पालों के क्या फायदे और नुकसान हैं? सामान्य तौर पर कठोर पालों को चलाने के लिए कम लोगों की आवश्यकता होती है और ये सभी दिशाओं से हवा पकड़ सकते हैं, जिससे ये बदलती हवाओं और जटिल समुद्री क्षेत्रों के अनुकूल ढल जाते हैं। हालांकि ये पीछे से आने वाली हवा का कुशलता से उपयोग करते हैं और धीमे होते हैं, इसलिए लंबी समुद्री यात्राओं के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी ओर नम पाल हल्के होते हैं, जिससे ऊंचे मजदूर और हवा के संपर्क में आने वाला बड़ा पाल क्षेत्र संभव होता है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त है, लेकिन इन्हें चलाना जटिल होता है, इन्हें समेटना थकाऊ और खतरनाक होता है और नाविकों से उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। रूबिन थोड़ी देर रुककर आगे बोले, हमारे उत्तर पश्चिमी तट क्षेत्र में समुद्री परिवहन बहुत अधिक नहीं है और हम आमतौर पर तटरेखा के साथ साथ चलते हैं, जहां हम आपूर्ति के लिए कभी भी उतर सकते हैं। इसलिए ये कठोर पाल वाले जहाज लोकप्रिय हैं, जिन्हें चलाना आसान है। हॉर्नबे एलायंस जैसे दक्षिणी देशों में समुद्री व्यापार अधिक विकसित है और जहाज निर्माण की तकनीक भी उन्नत है, इसलिए वे आमतौर पर नम पाल का उपयोग करते हैं और बड़े जहाज बनाते हैं। हॉर्नबे एलायंस, मैं समझ गया। पॉल ने समुद्री डाकुओं द्वारा पकड़े गए उस दुर्भाग्यशाली के बारे में सोचा, जो हॉर्नबे एलायंस से था। अचानक कुछ याद आने पर रूबिन ने क्षमा मांगते हुए कहा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें महाराज। फिर बहुत जल्दी से अपने कार्यालय लौट गए और बाहों में एक मोटी किताब लिए तुरंत वापस आ गए। उन्होंने दोनों हाथों से पुस्तक पॉल को सौंपते हुए कहा, यह विभिन्न प्रकार के जहाजों का संकलन है जो मैंने अपने करियर की शुरुआत से एकत्र किए हैं। चूंकि काम को जहाजों में इतनी रुचि है, शायद यह आपके लिए उपयोगी साबित हो। पॉल ने किताब उठाई और सरसरी तौर पर उसके पन्ने पलटे। उसमें भरपूर जानकारी थी, जिसमें चित्र और लेख के माध्यम से शिपयार्ड मैनेजर द्वारा अपने करियर में देखे गए हर प्रकार के जहाज का विवरण दिया गया था, जिसमें भार वहन क्षमता, गहराई, चालक दल का आकार और संरचना, सीमा, प्रयोग सामग्री आदि जैसी जानकारी शामिल थी। अद्भुत। पॉल वास्तव में रूबिन के काम की प्रशंसा करते थे और उनकी प्रतिभा को पहचानते थे। रूबिन स्वामी की प्रशंसा से प्रसन्न होकर शर्माते हुए बोला, ओह मेरे स्वामी बहुत दयालु हैं। पॉल ने तुरंत उसे 10 चांदी के सिक्के देकर पुरस्कृत किया, जिससे रूबिन को अपने सौभाग्य पर लगभग विश्वास हो गया कि यह सिर्फ एक शौक था। आपने यहाँ अब तक का सबसे बड़ा जहाज कौन सा बनाया है? सबसे बड़ा वाला लगभग 30 मीटर लंबा था और उसकी भार वहन क्षमता 17 टन थी। एक जहाज बनाने में कितना समय लगता है, यह अलग अलग होता है। अगर हमारे पास प्राथमिक सामग्रियां आसानी से उपलब्ध हो, तो जल्दी काम करने पर छोटे जहाज 1 महीने के भीतर तैयार किए जा सकते हैं। बड़े जहाज अगर उनकी तत्काल आवश्यकता हो तो 1 तिमाही के भीतर तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन अगर यह बड़ा जहाज है जहां गुणवत्ता और मजबूती सर्वोपरि है, तो जहाज के आंतरिक और बाहरी ढांचे को तैयार करने से पहले की और पसलियों को एक साथ गोदी में प्राकृतिक रूप से सूखने के लिए छोड़ना पड़ता है। इसके बाद का निर्माण भी व्यवस्थित रूप से धीमी गति से करना पड़ता है, जिसमें काफी अधिक समय लगता है। आप इस शिपयार्ड में कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं बचपन से ही यहाँ मदद कर रहा हूँ, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए लगभग 20 वर्षों से। इस जगह पर समुद्री लुटेरे अक्सर आते जाते होंगे, है ना? क्या उन्होंने कभी आपको परेशान किया है? समुद्री लुटेरों को भी जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने की जरूरत होती है। उन्होंने हमें ज्यादा परेशान नहीं किया है और वे कुछ पैसे भी देते हैं, क्योंकि उन्हें जहाज बनाने के लिए सामग्री और औजार खरीदने पड़ते हैं। कभी-कभी वे खुद ही सामग्री लाते हैं, हालांकि हम उनसे ये पूछना उचित नहीं समझते कि वे कहां से आते हैं। सभी लोग पॉल और रूबिन के बीच हो रही बातचीत को ध्यान से देख रहे थे और सोच रहे थे, ऐसा लगता है कि काउंट नौसेना को विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और रूबिन पर काफी हद तक भरोसा किया जाने वाला है। शिपयार्ड का निरीक्षण करने के बाद पॉल ने रूबिन को विदाई दी और अपने आदमियों को शहर के केंद्र में स्थित चर्च में बने अपने अस्थायी ठिकाने पर वापस ले जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने रूबिन के कंधे पर थपथपाते हुए उसे प्रोत्साहित किया, अच्छा काम जारी रखो, ये शिपयार्ड में बहुत काम आएगा। हालांकि एक अधेड़ उनके लड़के द्वारा एक अधेड़ व्यक्ति के कंधे पर थपथपाना दूसरों को हास्यास्पद लग सकता था, लेकिन रूबिन भावुक होकर रो पड़ा और उसने काम की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कसम खाई। अंत में पॉल ने रूबिन को निर्देश दिया कि वे जहाजों के आकार को उनके द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद विस्थापित समुद्री जल के भार के आधार पर मापें। उन्हें विस्थापन की अवधारणा अधिक पसंद थी। गणनाओं का कार्य उन्होंने शिपयार्ड प्रबंधक पर छोड़ दिया। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C38 नौसेना संबंधी चर्चा 1 अध्याय 38 नौसेना संबंधी चर्चा 1। जब पॉल बेमेन और उनके साथी चर्च की ओर लौट रहे थे, तो रास्ते में कस्बे के लोगों ने उनका सम्मान किया। सार्वजनिक मुकदमे में उनके बयानों के बाद पोर्ट फ्रांक के निवासियों ने आखिरकार अपने स्वामी के प्रति सच्चा सम्मान दिखाना शुरू कर दिया था। गलियां चहल पहल से भरी थीं। समुद्री लुटेरों के चले जाने से व्यापारियों को अब घरों में छिपने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सड़कों के किनारे अपनी दुकानें लगा लीं और जोर-जोर से अपने सामान का प्रचार करने लगे। बच्चे हर जगह खेलते कूदते नजर आ रहे थे, पुरुष अपने काम में व्यस्त थे और महिलाएं समूह में इकट्ठा होकर या तो घरेलू मामलों पर बातें कर रही थीं या दुकानों से सामान देकर चुन रही थीं। शहर में खुशहाली और समृद्धि का माहौल छाया हुआ था। ये सब देखकर पॉल ने अचानक घोषणा की, हमें अपनी भावी नौसेना के लिए नाविकों की भर्ती शुरू करनी होगी। ब्राइस ने कुछ कठिनाई से उत्तर दिया, पानी से परिचित लोगों की तो भरमार है, लेकिन नौसेना के युद्ध में निपुण लोगों की संख्या बहुत कम है।
समय अत्यंत महत्वपूर्ण है सज्जनों, समुद्र में अभी भी कई समुद्री लुटेरे मौजूद हैं जो अलग क्षेत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। छोटे समुद्री लुटेरों के समूह को तो संभाला जा सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ा गिरोह हमला करे तो क्या होगा? भले ही वे हमें जमीन पर हरा न सके, लेकिन अगर वे तट पर हमला करके भाग जाएं तो क्या होगा? मैं तट के किनारे हर कुछ मीटर पर सैनिक तैनात नहीं कर सकता। हमें पहल करके उत्तर पश्चिम खाड़ी से सभी छोटे बड़े समुद्री लुटेरों को खदेड़ना होगा ताकि मैं चैन से सो सकूं। ब्राइस सहमत हुए। लॉकडाउन के शब्द बुद्धिमानी भरे हैं और वो कुख्यात समुद्री डाकू एडवर्ड भी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो किसी भी दिन लौट सकता है और हमें तैयार रहना होगा। हमने उसके आदमियों को मार गिराया है और वो जरूर बदला लेगा। मैं पोर्ट फ्रांक को यूं छोड़कर भाग नहीं सकता, वरना सार्वजनिक मुकदमे में मैंने जो कहा था उसके बाद क्या मुझे खुद पर ही पछतावा नहीं होगा। सेसिल ने प्रशंसा करते हुए कहा, लॉर्ड काउंट वास्तव में दूरदर्शी हैं। पॉल कुछ शर्मिंदा होते हुए बोला, हालांकि मैं जानता हूं कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणियों से बचें जिन्हें चापलूसी समझा जा सकता है। इससे असहजता होती है। बेहतर होगा कि आप अधिक रचनात्मक सुझाव दें। बाकी लोग थोड़ा हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। ब्राइस ने अजीब तरह से अपना गला साफ किया और कहा, लॉर्ड काउंट, अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको एक नौसेना अधिकारी की सिफारिश कर सकता हूं। ओह, बताइए तो सही। द्वितीय बटालियन की छठी कंपनी के कप्तान ऑस्टिन के जहाज व्यापारियों के परिवार से आते हैं। उनका बचपन समुद्र में ही बीता है और वे कठिन परिस्थितियों के अभ्यस्त हैं। मुझे लगता है कि वे नौसेना के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार हैं। पॉल ने सोच विचार करते हुए अपनी टुकड़ी पर हाथ फेरा। हम वापस आने पर उसे मुझसे मिलने के लिए बुला लेना। हमारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमें थोड़ी जल्दी है। कोई और? ब्राइस ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ठीक है, अभी तो मेरे दिमाग में बस वही एक नाम आ रहा है। उनकी बातचीत जारी रहते हुए वे चर्च की ओर बढ़े, जहां भीड़ जमा थी। फादर मॉरिसन सीढ़ियों पर खड़े थे, इशारे कर रहे थे और किसी बात पर जोर-जोर से बोल रहे थे। समूह ने फादर मॉरिसन की आवाज को ध्यानपूर्वक सुना। अपनी प्रार्थनाओं के बाद मैंने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक भयानक आकृति को खड़ा देखा, जो शार्क के आदमियों में से एक था, जिसे मुझे खत्म करने के लिए भेजा गया था क्योंकि मैंने उनके सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। जैसे ही मुझे लगा कि मैं सर्वशक्तिमान प्रभु की सेवा करने के लिए स्वर्ग जाने वाला हूं, अचानक एक जोरदार आवाज आई। मैंने गौर से देखा तो उस दुष्ट के सीने में एक बड़ा छेद था। वह दर्द से कराह रहा था, उसकी आंखों में सिंह भर रहा था और अंत में उसने अपने पाप में जीवनदान कर दिया। उसके आसपास मौजूद कस्बे के लोग चुपचाप सुन रहे थे। मॉरिसन द्वारा दृश्य के सजीव वर्णन में पूरी तरह मग्न थे। मैंने ऊपर देखा तो दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी। कद में बहुत छोटा लेकिन बेहद आश्वस्त करने वाला। सुनहरी धूप की एक किरण उस पर पड़ रही थी, इतनी पवित्र, इतनी चमकदार। मैंने सोचा, क्या ये सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा मुझे बचाने के लिए भेजा गया देवदूत है? हे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान प्रकाश के स्वामी, आपने अपने सबसे समर्पित सेवक को नहीं त्यागा है। फादर मॉरिसन का वर्णन इतना भावपूर्ण और आकर्षक था कि श्रोता पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। जी हाँ, वो देवदूत कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड पॉल बेमेन थे। लॉर्ड पॉल बेमेन प्रकाश के देवता द्वारा मुझे, आप सभी को और संसार के सभी प्राणियों को बचाने के लिए भेजे गए देवदूत हैं। उसने ईश्वर द्वारा प्रदत्त वज्र बल धारण किया, जिससे वह एक ही प्रहार में शैतान के न्यायों को पराजित कर सकता था। उसने ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपार शक्ति को अपने योद्धाओं के साथ साझा किया और निरंतर से पोर्ट फ्रांक में आतंक मचाने वाले समुद्री लुटेरों को खदेड़ दिया। मेरे मन में एक बुलंद आवाज गूंजी, उसके पीछे चलो, उसकी सहायता करो। तब मुझे पता चला कि यह प्रकाश के देवता का दिव्य आदेश था। दर्शक इसमें से दंग रह गए। इस युग में भी अलौकिक शक्तियों में उनका विश्वास अभी भी प्रबल था। फादर मॉरिसन ने क्रॉस का चिन्ह बनाया और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सर्वशक्तिमान प्रभु की जय हो। श्रोतागण ने एक स्वर में कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति हो। मॉरिसन ने आगे कहा, हम हमेशा आपकी शिक्षाओं का पालन करेंगे। श्रोताओं ने दोहराया, हम हमेशा आपकी शिक्षाओं का पालन करेंगे। मॉरिसन ने घोषणा की, महान पॉल बेमेन की जय हो। दर्शकों ने जवाब दिया, महान पॉल बेमेन की जय हो। मॉरिसन ने निष्कर्ष निकाला, हम हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। दर्शकों ने पुष्टि की, हम हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। ब्राइस ने टिप्पणी की, ये दुख की बात है कि फादर मॉरिसन थिएटर में अभिनेता नहीं है। सेसिल ने थोड़ी सी उपेक्षा के साथ कहा, बस चापलूसी और खुशामद करना जानता है। ऐसा लग रहा था मानो वह काउंट के प्रति अपनी हाल की गई चापलूसी को भूल गया हो। ये बंदा खेल खेलना बखूबी जानता है, अपने वरिष्ठों की बातों को जल्दी समझ लेता है। इसलिए तो वह अब तक समुद्री लुटेरों के बीच सुरक्षित बच निकला है। सच कहें तो चर्च के प्रवेश द्वार पर हुए प्रदर्शन से पॉल थोड़ा शर्मिंदा था। ये कुछ हद तक पड़ा था। हालांकि वह मॉरिसन से काफी खुश था क्योंकि उस दौर में आम लोग ऐसे प्रदर्शनों को आसानी से स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, चलिए पीछे से प्रवेश करते हैं ताकि श्री मॉरिसन के प्रदर्शन में कोई बाधा न आए। उन्होंने हंसते हुए कहा और सभी को चर्च के पिछले दरवाजे की ओर ले गए। उस दोपहर घबराए हुए कैप्टन ऑस्टिन काउंट के अस्थायी कार्यालय पहुंचे। उसने सलामी देते हुए तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े होकर कहा, रिपोर्ट कर रहा हूं, कैप्टन ऑस्टिन की द्वितीय बटालियन छठी कंपनी आपकी सेवा में। पॉल ने ऑस्टिन को गौर से देखा और एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाइए कैप्टन। जी हाँ, लॉर्ड काउंट। कैप्टन ऑस्टिन के बैठने के बाद पॉल ने पूछा, कैप्टन क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? ऑस्टिन ने पलकें झपकाईं, क्या आप मुझे पदोन्नत कर रहे हैं मेरे स्वामी? वाह, यह आदमी सीधे-सीधे बात करता है, औपचारिकताओं का पालन नहीं करता। पॉल तो हैरान रह गया। उन्होंने जवाब दिया, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया कैप्टन ऑस्टिन केली। मैंने आपको पदोन्नति देने के लिए यहाँ बुलाया है। क्या सचमुच? कैप्टन ऑस्टिन अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें अपने सटीक अनुमान पर मुश्किल से यकीन हो रहा था। एक दूसरी दुनिया में इस्पात बंदूकें और औद्योगिक पार्टी। C39 नौसेना संबंधी चर्चा 2 अध्याय 39 नौसेना संबंधी चर्चा 2। कैप्टन ऑस्टिन के आश्चर्यचकित भाव को देखकर काउंट ने आगे कहा, मैं न केवल आपको पदोन्नत कर रहा हूं, बल्कि मैं ये भी चाहता हूं कि आपका तबादला सेना की एक अन्य शाखा नौसेना में हो जाए। हाल ही में गठित छठी कंपनी के कमांडर बने ऑस्टिन अभी अपने सैनिकों से परिचित ही हो रहे थे कि अब उनका तबादला दूसरी इकाई में हो रहा था। अरे नौसेना, क्या लद्दाख क्षेत्र में नौसेना भी है? ऑस्टिन के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। ऑस्टिन की आंतरिक उलझन को देखकर पॉल ने समझाया, हाँ, समुद्री डाकुओं के निरंतर खतरे और समुद्री व्यापार की भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हम सेना की एक नई शाखा नौसेना की स्थापना करने की योजना बना रहे हैं। तब ऑस्टिन को बात समझ में आ गई। ऐसा लग रहा था कि काउंट को समुद्र के जीवन से परिचित होकर बड़े होने का उसका अनुभव पसंद आ गया था। शायद किसी ने उसकी सिफारिश की थी। समुद्री व्यापार वाकई एक अच्छा विचार। ऐसा लग रहा था कि उसका भविष्य उज्जवल है। पॉल ने आगे कहा, वास्तव में ब्राइस ने मुझे आपके बारे में बताया था। उसने कहा कि आप जहाज व्यापारियों के परिवार से आते हैं और बचपन से ही अपने बड़ों के साथ समुद्र में रहते आए हैं, जो आपको नौसेना के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। लॉर्ड ब्राइस मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ऑस्टिन ने जवाब दिया, अपने अंदर उमड़ रही उत्तेजना के बावजूद विनम्रता दिखाने की कोशिश करते हुए। इसके बाद पॉल ने एक चेतावनी जोड़ते हुए कहा, हालांकि आपका पद शुरू में स्थायी आधार पर होगा। ये स्थायी होगा या नहीं, यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। ऑस्टिन ने सीना तानते हुए कहा, कृपया निश्चित रहें महाराज, मैं आपकी अपेक्षाओं को निराश नहीं करूंगा। पॉल ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया, सब लोग मुझसे यही कहते हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ नतीजों की परवाह है। जी महाराज, नाविक कहां है? चलिए तुरंत समुद्री प्रशिक्षण शुरू करते हैं। ऑस्टिन अपना उत्साह साबित करने के लिए बेताब था। पॉल ने ऑस्टिन की ओर इशारा करते हुए कहा, इस समय तुम भी पूरी नौसेना हो। ऑस्टिन, इसलिए वह बिना किसी सेना के एक सेनापति था जिसे अकेले ही समुद्री डाकुओं की तलाश में नाव चलाकर उनसे युद्ध करने के लिए भेजा गया था। चिंता मत करो, पॉल ने आश्वस्त किया, नौसेना के मामलों से हर कोई अपरिचित है, इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं की है। मैं नौसेना को बेड़े, बटालियन, स्क्वाड्रन और प्लाटून में संगठित करने की योजना बना रहा हूं। तुम नॉर्थ वेस्ट बेफ्लीट के कार्यवाहक कमांडर और साथ ही पहले दस्ते की पहली बटालियन के पहले स्क्वाड्रन के कार्यवाहक नेता बनोगे। यही एक ऐसा पद है जहां तुम ब्राइस की तरह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हो। समुद्री मामलों की आपकी जानकारी को देखते हुए आप अपने भर्ती मानदंड स्वयं तैयार कर सकते हैं। मेरे द्वारा उनकी समीक्षा करने के बाद भर्ती कार्यालय आपके लिए सैनिक और नौसैनिक भर्ती करेगा। आप स्वयं उनके मूल्यांकन की निगरानी करेंगे। इसके अतिरिक्त आप दोनों पैदल सेना बटालियनों में से किसी भी अनुभवी सैनिक को जो तैराकी और नौकायन में कुशल हो अपनी कमान में शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें नौसेना को शीघ्रता से मजबूत करना है। ऑस्टिन को अंततः राहत मिली। यह मामला कहीं अधिक सुझाने योग्य था। जी महाराज, हम यथाशीघ्र एक लड़ाकू बल का गठन करेंगे। जहाजों की बात करें तो फिलहाल हम आपके प्रशिक्षण के लिए केवल पकड़े गए समुद्री डाकुओं के जहाजों का उपयोग कर सकते हैं या कुछ नाविक जहाजों को अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन मैं शिकार को युद्धपोतों के निर्माण में तेजी लाने का आदेश देता हूं। आप इन जहाजों के डिजाइन और संरचना पर अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं शिकार के प्रमुख रूबिन को बचपन से जानता हूं, मैं उनसे सलाह लूंगा। पॉल ने संतुष्टि से हिलाया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। पहले वापस जाकर आवश्यक खर्चों का अनुमान लगाओ। आज रात मेरे कमरे में आओ, हम सारी बातें विस्तार से करेंगे। समझ गया महाराज। कैप्टन ऑस्टिन खड़े हुए और सलाम किया, फिर जाने के लिए मुड़े, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक विचार आया। मेरे स्वामी, मुझे अभी एक ऐसा विचार आया है जिससे हमारी युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है, यदि आप सहमत हो तो। पॉल की दिलचस्पी बढ़ गई। क्या योजना है? घुमा फिराकर बात मत करो, सीधे-सीधे कह दो। ऑस्टिन ने अपने प्रस्ताव को सावधानीपूर्वक शब्दों में व्यक्त किया। मैं समुद्री डाकुओं के कैदियों से पूछताछ करने का प्रभारी रहा हूं। उनमें से कई को जबरदस्ती भर्ती किया गया था और उन्होंने वास्तव में कोई गंभीर अपराध नहीं किया है या उनके अपराध मामूली हैं। क्या हम इन कैदियों को नौसेना में शामिल नहीं कर सकते ताकि वे सेवा के माध्यम से अपना सुधार कर सकें? हम उस अनुरोध के बारे में
पॉल थोड़ा हिचकिचाया, उसका दाहिना हाथ मेज पर टिका हुआ था, उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियां बारी-बारी से सतह पर थपथपा रही थीं, वह इस सुझाव की व्यवहारिकता पर विचार कर रहा था। आखिरकार उसने कहा, ये नामुमकिन नहीं है, पहले मुझे उनकी फाइलें लाओ, हम उनकी पूरी तरह से जांच करने के लिए एक टीम बनाएंगे, लेकिन अगर वे नौसेना में शामिल भी हो जाते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं दिखना चाहिए। बहुत ही समझदारी भरा निर्णय, महाराज, उचित समय पर प्रशंसा करना आवश्यक था। फिर भी ऑस्टिन अपनी जगह पर जड़बड़ खड़ा रहा, क्या कुछ और है? अपनी आवाज में हिचकिचाहट के साथ ऑस्टिन ने कहा, उस समुद्री डाकू नेता के बारे में शायद उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। नौसेना कमान में उसका अनुभव अमूल्य हो सकता है और यही तो हमारे पास कमी है। किसी अप्रिय घटना को याद करते ही काउंट का व्यवहार बदल गया और कप्तान पर उनकी निगाहें सख्त हो गईं। वो समुद्री डाकुओं का सरदार, वही ग्रेट जिसने मुझे मजाक उड़ाते हुए वो पत्र लिखा था। अरे, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। अरे, भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। कैप्टन ऑस्टिन झट से पीछे हट गए और जाने के लिए मुड़ गए। पॉल ने उसे रुकने का इशारा किया, कोई बात नहीं, उसकी फाइल भी साथ ले आओ, देखते हैं। अगली सुबह ऑस्टिन हल्के अपराधों के लिए पकड़े गए समुद्री डाकुओं से पूछताछ के रिकॉर्ड से भरी मोटी नोटबुकों का एक गट्ठा लेकर आया। ये रिकॉर्ड पॉल द्वारा आविष्कृत एक नए प्रकार के कागज पर लिखे गए थे जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। पॉल ने शॉयडर, जॉयस, ब्राइस, क्लाउड, सेसिल और 5 अन्य कंपनी कमांडरों को ऑस्टिन के साथ इन रिकॉर्डों की समीक्षा करने के लिए बुलाया। उन्हें नौसेना सेवा के लिए उपयुक्त लोगों का सावधानीपूर्वक चयन करना था। नौसेना पॉल का गौरव और खुशी थी और वह किसी भी उपद्रवी को इसमें घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकता था। क्विक गैंग तो काफी दिलचस्प है। पहले पकड़े गए गिरोह के सदस्यों की फाइलों को बदलते हुए पॉल ने ऑस्टिन की ओर मुड़कर कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम ऐसे समुद्री डाकू नेता को चाहते हो। हाँ, मुझे लगता है कि क्विक और उसके ज्यादातर आदमियों को भर्ती किया जा सकता है। दरअसल क्विक गिरोह समुद्री डाकुओं में एक अपवाद था। दस्तावेजों के अनुसार ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी आम नागरिकों को नहीं लूटा, बल्कि केवल धनी और कुछ छोटे-मोटे रईसों को ही निशाना बनाया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कुछ गरीबों की मदद भी की, हालांकि यह उनका अपना दावा था। इसके अलावा वे केवल लूटपाट पर ही निर्भर नहीं थे, वे भेज बदलकर व्यापार और छोटी दूरी के जहाजों के संचालन में भी लगे हुए थे। ऑस्टिन ने आगे कहा, क्विक गिरोह के अधिकांश सदस्य दिवालिया के सामान और भागे हुए गुलाम थे। उनमें से कुछ का ही समुद्री डकैती में शामिल होने से पहले आपराधिक रिकॉर्ड था। उनका अन्य समुद्री डाकू समूहों के साथ संघर्ष हुआ था और कई गिरोहों से उनकी झड़पें हुई थीं। पॉल ने सिर हिलाया और सोचने लगा, ये तो मानो दयालु लुटेरे हों, गरीबों को दान देते हों। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लेखा टाउन की लड़ाई के दौरान जब हालात बिगड़े तो मनुष्य चुपचाप भाग गए और उन्होंने अपने साथी समुद्री डाकुओं के साथ कोई भाईचारा नहीं दिखाया। दरअसल पॉल कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। समुद्री डाकू जो हर दिन खतरे की तलवार की नोक पर जीते थे, शायद ही कभी आपस में भाईचारा दिखाते थे और आंतरिक संघर्ष आम बात थी। टीम द्वारा सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद कुल 300 कैदियों का चयन किया गया। पॉल ने फैसला किया, हम सबको भर्ती नहीं कर सकते, कम से कम उनकी उम्र और शारीरिक स्थिति हमारे भर्ती मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। और जो लोग कैद के दौरान उपद्रव करते हैं उन्हें तो बिल्कुल ही बाहर कर देना चाहिए। सेसिल, क्विक गिरोह की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाओ ताकि पता चल सके कि क्या उन्होंने वाकई नागरिकों को लूटा तो नहीं है, जैसा कि वे दावा करते हैं। फिर ऑस्टिन की ओर मुड़कर उन्होंने निर्देश दिया, इन लोगों की भर्ती पर चौकी की जानी चाहिए, इन्हें विभिन्न इकाई में तैनात किया जाना चाहिए और इन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। हम इन्हें बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। ऑस्टिन ने आदेश स्वीकार किया, जी हाँ मेरे स्वामी।